एक्सपंज किया गया, उस पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की प्रोसीडिंग्स में इन रिमार्क्स को पुनर्स्थापित किया जाए और उन शब्दों को पूरे 2 पेज का आपने काट दिया सर। 2 पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया, उसमें क्या हो गया कि लोग अरे बैठो भाई चुप सुनो, तो आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। वो शब्द प्लीज नो, इस बार भी बोले वो आगे था, लेकिन आपने गड़बड़ में उसके सामने when the leader of the opposition is on his व्याधान legs, बोल के I लिखिए। expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please. No, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है, ये अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब अब गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है, आपके आगे मैं पढ़ूं, आपके आगे था क्या कि पूरा गड़बड़, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवस्थान क्या, व्यवधान, तो आपने लिखा उसके सामने, तो वो शब्द चले गया दूसरा। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा देखिए 1:55 में मैंने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर 2 बार। सर वो मत पढ़िए, मैंने एक्सपेंस किया हुआ है। नहीं, अरे मैं तो वो मेरे को एक्सपेंस का ही होना है, मेरे को दूसरा नहीं है, मेरे को होना है एक्सपेंस का। देखिए 2 बजे ऑनवर्ड्स the expunged portion may not be read. But अछूत है, अछूत sir has been held by unparliamentary. नो, अरे एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से देखकर बोलना है, तो आप भी इधर ही देखकर बोले सर। ओ आप ही के तरफ, आपको तो देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील सब आप है, इधर देखे तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और 2 बजे 1:55 हुआ, 2 हो गया, और 2 बजे ऑनवर्ड्स उसमें भी आपने वो काट दिया, फिर 2:40 को आपने काट दिया। देखिए, तो मैं ये इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको तोड़ मोड़ के अगर पढ़ेंगे लोग तो क्या होगा। अरे ये आपने जो चीजें बोली है इसमें नहीं है, मेरे को हर दफा हो रहा है। दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम माय स्पीचेस आर कट एंड दिस इज द लेटर आई हैव रिटन टू यू। एंड मैं बाहर प्रेस को नहीं बोलना चाहता था अनलेस आई कैन ब्रिंग टू योर नोटिस। व्हाट इज दिस सर, एवरी टाइम। एंड यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में इतना बोला गया है, इतनी चर्चा हो गई है, और मैं जब बोलता हूँ उसको निकाल देते हैं। व्हाट इज दिस? ये इसीलिए मैं कृपया करके आप उसको जो आपने निकाला है वो पूरे पेज को आप रख दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है। Honorable members, we have unparliamentary expressions, a book from Lok Sabha Secretariat which says Achut is unparliamentary, number 1. Honorable members, I have received a communication, a written communication from Honorable Leader of the Opposition. I have gone through it.
I'll give my ruling on it, but I may indicate to the House that his communication is in two parts. He has listed 4 items in particular. Item number 1 was relating to a word which was expunged because it is unparliamentary. The other 2, 3, 4 were recorded after I had said nothing will go on record. But I'll give my ruling. This matters because this is a platform where everyone has a free right of expression and in accordance with rules. Sir, I'll give my ruling on this. तब तक मेरी पूरी फजीती हो जाएगी ना, जब Sir, तक sir, one second. Sir, parliamentary. Good. But there have been acts now. Not understand, the times change. When the times change, the law changes. Please, no. I have asked, I am Dr. presenting Keshav, to you. No, what do you want to say? Sir, untouchability, there has been act. It has been accepted Sir, I get your legally point. as a terminology. Then Please, it is for you. I please. want you to balance. It is for No. the chair or for the house to Please. correct its book. 1 second. I would be too happy. 1 second. I will be too happy to revise unparliamentary expressions. And I may constitute a committee on that point so that senior members of the House and also young members, lest they take an offense at it, use that. We'll have an example. To the extent what the leader of the opposition has said, I will give my ruling on that. सर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर 1 मिनट सुन ले, ज्यादा नहीं दूंगा। Under rule, सर शब्दों का निकाला जाना, अगर कोई शब्द आपको लगे कि वो अनपार्लियामेंट्री है तो आप उसे निकाल देंगे, लिख देंगे और कहेंगे ये कार्रवाई में नहीं होगा। लेकिन जिस तरह पेज बाय पेज 10-10 मिनट की स्पीचेस निकाली जा रही, सर ये कभी नहीं होता था राज्यसभा में। पार्लियामेंट में वो वर्ड निकाला जाता है, पूरा रेफरेंस नहीं। प्रमोद जी, leader of the opposition had very firmly, categorically put across his point. ठीक है, If you want my tentative response, have the book before you. सर Rule 238A proviso. And what does the proviso say? Provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the council, not some individual, or that no public interest is served by making such allegation. Shri Kartikeya Sharma, matters raised with permission. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on this important issue. This concern over refusal by hospitals to release dead We are not bodies having due a to discussion pending on bills. this. I have reserved my ruling. I'll come with it. The House will have the benefit of Sir, it. there I'll are have the benefit of it. saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body to the family due to outstanding bills. Pramod ji, The grieved families already traumatized with the loss are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the Nothing value will go of on death record. published nothing in the will- year only that will go on record. 2022, in the year 22, states that Mr. in Sharma, situations where a family... Mr. Kartikeya Sharma, now start. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this important issue, which is concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills. There are umpteen saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body of the family due to outstanding bills. The grieved families, already traumatized with the loss, are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the value of death published in the year 2022 states that in situation where a family is unable to pay hospital medical bills, hospital staff will often refuse to release the body of the deceased until the payment is made. The Geneva Convention and the UN Commission on Human Rights make it legally binding, provide for explicit provisions relating to the proper management, dignified treatment,
and disposal of dead bodies, as well as respect for the need of families. Sir, earlier answering to my question, the Honorable Minister informed the House that there is no such legal provision authorizing any hospital to withhold dead bodies in the lieu of pending bills. Therefore, I urge this august House to deliberate on the situation that will bring some relief to the mourning families. I also request the Minister concerned to evaluate and issue guidelines for immediate release of the dead bodies and subsequent period for clearing the dues. Suggestively, penalties for the defaulting hospitals and that violate the said guidelines should also be incorporated for ensuring strict compliance. There is a growing consensus at international level that all patients must enjoy certain basic rights. In other words, the patient is entitled to a certain amount of protection to be ensured by physicians, healthcare providers, and the state, which have been codified in the various societies and countries in the form of charters of patients' rights. The patient rights charters, as approved by the National Council of Clinical Establishments, is available in public domain and needs to be promoted in good spirit. Further, we can collectively implement a few steps. Spread awareness about the Patient's Rights Charter and the rights that families of the deceased have in such situations. The Patient Rights Charter enlists 17 rights of patients, including the right to information, whereby every patient has a right to adequate relevant information about the disease, right to record in reports, the right to emergency medical care, the right to informed consent, the right to confidentiality, the right to second opinion, the right to discharge of patients or receive the body of deceased from the hospital, and more. Enforce hospitals to display the charter in important areas of the hospital so that accountability is held. Treat violation of the charter with firm laws, as non-release of dead bodies is treated akin to violations of habeas corpus. Create a national helpline to assist the mourning families in such unfortunate times, and create a national corpus fund. So, and more importantly, let's incentivize the hospitals and doctors to a community so that they encourage and follow the Patient Rights Charter. Thank you very much, sir. Shri Pramod Tiwari, Shri Pramod Tiwari. सब एक मिनट, मैंने वो उठाया और आपको कहा भी इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है और सारी चीजें. Sir, I have reserved it. You have had your say. नहीं, रिजर्व with तो utmost साहब respect. रिजर्व के बाद ही आप अर्जन करने वाले हैं. नहीं sir. कहाँ रूलिंग होगा? No, you will have it during the course of the day. अब तक तो During course of the day, before I rise for the day, you will have a ruling perfect on this. काइंडली Come on, उठे. Pramod Tiwari, you want to avail the opportunity? 2 बजे के ऑनवर्ड्स में जो भाषण हुआ 110 pages Nothing पे, will go on record, ये sir. kindly- I gave you opportunity. No, you Sir, gave this sir, note how many also. times I will see it? I have read it. You have sent a communication. I have gone through it. I have heard everyone carefully. I'll give a ruling on it. Shri Pramod Tiwari. सर मैं Early morning, आज ही early morning. आज ही करेंगे. I heard early morning. चलो. Sir, Chairman we'll साहब, change it. मैं आज एक I'll correct if there is an error. मैं I'll एक look into अत्यंत it. सर अब शुरू होगा ना मेरा 3 मिनट. Your time starts now, Mr. Pramod Tiwari. थैंक यू सर फॉर विशिंग मी. सर मैं एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूं कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए. मौजूदा हालात में चिंता व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज हम अपने देश में धर्म के राजनीतिकीकरण के उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं और ये हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक खतरा पैदा करता है. एक देश के रूप में हमने हमेशा दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया. हमारे धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है और ये हमारा संवैधानिक, धार्मिक और व्यक्तिगत दायित्व है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता का संदेश दिया है, समानता का संदेश दिया है, उसे कायम रखा जाए और उसका पालन किया जाए. हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और एकता की अपनी सदियों पुरानी संपत्ति को दांव पर न लगाएं. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए एक देश के रूप में मिलकर काम करें
और एक बार दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ समझाएं। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो राष्ट्र प्रथम होता है, दल द्वितीय होते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि अपने दल के हित को साधने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंक्लूड। बहुत से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अगर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह अपने पार्टी के हित में करेंगे तो निसंदेह वो देश के लिए घातक होगा। मैं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपसे चाहता हूं कि आप निर्देशित करें कि संविधान के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता पे लोग कायम रहें, धर्म का दुरुपयोग न करें, गांधी का अपमान। MP-led guidelines. मारी हिरण कडाली। धन्यवाद उपसभापति महोदय। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 1993 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से संसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि को क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति के निर्माण हेतु विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को अंतर्गत धार्मिक प्रकृति को कार्य या धार्मिक पूजा को स्थानों, परिसरों को भीतर और धार्मिक आस्था समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि पर होने वाली कार्यों के लिए इस निधि के प्रयोग में अनुमति नहीं है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मठ और मंदिर में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हवन, भजन, कीर्तन और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए निधि देने का प्रावधान है, लेकिन पर्याप्त भूमि के अभाव के कारण कोई अवसरों पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता। धार्मिक पूजा स्थलों पर पर्याप्त भूमि होती है, लेकिन संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतिबंध के कारण संसद अपने क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का विकास और उनके परिसर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं कर पाते। मेरा सरकार से निवेदन है कि दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को निरस्त किया जाए और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर और मठों में सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक केंद्र और अन्य विकास कार्यों के लिए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से निधि देने पर लगे हुए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए। नमस्कार। धन्यवाद कडाडी जी। माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण, डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिकंदराबाद कैंटोनमेंट एरिया। Thank you, Deputy Chairman, sir. This special mention is regarding the merger of Secunderabad Cantonment Board with the local municipal corporation of Hyderabad, sir. Sir, Secunderabad Cantonment Board covers a vast expanse of 40.13 square kilometers located in the heart of Hyderabad, a prime location, sir. It is widely recognized as a lung space of Hyderabad. But recently, the demand has been arisen for merger of this SCB into Greater Hyderabad Municipal Corporation. Thus, SCB has a high proportion of B2 land, sir, constituting approximately 30% of the land composition. B2 lands primarily comprise private lands and state government lands. And over a time period, number of colonies and bastis have come up, and nearly 3 lakh population are residing in this cantonment board, sir. Sir, this as urbanization progresses rapidly, the population within the cantonment limit has witnessed significant growth, necessitating urgent focus on addressing civil infrastructure within the cantonment area, sir. It is worth noting that the participation of the then TRS government in terms of infrastructure development, extending grants and aid was negligible
and it was totally now neglected by the then government, placing the entire burden on the SCB administration, sir. So the residents of cantonment consistently expressed the need for improved civic amenities. Cantonment board diligently pursues this whenever funds become available. According to the complexity of the situation, road closures enforced by the army and local military have exacerbated the issues and grievances, sir. So the demand for merging in board with the GHMC was raised by the then party ruling. It was totally a politically motivated, sir. The main hidden agenda behind is the open lands and the surplus lands left in the cantonment board. So they are being designated as the green spaces for Hyderabad. The availability of surplus lands such as OGB, B3, B4 category lands within the SB cantonment provides unique features, sir. The politically motivated conspiracy behind this is to grab that open lands. So now what I request is the main demand of the local residents to increase the Thank you. FSI. आपका समय हो Sir, गया. I only request the government of India to Dr. K. Lakshman, it's not going on record now. Sri GVL Narasimha Rao demand for investment of around 500 crores for installing infrastructure for filtering of sewage water in Visakhapatnam city. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Sir, I'm happy to say that as a resident of Visakhapatnam, there is something to be very proud of. Visakhapatnam is one of the cleanest cities in the country as per Swachh Survections. In the last 3 years, it has ranked 4th every time. I would like to thank, first of all, Honorable Prime Minister and the central government for giving huge funds under various central schemes like Swachh Bharat, Amrit, Swachh Smart Cities Mission, G20 City, and many other ways. I think when the city was ravaged by Hudhud, it was central government and Honorable Prime Minister Modi ji who stood by the city. So there is so much to be proud of about Visakhapatnam. But there is also a concern, a rising concern about the high level of ocean pollution, which is possibly not evident to the public, but it has a huge negative adverse implications for the future. So some statistics, as per Parliament reply given to me in Rajya Sabha, Vizag's coastline, Visakhapatnam's coastline has receded 3.5 kilometers, which is 22% of the total coastal length in the last 30 years. And also there is reduced availability of marine life for the fishermen who go for livelihoods. This is all happening because of the development of a dead zone in the city, which results in death of ocean life. So this pollution is caused by more than 20 drainage canals which directly flow into the city without being treated. This untreated sewage water is creating a lot of, it's not only making the some parts of the beach, some parts of the coastline ugly, it is also impinging on the health of fishermen who live on the coastal line. It is killing the marine life. Therefore, I call upon the the central government to assist the city of Visakhapatnam by formulating any project and to help the state government some kind of a financial assistance over a long-term basis with an investment of close to 500 crores to make this city survive in the longer run, to help the coastal line to remain alive, and also help fishermen in their livelihoods. The blue economy of Visakhapatnam is dependent on this factor, and I call upon the central government to assist, and I call upon the state government to get into action. Thank you. Not to really sleep over it and to understand the dangers of... माननीय विजयपाल सिंह तोमर. धन्यवाद उपसभापति महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के पश्चात पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और इसका कारण है जब रोजगार सृजन होता है तो गरीबी उन्मूलन तीव्रता से बढ़ता है। इस उपलब्धि में बड़ा योगदान देश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना
देश में औद्योगिक माहौल बेहतर करना, कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी स्वयं हर रोजगार सृजन के कार्यक्रम में रुचि लेते हुए प्रति माह 70,000 से लगाकर 1 लाख नियुक्ति पत्र युवक युवतियों को देते हैं। रोजगार देने के कार्यक्रम में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का बड़ा योगदान है। गत माह मैंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 रोजगार मेले आयोजित किए, जिनमें एक में 14 और एक में 18 कंपनियां आई और कंपनी भी अच्छी, जैसे एयरटेल है, आईसीआई बैंक है, श्री राम पिस्टल है, और उनमें 700 से अधिक युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मेरा विचार है देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय एकीकृत बैंक द्वारा स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। देश में नवयुवकों और युवतियों को रोजगार मिले तो देश के उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी तीव्रता आएगी। महोदय, देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट सेल की यदि स्थापना की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से चाहूंगा कि ये सब संस्थान, चाहे विश्वविद्यालय हों, डिग्री कॉलेज हों या प्रशिक्षण संस्थान हों, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक माह एक रोजगार मेले का आयोजन करें और उसमें युवक और युवतियों को ताकि रोजगार मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डिमांड फॉर फाइलिंग सेंटर्स इन यूपी। माननीय उपसभापति जी, ई फाइलिंग सेंटर की स्थापना का मेरा विषय है। आपदा में अवसर कोरोना काल में वर्चुअल पद्धति निकल कर आई। 4,20,930 केस सुप्रीम कोर्ट में 2.63 करोड़ जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुने गए। वादकारी का हित सर्वोच्च और सस्ता और सुलभ न्याय सरकार का सिद्धांत। 9 मार्च 2023 को न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का एक पत्र सभी हाई कोर्टों को गया ई फाइलिंग के संबंध में। कर्नाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी का उत्तर अनुकूल आया। भारत सरकार ने 7100 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की 4400 ई फाइलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए। उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और तेलंगाना में सुविधा प्रारंभ है। 25 हाई कोर्टों में 689 केंद्र चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने रिट पिटीशन संख्या में 6 अक्टूबर 2023 को कहा है कि आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, no high court shall deny the access to video conferencing facility or hearing through the hybrid mode to any member of the bar or litigant desirous availing to such facility. उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी अपने पत्र संख्या 18 अक्टूबर 2023 को जिला न्यायालयों को आदेश जारी करके 1 नवंबर 2023 से ई फाइलिंग सेंटर शुरू करने का आदेश दिया। मेरठ में उस क्रम में 25 अक्टूबर को 1 नवंबर से ई फाइलिंग सेंटर चलेगा, ये आदेश भी हो गया। लेकिन अचानक रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्र संख्या 3542 सीपीसी ई कोर्ट दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को केप्ट इन अबायंस लिखकर उस हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, भारत सरकार ने उसके अधीन पत्र लिखा था, तमाम उच्च न्यायालयों ने उसमें सहमति दी है, उच्च न्यायालयों में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय, तेलंगाना में हुआ, करोड़ों केस सुने गए कोरोना काल में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि 6 अक्टूबर 2023 के 15 दिन बाद कोई कोर्ट, हाई कोर्ट मना नहीं कर सकेगा, यह स्थगन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। इस दृष्टि से मैं सदन के समक्ष रखकर भारत सरकार से न्याय मांगना चाहता हूं। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी जी। माननीय श्री नागेंद्र राय, डिमांड टू इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ राजवंशीज एंड कमातापुर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। Sir, I demand to include the history of Rajbongshi and Kamotapur in the NCERT textbook. The Rajbongshi community has a rich and heritage and culture, which has been inherited from the ancient civilization. The Rajbongshi community is their own dialect, culture, and way of the living. The culture reflects the humbleness, peace and harmony with nature. His Highness Maharaja Jagadevendranath Bahadur was the last Maharaja and the greatest warrior beside the Bir Sujya Vishwa Mahavir Chilarai, the younger brother of Maharaja Naranarayan. Naranarayan was the greatest hero in the world. In December 1950,
President of the Greater Kujwar People's Association, have requested the Government of India in conclusion of the glorious history of the Rajbongsi and Kamotapur in the NCERT textbook for the benefit of the student, linguists, and benefit community. In reply to this, in assurance was the given, then that is the matter would be please before the textbook development committee of still now history of Rajbongsi was not published. The great leader of Rajbongsi, their love, affection, the development for the people need to reach on the present and future generation so as to under the Indian history. I therefore request the central government to include the contribution, the Rajbongsi and Kamotapur in the textbook of the NCERT. Thank you. Thank you, Sri Nagendra Rai ji. Mani M. Sanmugam, concern over delay in increasing minimum monthly pension of EPF pension to rupees 9,000. Thank you, Chairman, sir. I raised to concern over the delay in increasing minimum monthly pension of workers under Employees Provident Pension Scheme. Sir, huge amount is lying with the Ministry of Finance as unclaimed amount. As many workers shift from one company to another, their EPF contribution remain unclaimed. This is the position up to the year of 2014. In 2014, Universal Account Card was introduced with the result. The employees workers continue to get the EPF subscription irrespective of the change from one company to another. And the corpus fund of the pensioners who expired between 95 to 24 is also there. The government should merge corpus fund lying with the government department and unclaimed amount to enhance pension fund under the EPF scheme. I demand that the government should enhance immediately the minimum monthly pension under EPF scheme to rupees 9,000 as demanded by various trade unions. Hence, the amount from corpus fund and the unclaimed amount which belong to the workers should be merged with the pension fund for the purpose of EPF scheme so that the actuary valuation will go up. Similarly, the formula for calculation of EPF pension does not reflect the reality like actuary and the funds lying with it, which is prejudicial and to the pensioners. Therefore, the calculation formula should be revised in the favor of pensioners. For giving higher pension under the EPF pension scheme for those who contribute more money, the existing formula calculation pension will not work and therefore it needs to be revisited and revised. I would therefore demand that government should call a meeting of Central Trade Union for consultation so that the viable formula may be worked out for calculating the pension under EPF pension scheme. Thank you, sir. Thank you, Sanmugan ji. Dr. Amar Patnaik ji, demand to include Ho, Sambalpuri, Saroa, and Mundari languages. Thank you, sir. Sir, Odisha occupies a very special position in the tribal map of India with 62 ST communities and 13 primitive tribes. They constitute 22.43% of the total state population. With this, Odisha has one of the highest percentages of tribals in India. So there is a long-standing demand of the Odisha government to include Ho, Mundari, Bhumish, Kui, and Saura languages in the 8th schedule of the Constitution. The exclusion of these languages denies tribal linguistic communities access to education in their native tongue, perpetuating their marginalization. For instance, the Ho language spoken by approximately 10 lakh tribals in Orissa and Jharkhand, and Mundari language spoken by over 6 lakh people of Orissa and Mundari tribes are deserving candidates for constitutional recognition. So Honorable CM Naveen Patnaik, Orissa CM Naveen Patnaik had written a letter to the Union government in 2014 in this regard. However, their demand remains
unheard. The incorporation of these languages into the 8th schedule will contribute significantly to their preservation and dissemination. This inclusion will catalyze various initiatives such as publication, content creation, and will also establish an ecosystem of conducive to research and studies focused on their preservation and promotion, fostering a robust platform for scholarly engagement in these areas. Sir, moreover, on September 16, 2022, Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji had also written a letter to the Union Tribal Affairs Ministry, reiterating their long-standing demand for inclusion of 169 communities in the state's scheduled tribe list. In December 22, again a delegation of BJD MPs met the Union Tribal Affairs Minister and demanded inclusion of all the 169 tribal communities of Orissa in the list. However, despite the state government and Honorable CM's persistent requests and demands, not all the tribal communities have been included in the Constitution, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders 2024, passed in the Rajya Sabha yesterday. Only 53 have been included out of 169, which had fulfilled all the conditions and all the processes. For the remaining tribes, Honorable CM has been impressing on having joint meetings of all the involved ministries and state government to expedite the process. Even after the prioritization of 9 proposals by a Ministry of Tribal Affairs task force in 2014, many recommendations remain unaddressed. Thank you. Sir, Orissa has already taken Thank you, initiative in this Patnaik ji. regard by constituting special Your time is development over. councils. Thank you. माननीय श्री विप्लव कुमार देव, माननीय विप्लव कुमार देव जी। Thank you. महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय के अवगत करना चाहता हूं कि एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला त्रिपुरा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। वहां नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 4/1/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां 24 घंटे के दौरान 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संभालने की क्षमता है। 20 चेक इन काउंटर है एवं 3 मिलियन यात्रियों को वार्षिक क्षमता है। अगरतला चिटागांग मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भुगतान कर दिया है। वह इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एवं ग्राउंड लाइटिंग सुविधा मौजूद है। रनवे की लंबाई 286 मीटर है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 4/1/2023 को एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस संबंध में घोषणा की प्रतीक्षा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय में माननीय नगर विमान मंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट का विषय गृह मंत्रालय का क्वेश्चन आवर आता है। माननीय ऑनरेबल मेंबर, क्वेश्चन नंबर 46 श्री मिथिलेश कुमार, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। पटेल पर रखा है। Dr. Fozia Khan for supplementary. Thank you, sir. Sir, the Social Justice Department has limited spending on key schemes such as the seed scheme for denotified, semi-nomadic and nomadic tribes, the National Action Plan for Drug Reduction, Demand Reduction, sir. Similarly, the Tribal Department also is underutilizing funds in Eklavya Model Residential Schools and the PM Adi Adarsh Gram Yojana transfer. Sir, what measures has the government implemented to identify and address the bottlenecks hindering the effective utilization of these policies and funds, given the increase in budgetary allocation for these schemes and the ministry despite the underutilization? Sir? Honorable Minister. सर, ये पंचायत राज मंत्रालय के संबंधित प्रश्न नहीं है। Second supplementary of the remaining 3, Shri Sandeep Kumar Patel. Thank you, Honorable Chair, sir. Sir, Mr. Adivasi. Bassan. Yes. Thank you, Honorable Chair, sir. सर, आदिवासी भाइयों के अधिकारों, रीति रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पेसा कानून 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत लगभग 10 राज्यों में इस कानून को अब तक लागू हो जाना चाहिए था।
सर, लगभग 28 साल हो चुके हैं, ये कानून सिर्फ कागजों में है, अभी तक धरातल पे उतरा नहीं है। कई भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि गुजरात। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 28 साल हो चुके हैं, 10 साल लगभग आपकी सरकार आ चुकी है, और कितना समय इसको माननीय मंत्री धरातल जी। पे उतरने में लगेगा? सर, ये प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है। इनको पैसा की जानकारी अगर चाहिए तो अलग से दी जाए। में है Dr. Amar Patnaik, he can. Sir. One second. Honorable members, sometimes it appears to us that the answer is not forthcoming with respect to the supplementary. But we ignore one fact, that the supplementary is not relatable to the question. And therefore, the minister is well within his rights that it's a good supplementary, but it does not emanate from the question which is before the House. Dr. Amar Patnaik. Sir, the action by the ministry to train the Panchayat Raj representatives in management leadership in one of the topmost management institutes of the country, which is Indian Institute of Management, Ahmedabad, is really praiseworthy, sir. So my question is whether the modules include digital education to these political representatives, because on one hand, we are trying to increase the intensity of digital footprint in the rural areas, and unless these representatives are actually educated and trained in handling these digital assets, they would not be able to exercise their management skills. So whether this forms a component of the entire leadership program is a suggestion, and also if it is there, then it will be welcome. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से जो पंचायत राज संस्थान के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी दिया जाता है। और वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में 2005 से लेके 2014 तक 27 लाख प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक लगभग 3 करोड़ 26 लाख जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें जनप्रतिनिधि जैसे चुन के आते हैं, 6 महीने के अंदर उनको सामान्य अभिमुखीकरण का प्रशिक्षण, जैसे जनरल ओरिएंटेशन, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर पुनश्चर्या कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमारी पंचायतें लगभग 2.5 लाख पंचायतें जीपीडीपी के माध्यम से गांव में जो उनके विकास का प्लान करते हैं, वो जीपीडीपी के माध्यम से लोड किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पंचायतों ने निश्चित तौर पर आत्मसात कर ली है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हम राजनीति में कहते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक, लेकिन हमारी पंचायतें अभी पार्लियामेंट से पंचायत तक इस तरह का काम टेक्नोलॉजी का करने लगे। ये एक तरफ केंद्र सरकार पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट करती है, वहीं पे हमारी पंचायतें भी लगभग 2.5 लाख पंचायतें पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट करने लगी। ऑडिट ऑनलाइन भी 100% पंचायतें ये ऑडिट ऑनलाइन करने लगी है। निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, वो संकल्प के तरफ हमारी पंचायतें भी आगे बढ़ रही है। हमारी पंचायतें अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी गांव का डीपीआर बनाना हो, गांव की विकास योजना हो, गांव का डेवलपमेंट प्लान बनाना हो, उस सारों को टेक्नोलॉजी का यूज करके पंचायतें आगे बढ़ रही है। इस सदन में कुछ सदस्य हैं जिनका सफर पंचायत से शुरू हुआ और पार्लियामेंट तक पहुंचा, वर्तमान में भी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, डॉक्टर मित्तल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हाईवे निर्माण में देश में बहुत ही बढ़िया काम किया और हमारा देश
हाईवे में ऊपर जा रहा है लगातार। इसी में आगे बढ़ते हुए मंत्री महोदय जी ने 4 धर्म स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 4 धाम योजना शुरू की है। मैं पंजाब से आता हूं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें से 3 पंजाब में आते हैं, 1 बिहार में और 1 माननीय मंत्री जी के अपने होम स्टेट महाराष्ट्र के नंदेड़ में आता है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इन 5 तख्तों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है? माननीय मंत्री जी। सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश के लोग जहां रिलीजियस टूरिज्म तीर्थाटन के लिए जाते हैं, उसमें अच्छे रोड बने। करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बुद्ध सर्किट, ये जो पूरा जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको ज्ञान मिला, जहां उनका देहांत हुआ, सब जगह को 4 लेन रोड से जोड़ा है। फिर उसी प्रकार से हमने अयोध्या सर्किट बनाया। अयोध्या सर्किट में भी विशेष रूप से हम करीब 30,000 करोड़ का राम वन गमन यात्रा, सभी प्रकार का, सीता के जन्म स्थान नेपाल के भूमि तक वहां से उसमें कनेक्टिविटी की है। महाराष्ट्र में हमारा पंढरपुर हमारा बहुत एक लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो देहू से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर ऐसे 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग भी बनाया है। अभी सम्माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे थे, विशेष रूप से सिख पंथ में धर्म में जिस प्रकार की श्रद्धाएं है, उसमें अमृतसर से कटरा ये हाईवे हम जब बना रहे थे, तो अमृतसर से जाते समय 4 भव्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारा थे, वो छूट गए थे और हम बाहर से कटरा जा रहे थे। तो विशेष निर्णय लेकर वो चारों को जोड़कर वो रोड बड़ा करके उसका भी निर्णय किया गया। जहाँ तक इस प्रश्न में आज नांदेड़ से लेकर आपने जितनी बातें की है, वो इस प्रश्न का भाग नहीं थी, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा एकदम प्रिपेयर एकदम शायद एक मेरे को लगता है कि वो सही है कि जितने गुरुद्वारों के बारे में आपने उल्लेख किया है, लगभग उन सबको हमने 4 लेन से अच्छी तरीके से जोड़ दिया है। अगर इसमें से कोई छूटा होगा, ऐसा अगर ध्यान में आएगा तो वो भी जोड़ेंगे। ये तीर्थाटन बनने से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 4 धाम का काम अभी थोड़ा ही हुआ है, आधा हुआ है, फिर भी इतना लोग आ रहे हैं कि टूर आने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। और जब टूरिस्ट आते हैं तो 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ हमारे तीर्थाटन के जो स्थान है उसकी कनेक्टिविटी, अब उसमें पार्किंग प्लेसेस, रोड साइड प्लाजा जिसमें और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से लेकर सब प्रकार की सुविधा है, और विशेष रूप से सरकार की ओर से पर्यटन विभाग की ओर से भी वॉशरूम्स और बाकी बातों का वो भी काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे जैन धर्म के लिए भी हम लोग इसी प्रकार से जोड़ रहे हैं। सब प्रकार के मुस्लिम इसमें भी जो स्थान है उसको भी जोड़ने का हमने काम किया है, ताकि जो लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी सुविधा हो। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्र। धन्यवाद सर। सर, जो मेरा पहला प्रश्न था, मैं उसमें एक और निवेदन करूंगा कि हेमकुंड साहब को भी 4 लेन से जोड़ने के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। सरकार ने 56,000 करोड़ के बीओटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शुरू करने की योजना बना रही है। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2022 तक 120 बीओटी प्रोजेक्ट्स में 48,000 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इतने वर्षों में भी फाइनेंशियल वायबिलिटी वाला मॉडल क्यों नहीं निर्धारित किया जा सका, ताकि जो भविष्य में हाईवे सेक्टर में एनपीए कम हो सके और जो 56,000 करोड़ के नए बीओटी आ रहे हैं वो फाइनेंशियल वायबल हो सके। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमकुंड साहब का जो डीपीआर है उसमें एक रोपवे का निर्माण हम कर रहे हैं, और शायद इस अधिवेशन समाप्त होने के बाद उसका भूमि पूजन करेंगे तो रोड के बजाय आप रोपवे से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में रोड बनाना बहुत कठिन है।
क्योंकि वहाँ दोनों बाजू में फॉरेस्ट है और लैंड एक्वायर करना भी कठिन है, और हिमालय का जो स्टार्टा है वो भी कभी भी गिर जाता है। तो ये रोप वे उसके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। शायद अगले साल में आप इस रोप वे से हेमकुंड साहब दर्शन करने निश्चित रूप से जा सकेंगे। सर, ये जो उन्होंने बीओटी प्रोजेक्ट की बात की, ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। ईपीसी, जो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए देते हैं। फिर बीओटी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर खुद पूरी तरह से काम करता है, कंप्लीट करता है, फिर उसका कोट करता है कि इतने साल तक मैं टोल लूंगा। जिसकी ऑफर अच्छी होती है उसको काम अवार्ड होता है। और तीसरा, बीच में जब मैं मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के ये बंद पड़े थे, और 3 लाख करोड़ का एनपीए बैंकों में खड़ा था। अध्यक्ष महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सबको बुलाकर हमने ये सब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर दिए। 20% प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, उसको रेगुलराइज कर दिया। जहां तक वो इस पूरे प्रकरण में आपने वकीलों की फीस पर बड़ा कुठाराघात किया है। हाँ, ये बात जरूर है सर, विवाद अगर खत्म हो गए तो वकीलों का काम ही नहीं आता। सर, ये दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बीओटी के कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैंने एक नया आइडिया तैयार की है। वो ऐसी है कि जैसे धनवान परिवार में अगर बच्चा नहीं होता तो दत्तक लेते हैं। तो पहला प्रयोग ऐसा हो रहा है कि पुणे से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे, 2 घंटे में पुणे से औरंगाबाद होगा। अब वो बीओटी पे करना है, तो एग्जिस्टिंग रोड के जो 4 टोल थे वो हम बीओटी ऑपरेटर को दत्तक देंगे, और वो पूरा पैसा 15,000 करोड़ खुद के लगाकर वो काम करेगा। ऐसा भी नया बीओटी ढूंढा है जिसमें सरकार का कोई पैसा लगेगा नहीं। तो अभी जो आप बता रहे हैं, ऐसा बीओटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय जो प्रॉब्लम हुए थे वो लैंड एक्विजिशन के कारण, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण। तो अभी हम ये किए बिना ही हम लोग प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। तो अभी काफी बड़े प्रमाण पर बीओटी कर रहे हैं। अभी चेन्नई में हम एक रोड, उसके ऊपर ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज, फिर उसके ऊपर मेट्रो। फिर अभी पुणे में हम 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब बीओटी में कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, और अभी बैंक भी सपोर्ट कर रही है। और हमारा बॉन्ड इश्यू जो था अध्यक्ष महोदय, मुझे हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है। हम जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया था हमारा इनविट मॉडल का, तो 7 दिन की लिमिट थी, और 7 दिन के बाद वहाँ स्टॉक एक्सचेंज जाकर मुंबई में वो घंटी बजाकर उसको समाप्त करना था। पर पहले ही दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा जनता ने हमको दिया है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अब हम लोग रोड बड़े लोगों के पैसे से नहीं बनाना चाहते, छोटे लोगों के पैसे से बनाना चाहते हैं। और हमारा बॉन्ड इश्यू में हम 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहे हैं। और ये भी सुविधा की है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको हर महीने में, यानी हर महीने में इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जमा होगा। तो 8.05% कोई बैंक नहीं देती, कोई नहीं देता। तो आप सब रिटायर्ड होने के लिए जो लोग रहेंगे वो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको 8.05% इंटरेस्ट मिलेगा, और आपके पैसे से आप रोड बनाएंगे और उसका फायदा गरीब आदमी को मिलेगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। श्री संतोष कुमार पी। Sir, this toll booths are an integral part of national highways. So may I know the total amount of money collected through toll booths in the national highways of Kerala during the last financial year? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं था, इसका मैं जवाब देता हूँ। केरल का मेरे पास नहीं है, पर टोटल अभी अप्रॉक्सीमेटली 49,000 करोड़ हमारा इनकम है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, और इसलिए हम ये अभी निश्चित रूप से फास्ट टैग, यानी आपको रुकने की जरूरत नहीं, वो था जिसके ऊपर आप निकल जाते थे, वो 98.5% उसका पेनिट्रेशन हुआ। और अभी तक फास्ट टैग जो इशू हुए वो 8.13 करोड़ हुए हैं। एवरेज डेली कलेक्शन 170 से 200 करोड़ रुपए तक आता है। और पर मैं आपको सभागृह को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी ही हम शायद हमारे लोकसभा चुनाव के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले, हम कोशिश कर रहे हैं
कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा, आप जहां से एंट्री किया और जहां से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। श्री GVL नरसिम्हा राव, इनका भी सफर पंचायत से पार्लियामेंट तक है, सरपंच रहे हुए हैं। Thank you, sir. I'd like to congratulate Honorable Prime Minister and Honorable Minister for sanctioning more than 50,000 crores for highways this year. Sir, my question to Honorable Minister is about a particular toll plaza in Visakhapatnam city, Aganampudi Plaza, which is on a national highway, old national highway. A new national highway has already been constructed between Sabavaram and Anakapalli, but this old toll plaza continues to exist, and the people are actually, local people also do not have any exemption. As a result, they are suffering a lot. I'd like to appeal to the Honorable Minister to have the matter examined and to get this Aganampudi toll plaza removed as early as possible, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये कुछ जगह पर अड़चन आई है। हमारी सरकार आने के पहले यूपीए के कार्यकाल में प्रोजेक्ट में इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए एक स्वीटनर करके नाम आया और स्वीटनर के रूप में ये किया गया कि शहर के नजदीक टोल खड़े किए गए और बाद में वो टोल के टेंडर निकाल कर वो प्राइवेट पार्टी को मिल गए। अगर आज हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो वो पार्टी हमारे ऊपर क्लेम डालती है, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। पर आप कह रहे ये प्रिंसिपली बहुत सही है और इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा इसलिए कि इस देश में टोल रोड की शुरुआत मैंने की, पहला पॉलिसी बनाई और इसलिए शहर के बाजू में वो नौकरी करने जाता है उसको टोल लगता है, ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद हम निश्चित रूप से ये कर रहे हैं कि शहर के बाद 6-7 किलोमीटर दूर बाद में टोल होंगे ताकि गांव वाले जो रोज इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं उनको तकलीफ ना हो। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम लोग रद्द नहीं कर सकते, नहीं तो वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो फिर भी नए इसमें ये जो आपकी तकलीफ है ये सही है, ये निकल जाएगी, ये हम जरूर प्रयास करेंगे। श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे स्टेट ओडिशा में कितने NH कंप्लीट हो चुके हैं और कितने अनगोइंग है। जो अनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है खासकर NH 55 जो कटक संबलपुर रास्ता है भाया अनुगुल, वो अभी डेथ ट्रैप हो गया है और वो रास्ता कब तक खत्म होगा मैं ये जानना चाहती हूँ। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा की पूरी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है और इन्होंने जिस प्रोजेक्ट का उल्लेख किया था वो गायत्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था। वो कंपनी अब NCLT में चली गई है पर उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर को एस्क्रो अकाउंट खोलकर पैसा देकर हम काम पूरा कर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि आने वाले 2-3 महीने में ये काम बरसात के पहले पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 श्री KR सुरेश रेड्डी। ऑनरेबल मिनिस्टर। The House. Supplementary 1 श्री KR सुरेश रेड्डी। Chairman sir, 65% of the youth in our country are in the working age group, sir. That's a very big demographic dividend. But the agony is the business and industry are disappointed with the graduates lacking the right kind of skill for employment, sir. Some of the figures state that for filling up jobs, the difficulty in filling up jobs in India is 58% compared to the global 38%, sir. So the Honorable Minister's reply has stated that the National Skill Qualification Framework is notified. So my question is, after notification, as the percentage of the unemployment or the employment opportunities increased? So I would like the Honorable Minister. Honorable Minister. Chairman sir, let me politely answer
the recently published NSSO data very loudly speaks. In the recent past, the unemployment ratio has been drastically reduced. From 5 years ago, the percentage was around 6 point something, 6%. The unemployment percentage 6%. Now, with reduced number, it is 3.1. So this is a basic raw fact, bare fact I am putting in front of you. Regarding the skilling ecosystem in education, this is a broader question, Chairman sir. There is a national education policy implemented by visionary Prime Minister Narendra Modi from 2020. There is a paradigm shift. The concern, the challenges, I agree with the concern and challenges, because the way, the kind of education system we are now are passing through, we are implementing, there is a disconnect between certificate, degree, and competency. That's why looking into that, Prime Minister Modi has very categorically said, degree is important, competency is also important. To implement that vision, in the National Education Policy 2020, if I cite one example, one implementation strategy, now in our high school curriculum, in the college curriculum, in the high school area from class 6 to class 12, now we are teaching 5 subjects, sir. Language, mathematics, science, social science, and environmental science. The NEP 2020 recommends 3 additional subjects. What are they? Vocational education / skill. Till now, skilling and vocational education are elective subjects. They're optional. They're extracurricular. From next academic year, the skilling, art and culture, and sports, all these 3 new subjects will be part of the proper textbook. This is a paradigm shift by Modi government to looking into the global need, looking into our country's youth aspiration. We are going to change in a very exponential route. And I think with this strategy, in the future, India will be the skill manpower hub of the globe. Second supplementary, Shri K.R. Suresh Reddy. Yeah, thank you again, Chairman, sir. So my second supplementary to the Honorable Minister is, has the government introduced any region-specific courses? We have seen the ITIs, for example, sir. The ITIs also need a lot of modernization. ITIs have to understand to what is the present need. So are the ITIs also being upgraded to the present requirements where they would create jobs? Honorable Minister. Chairman sir, this is a very pertinent question by honorable member. He is right. Now we have to upgrade and we have to go for the emerging areas of the need. I can cite one example. Recently, our government is implementing drone Didi, Nomo drone Didi in the rural area for agricultural labor forces. To cater the need of Nomo drone Didi, almost all ITI have realigned their course. How the Namo drone ecosystem will emerge. I am citing one example of drone in the healthcare area, in the logistic area, in the coding, in the IT sector, in the ITI also, new emerging jobs, skills are emerging, and NCBT with collaboration of industry, we are going to implement, we are already implementing new courses in ITIs. Dr. V. Shivdasan. Honorable Minister Dharmendra Pradhanji replied on various courses as part of the skill development program. But without the financial investment, the achievement on qualification and standard are mere mockery. So please provide the data, state-wise data of the allotment to the state and the expenditure of the union government for the skill development program and the details of the implementing agency. Thank you, sir. Thank you. Honorable Minister. Chairman, sir, I politely beg to differ with my dear friend Shiva. In this house, I think he should not use the word mockery. He may disagree with me. Skilling is a... He used the word, sir, mockery.
I think it's a little harsh on the joint responsibility. No, I am not so enlightened like Siva, like you. You can replace with the good words, but I can only request you. But let me put No, Honorable Minister, you are underestimating yourself. No, Don't sir, say you are I'm not a- as enlightened. You are. Oh, there was no room for Sir, you. Please. I'm not good at English, sir. I belong to the vernacular state Odisha, so I'm not good like my dear friend Siva in English. But let me, with my little understanding, let me clarify. ITI and skilling, this is not the monopoly issue of central government. Government of India, for the first time in our history, has created a new department, skill development and entrepreneurship. Till now, it's a very small appendix of a labor department. That means our government is giving priority to skilling ecosystem. In last 10 years, we have a number of 1 crore 40 lakhs youths have been gone through the Government of India sponsored skill ecosystem through NSDC. I can give numbers to him regarding his state and to the different state. But ITI ecosystem, skilling, they all belong to states' responsibility also. Lot of states are also doing good job in the skilling. I don't know how he is update about his own state, but according to me, Kerala government has a very progressive policy for skilling for the Gulf area. They are working jointly with Government of India. We are extending all kind of cooperation to states like Kerala, and we are working together. At least in a democracy, he may disagree with me, but he should not laugh at my English or my vocabulary. Dharmendra ji, you are a man of substance. Don't take it to your heart. No one can mean disrespect to you. Sujit Kumar, for supplementary. Sir, the Honorable Minister referred to the new education policy. One second. And if someone has to laugh about, your chairman is here. He will take everything on his chest. People do laugh about me also. Let us take it in a spirit. Sujit Kumar. Sir, the Honorable Minister referred to the new education policy 2020, which no doubt is a very, very forward-looking policy. But sir, if we are to get the maximum of this game-changing policy, people at the district level, at the panchayat level should know about it. Sir, I'm afraid it has been disseminated to the state capitals, but if you ask parents at the panchayat level, district level, if you ask the PRA members, most people will not know about the nitty-gritties of the new education policy, which is such a great policy. So I would like to know from the minister, is there any plan to make people at the panchayat, block and district level aware about the new education policy? Honorable Minister. The new education policy has been envisioned. I can, with utmost responsibility, I can say, after Constitutional Assembly debate, envisioning a new education policy, which is known as NEP 2020, has a wider consultancy mechanism given direction by Prime Minister himself and piloted by none else than a very eminent person of our country, Dr. Kasturirangan. Lot of consultancy are still going on. All states are involved, especially the SCRT of the respective states are in charge to implement the national education policy in the respective state. Yesterday only, we have a fair on the adult literacy. I can happily share with you, almost all states, there are a lot of things envisioned in the NEP. One component is adult literacy. In adult literacy, I can very proudly say, almost all states are doing, in the banner of Ullas, they are doing wonderful jobs. So there is unanimity in implementing NEP at grassroots level. That is our experience, Chairman, sir. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं पहले तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट से कितने
युवकों को लाभ हुआ है, इसके लाभार्थी कितने हैं और कितनों को जॉब मिला है या उन्होंने अपना बिजनेस या स्टार्टअप किया है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज? थैंक यू। चेयरमैन साहब, मिनिस्टर, जैसे मैं शुरुआत की, आदरणीय सुरेश जी के प्रश्न पे उत्तर दिया कि इन दिनों में जो बेरोजगारी की तथ्य कह रहा है ये घटी है, इसकी अर्थ नया रोजगार सृजन हुए हैं। अगर हमारी देश की अर्थनीति आज विश्व की 5वें स्थान पे पहुंची है, इसके अर्थ है देश में नया रोजगार की सृजन हुई है। अगर इस देश में 11 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके अर्थ है हमारे देश में रोजगार बढ़ी है। और बाकी कितने लोगों को प्रशिक्षण हुआ, और इन दिनों में हमने कहा कि 1,40,00,000 लोगों की प्रशिक्षण हुआ। मेरे मित्र भूपेंद्र यादव जी यहाँ नहीं है, लेकिन श्रम विभाग की ईपीएफओ की डाटा, शायद हाईएस्ट नंबर ईपीएफओ डाटा में एनरोलमेंट हुई है। ये प्रमाणित करती है हमारे देश में नौजवानों ने, मुद्रा की सर जब देखिए, स्वनिधि की नंबर्स देखिए, इन दिनों में परम आदरणीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बयानों में पिछले 2-3 दिनों में उसके बारे में तथ्य आधारित जानकारी दी इस सदन को। ये प्रमाणित करता है आज हमारे देश की अर्थनीति की जो स्थिति है, रोजगार, युवाओं को रोजगार में काफी एक उछाल आई है, लोगों में एक उत्साह भरी है। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केरल राज्य में नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, इस योजना के अंतर्गत ड्रग्स की समस्या जो इस समय देश में बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए क्या पहल की गई? ऑनरेबल मिनिस्टर। To the drugs reduction in the country, and we are giving funds to the Kerala. I've already spent the money for this one, and we are giving the funds for the awareness of these drugs to the NGOs as well as the government institutions in the all over the country, even for the Kerala also, sir. सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं और उपलब्धियां प्रदान की जा रही हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, we are having so many schemes in the social justice department. We are working on the social sector in the entire country, sir. We are giving funds to the states to have a senior citizens houses in the whole the country, sir. And also we are giving the aids and appellants to the senior citizens wherever the state governments are sending requisitions to the department, sir. थर्ड सप्लीमेंट्री, इलामाराम करीम। Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Sir, in the reply of Honorable Minister, it is in that the fund allocated to Kerala for various schemes under the Ministry of Social Justice and Empowerment from 2017 to 2024 is drastically reduced. What is the specific reason for that other than political? Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, there is no question of reducing the funds allocated to the Kerala, sir. Since we have given the detailed report on only 7 years. It is there, the 7 years I have submitted, I have circulated all the copies, all the copies to all the members, sir. It is there. You might have known, sir. Earlier, the scholarship in the country, we small amount we have to, earlier the government is given small amount of scholarships. Whereas after BJP came to power, after the Modi became the Prime Minister, we have changed the scholarship model in the country, sir.
we are giving the scholarship on the model of 60-40. If the government is, state government use 40%, we will give the 60%. If you go to the 10 years, what we made it, post-matric scholarship to the students belongs to scheduled caste for the studies in India. We have raised 14 to 15 to 20 to 24, 477 crores in the Kerala, sir. Pre-matric scholarship for ST students, others, 305 lakhs beneficiaries getting from 81.28 crores for the pre-matric scholarship, sir. Even higher education and younger achievers in the Kerala, sir. The 1920 onwards, total 90 students have been provided assistance under the National Overseas Scholarship Scheme in the state of Kerala. 1920 onwards, total 692 students have been provided assistance under the National Scholarship in the state. So if you want, it is the 10 years data, sir. Yes, Sir, Honorable Minister. Yes. he can go for the analysis, sir. He can go website, sir. You can get all the details in the website only. There is no to get any answer from here. But anyway, I have got the documentation. Even schemes for the residential education students, higher schools in the targeted area. Honorable Minister, please sit down. Honorable Minister. Yes, Dr. Right Keshav. before us, the page that you have given gives all the figures. So don't read something different from what is given Dr. to us. Keshav, Something wrong. through me. So something wrong. Subject-wise details are given in the reply. I am referring that. He Okay. is referring some other things. No, And I have submitted only the 4 years data. He asked only the 21, 24. But I have submitted 7 years data on this record, and I got the 10 years data. Whatever the government is spending on this for the social sector scheme, you have given the 10 years data, sir. no. Honorable Minister has indicated he is making available data for 10 years and years less than that also. Please, yes. Sir, every year, the government of India budget is increasing. This year, our budget is nearly 14,000 rupees we allotted in the budget, sir. In our budget, we have allocated for the SCs only, sir. 1,30,000 crores, sir. We have no limitations. We are working for the sector, social sector of the public in the country, sir. For supplementary, Mr. P. Wilson. Sir, I think the Honorable Minister will be in a position to answer this. Sir, there are no reservations for OBCs in all India seats of national law universities functioning in all states, including in Kerala. Sir, what steps have you taken to implement reservations in all India seats in national law universities? Thank you, Chairman, sir. It's not related to the main question, sir. Thank you, sir. Prima facie, it doesn't relate to the question, Mr. Wilson. In Kerala also, we are talking about social justice in Kerala. I'm saying social the justice in... You may have a cup of tea with the Honorable Minister. Yes, Chairman, and I'm sir. sure he'll help you out with the... In Kerala, I'm asking in Kerala, at least, why can't you enforce this social justice in Kerala? In Kerala National Law Universities, the seats surrendered for national, all India seats, they are not giving reservation particularly for OBCs. Point well taken. Thank you, Chairman, sir. John Britas. Keep it very pointed. Thank you, sir. I'm making a departure to being from Kerala because it is relatable to your state. Thank you so much, sir. Please. Sir, I'm glad and thankful to Sudhamshuji for his curiosity and interest in Kerala. Sir, under Accessible India campaign, Sugamai Bharat Abhiyan, a proposal has been submitted by the government of Kerala to make 28 public buildings in Trivandrum friendly for the differently abled people. However, an amount of 4.56 for the phase 1 is still pending with the government. And I would ask the Honorable Minister, what is the total allotment for this scheme and how much has been disbursed? Thank you, sir. Honorable Minister.
धन्यवाद सभापति महोदय जी। माननीय सदस्य जी के द्वारा केरल के संबंध में जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं बताना चाहता हूं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पारित होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसमें सुगम्य भारत अभियान इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है। और सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत बाधा मुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, स्कूल हो, शासकीय कार्यालय हो, एयरपोर्ट हो, सभी स्थानों पर दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए जो पहल की गई, उसमें केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में राज्य सरकार के 51 भवनों की पहचान और लेखा परीक्षा की गई। माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया, राज्य ने 28 भवनों के लिए लागत अनुमान साझा किया था और वर्ष 2018-19 के दौरान 28 भवनों के लिए मंजूरी आदेशों के माध्यम से 4.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार को एआईसी के अंतर्गत आगे रिलीज प्राप्त करने के लिए वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज और जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। शिवडा की बाधा मुक्त पर्यावरण उप स्कीम के निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता और वर्ष 21-22 के दौरान 73,99,902 रुपए की अनुदान सहायता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग तिरुवनंतपुरम केरल के 3 भवनों को बनाने के लिए जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, श्रीमती गीता एलियास चंद्रप्रभा। No point of doing question hour. Question number 50, not present, Honorable Minister. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। Third supplementary, Dr. Fozia Khan. Sir, Kerala has one of the highest social security pension coverages, particularly befitting tribes and rural areas. Yet Kerala faces financial constraints due to delayed contributions from the central government. This results in irregular pension disbursements. Sir, what strategies does the ministry intend to propose to enhance and stabilize the social security pension scheme, facilitating timely and consistent delivery of pensions to eligible beneficiaries? Sir? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है इससे संबंधित नहीं है। यदि मैं केरल के संबंध में आपकी अनुमति हो तो मैं तुलनात्मक विषय जरूर रखना चाहूंगी। 2014 के पहले, इसको जरूर सदस्य ध्यान से सुनेंगे, केरल के अंदर 14 के 5 और 6 के बाद से लगभग 4,50,000 इंदिरा आवास आयोजित हुए थे, जिनको पूरा नहीं किया गया था। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 2014 के बाद 10 सालों में अब तक लगभग 2,13,000 आवास बनाए गए हैं, जिसमें से 1,81,000 घर इंदिरा आवास हमने पूरा किए हैं। महोदय, ऐसे मेरे पास सभी विभागों का मेरे पास तुलनात्मक है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आज आपकी अनुमति से मनरेगा में भी कुछ चर्चा करना चाहूंगी। 2014 के पहले मनरेगा में 5,016 करोड़ रुपया जारी किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केरल के लिए 26,906 करोड़ रुपया जारी किया गया है। ऐसे ही हर विभागों का यदि मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी तो मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं अधिक ना समय देते हुए, भारत सरकार, मोदी जी की सरकार किसी भी राज्य के साथ कोई पक्षपात नहीं करती है। हाँ, कुछ राज्यों ने मनरेगा में भ्रष्टाचार किया है, उनकी छटनी जरूर हुई है और वो करना जायज भी है। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। सर धन्यवाद सर। Ma'am, धन्यवाद सर। I have already indicated if an honorable member is not satisfied from the answer, please take recourse to rules. Please. सर, मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि उन्होंने मनरेगा का उल्लेख किया, जो महत्वाकांक्षी योजना यूपीए के कार्यकाल में हमारे नेता मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी की वजह से इस देश में इंप्लीमेंट कर दी गई थी। ऑनरेबल मेंबर, और मैं इसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट स्टेप्स इज द मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग टू एंश्योर सोशल ऑडिट under the Mahatma Gandhi Manrega scheme, considering only 6 states have completed 50% as on November 2023. Thank you, sir. ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, इससे संबंधित नहीं है, यदि सदस्य चाहेंगे तो हम मिलकर के दे देंगे। श्री प्लीज टेक योर सीट। श्री A. Rahim. Sir, the union government unfortunately is restraining the states financially for political gains, sir. So, Honorable Minister's reply is a clear indicative of this. Sir, my question is that, my humble suggestion is that ministers kindly providing correct answer and provide the details of the fund allocation of the last 4 years to Kerala. Sir, my question is that the government had suggested that PMAY scheme's logo should be inscribed on the houses of beneficiaries. State, including Kerala, opposed it as a question of the dignity of the common people, sir. Is the government ready to reverse this decision? Honorable Minister. महोदय, इन्होंने जो माननीय सदस्य ने पूछा है, ये 3 साल का भी हम जवाब दे रहे हैं कि 3 साल में राशि कितनी गई, और पूरे 10 साल का भी जवाब देना चाहता हूं आपकी अनुमति से। 18 से 21 11,790 करोड़ गया, और 21 से 24 11,424। लेकिन 10 साल मोदी जी की सरकार एनडीए और यूपीए की सरकार में केरल को 10 साल में केवल 8,500 करोड़ गया, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 64,000 करोड़ देने का काम किया है। ये कोई मैं, और एक मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, उसी में से महोदय, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब महिलाओं को, जिसे लाखपति दीदी का दर्जा दिया, केरल एक ऐसा राज्य है, वहां कुटुंबश्री पूरे देश में लोग कहते हैं कि, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वहां एनपीए भी नेशनल एनपीए से ज्यादा है। दूसरा, 36,02,000 दीदी घरों तक हम गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है केवल 1.9% दीदी ही लाखपति हैं। अगर ये राज्य सरकार, यहाँ जॉन बिट्टा साहब बैठे हैं, मेरे पास आए थे मंत्री के साथ, मैं उस दिन भी कहा था कि अगर आप गरीबों के हाथ में पैसे नहीं दे सकते तो ये कुटुंबश्री को बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 51, श्री विजयपाल सिंह तोमर। श्री विजयपाल सिंह तोमर। Sir, question number 51. Honorable Minister. Table of the House. First supplementary, श्री विजयपाल सिंह तोमर। जी, माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा को रोजगार परक बनाने का काम किया, नई नीति लेकर आए। There is a mechanism under the rules. Yes, first supplementary. वर्तमान में लगभग 457 विश्वविद्यालय और 9,807 उच्च शिक्षा संस्थान हैं, और मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा NIRF 2023 में कृषि और सेवा क्षेत्र को नए विषयों के रूप में जोड़ा गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी इसके अलावा ये जानना चाहूंगा कि माननीय सभापति जी के माध्यम से जानना चाहूंगा, उद्योगों की मांग को देखते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र में के पठन पाठन के लिए और क्या विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं? Honorable Chairman said, our senior member, Mananiya Tomar ji, who is also experienced in working in different fields,
in different sectors of the society, including agriculture and the remote villages. Please. And he has raised a very good question in the on education and the auspicious day of Krishna Dadashi of Magh. Before telling this, I would like to narrate one incident, and that will give our sincerity. It is a true incident when our team, under the leadership of our Honorable Cabinet Minister Dharmendra Pradhanji, joined in the ministry in 21st and in the month of July. On first 5 days in the ministry, we attended 19 briefing meetings. And in these 19 briefing meetings, after attending this, I became emotional. And I asked the officials, 21st July, 2021 July, Corona was not over. And I asked the different officers, how you have prepared all these PPT. And I have become astonished that all of them told, sir, we did not take a single day leave. If by any means we could not come in the office, we would like to do in the home work, and it is more than the office hours. Your response. Yes. And for the udyogs, let's say our national education policy, there is a industry has been connected with the universities. And through these, so many professor of practice has been appointed. And the industry people, they have also joined in the institute. And so that according to the requirement of the industry, the course has become prepared. And registration of so many industries have already done, and at the same time, MOVE also signed with, everybody will be happy to know, MOVE has been signed with Cisco, IBM, Meta, Adobe, Microsoft, Salesforce, and so many institutions. And guidelines on professor of practice for higher education institutions to work with industry experts, and 12,955 domain experts have registered across 350 higher education institutions in different domains. And also SWAM program is also actively collaborating with global technology and leaders for skilling of learners at all levels, and enhanced research, entrepreneurship, and employability of students through apprenticeship and internship program, and establishment of research and development, sales, and higher education institutions. And at the same time, there's for promotion of research and innovation, around 7,701 institutions, innovation councils, they have also registered, and at the same time, single unified online portal for internship with total registration of around 10,578 higher education institutions, and 75,000 industries have already registered. Second supplementary, Shri Vijaypal Singh Tomar. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि एनईपी लागू होने के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई? Specific, Honorable Minister. After implementation of NEP, we have done enormous changes. And under the leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, we are doing it very sincerely in all sectors. Honorable Minister, be specific. Yes. You have to share information with the House. There is for the schools, PM3 schools, which will benefit 14,500 schools. That means in every block there will be 2 to 3 schools.
and that will be the exemplary schools which will direct the others. And at the same time, in higher education, PM Usha, that will also benefit different uh, colleges and universities. If we think about the ECC, that is early childhood care and education, and foundational learning, and for these also, I will be happy to inform that our education policy is on the basis of medical science. And now medical science tells that the development of a child's brain and within 8 years, 80% of the development happens. And that's why on Nipun Bharat, Vidya Pravesh, Diksha, and assessment forms have been also in different forms. There is a shuffle, parak, and in the skilling also. CBSE has introduced 11 skill subjects of vocational exposures at middle school levels. And from grade 6 to 8, an interministerial skill hub program launched for skilling 15 to 29 years. Even in the teacher education, there is a 4 years integrated course. Thank you, Honorable Minister. Srimati Jaya Bachchan. Thank you, sir. Sir, I'd like to ask the minister, does the government propose to train teachers in the far-flung rural backward areas for effective teaching after the implementation of the new education policy? And if so, the method adopted? Honorable Minister. I'm very happy to know honorable member's question. We are very much sincere on the teacher education according to our national education policy 2020. Honorable Minister, honorable member seeks information on 2 categorical points. Yes, on the village. Respond to that. Yes. Yes. Very specific question. महोदय, इस बार बजट में मैंने पिछले जो इस बीते वर्ष में चालू हो रहा है, सरकार ने टीचर एजुकेशन देश में 1 करोड़ प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक टीचर है। सभी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डाइट के माध्यम से सरकार एक एम्बिशियस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दी है। Take recourse to rules, ma'am. My office will help you out. Shri Ajay Pratap Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के विभिन्न बोर्डों के पाठ्यक्रमों में अंतर है और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, कई पाठ्यक्रम उसका विद्रूप किया गया है। और उस संदर्भ में Honorable members, further discussion on the motion moved by Susri Kavita Patidar on 2nd February 2024 and the amendments moved thereto. On the 6th February 2024, Shri Ajay Pratap Singh had concluded his speech. While participating in the discussion, members may do so. I now call upon their names. Shri K. Velasvana, not present. Shrimati Jaya Bachchan. Very lucky today, sir. High priority. A well-deserved precedence. Thank you, sir. Sir, probably being one of the last speakers of the day on the subject, I know that I might sound a bit repetitive because so many people have spoken on certain things that I'm going to speak about. But I think it's important to highlight them because when you keep speaking about the certain points again and again, it probably will get home and notice will be taken. Sir, first, I would like to congratulate and I would like to support Mr. K.R. Suresh Reddy from BRS, who the other day
spoke about the legislatures are fast surging into irrelevance. I absolutely agree with him. After being in this house for the last 20 years, I can see the decline, unfortunately. Sir, this makes me very sad. Now, it's not a pun. You express sadness for so many things. आप दिन में एटलीस्ट 7-8 बार तो सैड हो जाते हैं. आज जवाब Ma'am, देते वक्त बहुत से मंत्री भी did बहुत you सैड हो have गए. जी सर. statistics as a subject? मैं Go ahead. तो मैं भी इस वजह से बहुत सैड हूं कि जो लेजिस्लेचर्स का जो फास्ट सर्जिंग ऑफ इररेलेवेंस हो रहा है वो उससे मैं बहुत सैड हूं. एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड. सर, इन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट स्पीच स्पेशल रेफरेंस, अगर आप लोग बात करना बंद कर दें तो मैं बोलूं. कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मैं क्या बोलूं. Please, let the house be in order. Now, please. Thank you. The Honorable President's speech special reference was made to Viksit Bharat and its 4 pillars: youth power, women power, farmers, and the poor. And the poor. Sir, ये poor अलग से mention ही नहीं करना चाहिए. Farmers are the poor. So poor अलग से होनी नहीं चाहिए थी. मगर it is not her fault. Whatever has been given to her, she was asked to speak and she did. So the central government can write off 10.5 lakh crore loan for companies, but it will not waive off farm loans. I'm sad. The country in 2022 witnessed an unprecedented farmers' movement due to which the government was forced to withdraw 3 agricultural laws. The assurance given at that time by the government to farmers to take back their agitation was increase in minimum support price. The fact is, no assessment of farmers' incomes has been carried out by the union government since 2013. Incomes needed to grow by 10% every year in order to double 2022, but the growth in farmers' income has been around 3.5% only. I am sad, sir. 30 people involved in the farming sector committed suicide every day. In 2022, the current farmer suicide data for the year 2023 stands at 328 deaths per day. Sad, sir. Very sad. I come to the second pillar, youth power. India has youngest population in the world and youth is the future of our nation, which I'm sure everyone will agree. But let me show you the mirror. According to government data available, public domain unemployment amongst the graduate and postgraduate students in the age group of 20 to 30 years is 38.67%. For every 15 lakh engineering graduates annually, only 2.5 lakh secure jobs in core engineering industry. Recent reports in media, which were widely circulated, need to be mentioned here. In December 23, for the post of peon in Uttar Pradesh, Jal Vibhag, 1 lakh applications were received. And the shocking fact is the youth that had applied had MBA, MBBS, and postgraduate degrees. Another incident in Hinjewadi, Pune, in Jan 24, for a junior developer position, hundreds of aspirants have lined up. For 25 openings, the recruiter received 2,900 applications.
जब युवा शक्ति अनएम्प्लॉयड रहेगी तो विकास कहां से होगा सर? आई एम सैड. Third pillar, women power. The parliament is a special session, in a special session passed the Nari Shakti Vandana Adhiniyam. But the fact is, crimes against women has increased by 31%, and crimes reported by women increased by 50%. And this is the data given by government organizations. It is not my jumla. The recent brutal crime against Dalit girls in a village of UP is testimony of how unsafe our women are. Especially yesterday, sir, in the morning, we got to hear that a student in a university in UP complained against the professor of harassment. It's a shame. इससे एक सवाल उठता है सर मेरे मन में कि सही जवाब क्या है, जो सरकार ने बताया या जो आम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू आई हैं, जो डेटास प्रोवाइड की गई हैं. The fact is that this bill may take several years before it comes into effect, as the Honorable Home Minister made the delimitation process a contingent. What's the point of this bill if it is going to take years before women get democratic right, and why the special session for a cosmetic bill? What is the hurry, sir? I'm sad. जनगणना पे आते हैं, fourth pillar. In order for all sections of the society to get their due share in government schemes without any discrimination, it is necessary to have correct and accurate figures of their numbers before the coming elections. The government is silent on the question of caste census. Continuously ignoring this issue, the government is violating the rights and interests of the poorest of the poor sections of the society. And I request the government on behalf of my party to hold the caste-based census before the elections and to include OBCs and minorities, and especially women in the minorities. Lastly, sir, I'd like to end by saying, बचपन में जब हम छोटे थे, पहले घर में, उसके बाद स्कूल्स में, हमें बताया गया, अगर जिंदगी में सबसे बड़ा पाप है, वो है झूठ बोलना. I do not want to comment on it. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Jaya ji. झूठ बोलना Thank you. बंद करना चाहिए. Thank you, Jaya ji. माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा, माननीय कार्तिकेय sir. Thank you, Chairman, sir. I express my heartfelt gratitude for allowing me to speak on the inspiring speech delivered by the Honorable President. Under your leadership, this Assembly has always worked towards promoting the values of democracy and citizenship. I would like to extend my sincere thanks to the Honorable President Draupadi Murmu ji for her motivational speech. उन्नति की राह पर हम सभी चलेंगे, संघर्ष को हराकर विजय की ओर बढ़ेंगे. Her words have shed light on the welfare schemes underway in our country under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi. India has made significant progress in various sectors over the past decade. The ideals of the Bhagavad Gita: you have the right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions, resonate with the way the Prime Minister Narendra Modi's government has diligently fulfilled its duties. The mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas epitomizes the policies of this government. In spite of the biggest pandemic in the world has seen in the last 100 years, the two simultaneous global crises leading to the global economic problems, India has marched ahead. Recently, the IMF has quoted India as the bright spot. The Indian economy will contribute about 16% to the world's economic growth. India has succeeded in maintaining a GDP growth rate over 7.5% consistently for 2 quarters, showcasing its resilience and capability. On the diplomatic front, by hosting the historic G20 summit, India has strengthened its position
on the global stage and reaffirmed its commitment to the cooperative efforts for world peace and prosperity. With a commitment to technological advancement and the digital integration, the Indian government has rapidly implemented 5G technology. This demonstrates a strong position in the global leadership in telecommunications, ensuring that every citizen can benefit from the digital age. There has been significant progress in the financial transactions through digital means, sir. A record 1,200 crore transactions have been conducted via UPI, and rupees 34 lakh crores has been transferred through debit and digital transactions. The shift towards a cashless economy ensures inclusive financial access for all sections of society. Sir, when I was 11 years old, I remember a quote from a very famous American show called Star Trek. And it had a tagline which said, "To boldly go where no man has gone before." Sir, honestly, I never thought that such a statement would be possible in the Indian context. But today I can proudly say that India has dared to go where no one has gone before. India has become the first country to hoist its flag on the southern pole of the moon. Sir, such achievements are for the entire nation. And we must rise above our differences in politics, acknowledge and applaud such historic achievements. As many members, including me, sitting in this august house, might be forgotten in the passage of history, but such events are enshrined in history forever. As former President Dr. APJ Abdul Kalam said, science and technology are the means to realize our dreams, and the current government is living up to this ideology through its actions. But sadly, sir, as Honorable Prime Minister has so aptly mentioned, few in the opposition are able to recognize the country's achievements. They are fixated on this cancel culture and have failed to recognize all these achievements. सर मिर्जा गालिब का एक शेर है, कैंसिल कल्चर वालों के लिए समर्पित है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. I would like to mention certain facts. Thanks to the Prime Minister Modi's vision, leadership projects like Atal Setu have expanded foundation infrastructure in India significantly. National highways, which were 91,287 kilometers in 14, have increased to 1,46,000 by 23, a growth of 59%. Similarly, in the railways have also increased from 21,413 kilometers to 1,04,647 kilometers. So as a lifeline of our nation, the Indian Railways has undergone a significant transformation, with over 25,000 kilometers of railway tracks being laid. Even the aviation sector has achieved historic milestones. So whether it's the IITs, IIMs, AIMS, from 16 IITs, 13 IIMs, 9 IITs, and 7 AIMs in 14 to 23 IITs, 21 IIMs, 25 triple ITs, and 23 AIMs have been made in the last 10 years, reflecting the commitment to excellence in higher education and healthcare services. Sir, the list is endless. Whether I talk about Ayushman Bharat, which is the world's largest healthcare program, or the world's largest food security program, which is feeding more than 80 crore people, the government has ensured that that distinction that exists between completely done away with all the schemes reaching to people equitably regardless of social status or religious identity. The scheme has ensured the people are integrated into the financial, social, economic fabric of this country, which is crucial for building the idea of one nation. Sir, whether I talk about the Swachhta Bharat mission, which has completed 110 million toilets, or various other provisions that the government has achieved. So the list is endless, but some people can't see it. Sir, वसीम बरेलवी जी का की कुछ लाइन्स हैं जो बिल्कुल उपयुक्त हैं, जो इस पूरी चीज को समाप्त करने के लिए अच्छी रहेंगी. अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे. Sir, Prime Minister Modi has instilled a sense of nationalism and patriotism among the youth. Campaigns like Make in India, Self-Reliant India, and Startup India have inspired the youth to contribute towards the country's development. Sir, not only this, but the Prime Minister has also made efforts, and under his government, to promote Indian culture and heritage, bringing yoga at the center stage of the world. So it is imperative to acknowledge the return of Lord Shri Ram to his home Ayodhya, which has been eagerly awaited by the country's citizens, crores of citizens across the nation, including those from Haryana. Therefore, I express heartfelt gratitude to the government and the Prime Minister for making it possible
to fulfilling the sentiments and expectations of all the citizens. Bearing witness to this historic moment personally, I believe that the divine smile of the idol Lord signifies the arrival of good times to come for us. Sir, yesterday a very senior member was talking about how many times Lord Ram's name was taken in the president's address and subsequently. Sir, I come from Haryana. So in Haryana, we have a way of greeting people. We say Ram Ram when we meet someone. That is the traditional norm, irrespective of caste, color, religion, or creed. Please बैठ कर ना So बोले. I would like to urge the members not to take it in a different context and realize that it is a matter of faith and it is a matter of culture and custom. So finally, as we reflect on the remarkable journey on our country's progress, it is impossible to overlook the significant role that has been demonstrated by the government and the Prime Minister. Sir, in the end, sir, I would also like to mention another point since I was not in the House yesterday, sir. In the address, a very senior member of Parliament and a dear friend who also comes from the same fraternity as you are, sir, and I am from the media industry, spoke about that how media has been completely castigated and is playing a role which is only playing to the gallery of the government, sir. He even gave an acronym to media and called it MODIA. Sir, I would like to request you that such statements should not be encouraged in the House because media is the fourth pillar of our democracy. And whenever the democracy has been challenged historically, it is media which has come to the forefront to save the democracy and the values and principles of democracy. Whether it was during the emergency period, whether it has been any other point where the country and the people of the country have needed it, media has always risen to the occasion. To paint and castigate media in a particular light and showcase it in a particular manner is very unfounded, sir. The gentleman in question, he himself represents the media and the television network. So I would strongly urge the chair to look at that instance and disregard that remark from this. Thank you very much, sir. Thank you. माननीय कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी. माननीय उपसभापति महोदय जी, हमारे राष्ट्रपति महोदया की ओर से हमारे दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया और ये हमारे भारत की लोकतंत्र की गरिमा है, बड़प्पन है कि एक बहुत सामान्य व्यक्ति को, वो भी एक दूर दराज के गांव से आदिवासी अनुसूचित जनजाति की महिला को भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठने का मौका मिला और हमको उनका उद्बोधन सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उसी तरह से हमारे देश के लोकतंत्र की ये भी बहुत बड़ी महिमा है कि सामान्य व्यक्ति भी इस देश के सर्वोच्च अधिकार को प्राप्त करके देश के प्रधानमंत्री जी का भी दायित्व निभा सकता है। ये भी हमारे भारत के संविधान ने जो प्रावधान किया और उसको साक्षात हमने होते हुए देखा है। और केवल उतना ही नहीं, केवल भारत के ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनने का तो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ ही है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन विश्व में भी आज जो चंद नेताओं को एक सर्वमान्य एक अधिकार प्राप्त हुआ है, वो उनमें से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। यही लोकतंत्र में हम सब लोगों को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए कि इस सदन और दोनों सदनों के माध्यम से हम देश के लोगों को कोई ना कोई एक ऐसा संदेश दे जिससे भारत की एकता, हमारी जो विकास की जो सफर है, ये सारी चीजों में हमको सफलता मिले। हमारे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने पिछले करीब 10 वर्षों से नेतृत्व किया है और मेरे को एक चीज जो मैंने एक उनके हम्बल बैकग्राउंड के वजह से जो देखी है, जो यहाँ पर हम देश के लोगों ने अनुभव किया है कि उन्होंने शुरू किससे किया था, स्वच्छ भारत से। फिर उन्होंने टॉयलेट, शौचालय हमारे हर भारतीय को मिलना चाहिए, ये उन्होंने मुहिम चलाई। उसके बाद सबको घर मिलना चाहिए, उसके बाद सबको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, उसके बाद सबको शिक्षा, सही किफायत और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य और आरोग्य के प्रति सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए और किसी को भी भूख से सोना ना पड़े,
ये व्यवस्था होनी हमारे देश में होनी चाहिए। तो एक सामान्य अगर आप देखेंगे कि जो जो जरूरत एक व्यक्ति की या इस नागरिक की होती है, पहले उसको एड्रेस करने का, उसका कोई एक समाधान करने का कोशिश प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार के माध्यम से करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि 80% लोगों को कहीं ना कहीं इन चीजों से उनको जूझना पड़ता है, और इसका समाधान सरकार ने किया है बहुत बड़े पैमाने पर। देश की लोक संख्या 140 करोड़ है, स्वाभाविक है सबकी आकांक्षाओं को एक साथ पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उस दिशा में तेजी से सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। ये हमारे सबके लिए एक समाधान की बात है, और इसी दिशा में सरकार और भी तेजी से काम करेगी, कर रही है। ये राष्ट्रपति महोदया के जो अभिभाषण में हम लोगों को सुनने मिला, ये अभिनंदनीय है। सर, हमारे देश ने कई कई पहलुओं पर प्रगति की है। इसमें किसानों का जहां तक सवाल आता है, मुझे याद है कि हमारी जब सरकार थी यूपीए की, जब मैं उसमें मंत्री था, एक बार 72,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई थी, और उस 72,000 करोड़ की कर्ज माफी कई सालों के बाद एक बार की गई थी। पूरे देश में ऐसा एक उत्साह का वातावरण था कि देखिए सरकार ने किसानों के प्रति इतना बड़ा मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन ये बात को भी उतना ही हमको एहसास करना जरूरी है कि पिछले 3-4 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं, कितने लाखों करोड़ की योजनाएं हमारे किसानों के लिए प्रदान की है। उसमें किसान सम्मान निधि, अगर आप उसका ही हिसाब करें तो पिछले 3 वर्षों में करीब 2,70,000 करोड़ रुपए इस देश के किसानों के खातों में जमा हुए हैं, और ये कोई योजना बंद नहीं होने वाली है, निरंतर जारी रहने वाली है। और हो सकता है, संभावित है कि आगे आने वाले वर्षों में इसकी जो मात्रा है 7-6 हजार रुपया प्रति सालाना प्रति किसान, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और उसका एक उदाहरण मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से जहां से मैं आता हूं, वहां की हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने इस 6,000 रुपये के साथ अपने ओर से भी 6,000 रुपया जोड़ दिया, जिससे किसानों को 12,000 रुपया मिलता है हर साल। तो ये भी एक प्रशंसनीय एक कदम जो है, इसके बारे में भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और किसानों की कितनी सारी जो समस्याएं थी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने ध्यान छोटी छोटी बातों से, जैसे मैंने कहा, दिया। सॉइल हेल्थ के बारे में सॉइल कार्ड होना चाहिए, किस जमीन किस भौगोलिक परिस्थिति में कौन सी उपज ज्यादा उपयोगी रहेगी, उसका यील्ड ज्यादा आएगा। ये सारी छोटी छोटी बातों को लेकर भी सरकार ने ध्यान देने का काम किया। किसानों को ऋण, जो क्रॉप लोन जो मिलता था, उसकी मात्रा कई लाखों करोड़ में कई दुप्पट तिप्पट चापट हो गई जो पहले मिलती थी। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। जो देश हमारे देश में आयात करता था बहुत सारी वस्तुओं का, खाने पीने की, वो जमाना तो खैर पुराना है कि गेहूं भी हम लोग मंगाते थे PL 480 से, लेकिन उसके बाद जो भी प्रगति हुई उससे भी ज्यादा तेजी से इन पिछले कुछ वर्षों में हुई है। और 5 लाख करोड़ से ज्यादा जो देश बाहर से आयात करता था, आज एक्सपोर्ट करता है फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है सर, कि जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी बातें और भी किसानों के बारे में मैं बोल सकता हूं, लेकिन सीमित समय की वजह से और भी मुद्दे हैं। आज मैं मत्स्य व्यवसाय के बारे में भी परसों मैं सुन रहा था, इवन बजट में भी उसके बारे में उल्लेख हुआ। आज फिशरीज, इनलैंड फिशरीज एंड ओशन फिशरीज, इसमें जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, आज भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स विश्व में हो गया है। और आज प्रॉन, जो झींगे होते हैं, वो जो इनलैंड फिशरीज में पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात के खास करके और उड़ीसा के कोस्ट में जो इनलैंड फिशरीज के माध्यम से आज जो तैयार होते हैं उपज, इसकी हजारों हजारों करोड़ की मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। एंड वी आर प्रोबेबली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रॉन्स इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से
लोगों के आय आमदनी, आज दूध उत्पादन में हम विश्व में 1 नंबर है, उसमें प्रति एनिमल हम मात्रा कैसे उसकी यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में अब ध्यान दिया जा रहा है। वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, एक जमाने में खाली हम लोगों को अमूल का नाम मालूम था, आज पूरे अमूल के जैसे मॉडल को पूरे हमारे भारत में हर राज्य में आपको देखने मिलता है, जिससे किसानों की आमदनी, एक जोड़ धंधा, एडिशनल इनकम, सप्लीमेंट्री इनकम, इसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने में लोगों को मिल रही है। तो ये भी एक हमारे लिए एक समाधान का विषय है। आज आप अगर देखेंगे तो युवाओं के लिए भी, सभी लोग, हर व्यक्ति बोलता है कि देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी कितनी थी और आज कितनी है, इसका भी तुलना करना जरूरी है। 140 करोड़ में आप कहोगे कि हर व्यक्ति को जैसी व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब उसे चाहिए मिल जाए, ऐसा भी कोई एक सीमित समय में संभव नहीं होता है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि 10 साल के दायरे में इसकी मात्रा कितनी कम हुई और कितने बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को आज प्राप्त हो रहे हैं। केवल मतलब अब कोई फैक्ट्री में ही काम करना है, फैक्ट्री का मैं आपको कहता हूं सर, मैं भी 10 साल सरकार में रहा। एक ऐसा दौर आ गया था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे देश से गायब हो गई थी, नया मतलब उद्योग लगता नहीं था, लोग हिचकिचाते थे। लेकिन आज पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसी योजनाओं के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज विदेशों से लाखों करोड़ का निवेश, और विदेशों का ही क्यों, आज पैसा हिंदुस्तान में कम है ऐसा मानना गलत होगा। आज हमारी भारतीय बैंकों में इतना पैसा है, इतना अर्थव्यवस्था में पैसा है कि आज इकोनॉमी आज अपने ही मोमेंटम से बहुत तेजी से बढ़ने लगी है, और ये हमारे लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए। आज 7% जीडीपी ग्रोथ, आप हम लोग तब की 7% और आज के 7% में बहुत फर्क है सर। बेस कितना बढ़ गया, पहले हम छोटे बेस पे 7% गिनती करते थे और उसमें भी बहुत साल तो नेगेटिव ग्रोथ और 1% 2% ग्रोथ पे आ गए थे। आज लगातार हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है और बड़े बेस पे ग्रो कर रही है, हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं। मुझे विश्वास है जिस तरह से, क्योंकि थोड़ा बहुत बिजनेस और इकोनॉमी के बैकग्राउंड को मैं भी समझता हूं, कुछ मुझे भी थोड़ा इसका अनुभव है, इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित हमारे देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सरकार ने जो समय दिया है उससे भी पहले होने वाली है, और उससे भी ज्यादा तेजी से हमारे देश इस विश्व का एक डेफिनेटली इकोनॉमिक पावर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, ऐसा इसको नजरअंदाज करके नहीं चलने वाला है, और ये इकोनॉमी सब सेक्टर में बढ़ रही है सर। एक जमाने में तो हम लोग केवल पारंपरिक बातों की हम चर्चा करते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज स्पेस, हम लोग ड्रोन्स, कौन सी चीज हम इस देश में नहीं बना पा रहे हैं। आज आईटी सेक्टर में नए नए प्रोडक्ट्स, विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आज हमारे भारत में कर रहे हैं। भारतीयों का जो एक जिसको बोलते हैं कि इंटेलिजेंस पावर, ब्रेन पावर, उनका इनोवेटिव पावर, ये आज हमको रियली विश्व में प्रोपेल कर रहा है। और हमारे, आप जानते ही हैं कि विश्व में की बड़ी बड़ी जो आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसको आज भारतीय हेड करते हैं, उसका ही ये एक मिसाल है। और आज हमारे भारत के भीतर इस क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने में प्रगति हो रही है, ये हम लोग इसको मतलब बिल्कुल एहसास करते हैं, और उस पर हमको सबको फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। सर आज हम लोग कितनी सारी और बातें करते हैं इसमें, आप एनर्जी सेक्टर, हमारा देश एनर्जी डेफिशिएंट, हर चीज में हम लोगों को ऑयल इंपोर्ट करना, गैस इंपोर्ट करना, बाकी की भी बहुत सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते थे। आज धीरे धीरे हमारा देश एक नई दिशा में, नए आयामों को छूने जा रहा है। उसमें खास करके आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सर मैं आपको एक मतलब बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि विश्व में जितने देशों में आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है और जितनी वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके मात्रा में
आज भारत में सही मायने में I can say as a proud Indian that we are probably one of the most advanced countries in the area of renewable energy. इसको हम लोगों को जितना बड़ा हमने बढ़ावा दिया है, इसका फायदा आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है सर। आगे आने वाले दिनों में जो 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 ऑयल और गैस है, इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारा कोल, ये सब चीजें कम होने वाली है। और उसके सामने जिस तेजी के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं, हम जिस तरह से सोलर में जा रहे हैं, विंड में जा रहे हैं, एथेनॉल का इतना बड़ा पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है। एथेनॉल केवल हम लोग गन्ने से ही बनता है, शुगर केन जूस से, ये हम सोचते थे, अब उसको भी आज ग्रेन बेस्ड एथेनॉल, बहुत सारे प्लांट बेस्ड एथेनॉल, क्या क्या उसमें नए इनोवेशंस हो रहे हैं। ये सारी चीजें आज हमारे देश को आगे के एक भविष्य के 10, 20, 50 साल के लिए तैयार कर रही है, जिसमें विश्व अभी भी पीछे है, उस मात्रा में हम आगे बहुत जा रहे हैं तेजी से। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है सर। हमारे एक प्रकार से आप अगर देखें सर, तो जिस मतलब डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग तो यही सोचते थे कि जो भी कुछ हमारे को आर्मामेंट्स लगते हैं, जो भी कुछ डिफेंस सेक्टर में हमारी जो भी कुछ बातें हैं, ये तो इंपोर्ट के साथ ही होती है। हमारा कोई भी मतलब वेपन बाहर से ही आएगा तभी हमारी आर्म फोर्सेस तैयार होगी। आज ऐसी बात रही नहीं सर। वो जो भी आता है वो हाई टेक्नोलॉजी की कुछ प्रोडक्ट्स जरूर आती है, मगर धीरे धीरे जिस तरह से फोकस दिया जा रहा है, जिस तरह से पार्टनरशिप्स इन इंडिया शुड बी डेवलप्ड इफ यू वांट टू सेल इन इंडिया, और यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ R&D होगा। आज ये सारी चीजें एक बदलते हुए चेहरे का, एक बदलते हुए भारत का, और आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत का। आखिर भारत को एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। ऐसे कितने देश होंगे जिनको इतने बड़ी सीमाओं का, और कैसी कठिन सीमाओं का, कहाँ पहाड़ों पे 15-15 हजार, 20-20 हजार फुट पे हमारे जवानों को वहां तैनात रहना पड़ता है। 7,000 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, और उसके अलावा इंडियन ओशन का पूरा इतना बड़ा एक्सपेंस है, कहीं रेगिस्तान में हमारी बॉर्डर है। ये सारी जो इतनी अहम चुनौतियां डिफेंस फोर्सेस को शायद विश्व में मिलेगी, ऐसा और कोई देश में मुझे देखने नहीं मिलता है सर। और उसके बावजूद हमारी सेना, हमारी नौसेना, हमारी हवाई सेना, ये जिस मतलब मुस्तैदी के साथ सारी चीजों का आज सामना कर रहे हैं और हमारे आप को सबको सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, इसके लिए तो उनको हम जितनी सलामी दे, सल्यूट करें, इतना कम है सर। और इस क्षेत्र में भी हम लोग कितना डिफेंस प्रोडक्शन में और अलग अलग चीजों में, हवाई जहाज बनाने से लेकर, मिसाइल बनाने से लेकर, और जो भी कुछ हमारे आर्मामेंट्स है, सबमरीन्स बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है सर। और इसीलिए हम उस बारे में भी अगर हम देखेंगे तो हम लोग सही मायने में इस दिशा में बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, ये इसमें अब कोई कहने में कोई दो राय नहीं है। ऐसे इतनी शिखर पर एक नेता विश्व में लोकप्रिय बन सकता है, ये बहुत ऐसा हमारे भारत में कभी होगा हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज पूरी विश्व में भारत के प्रति एक अलग श्रद्धा है, देखने का नजरिया अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी की मेहनत, सोच और उन्होंने जिस तरह से संबंध बनाए हैं, ये इसका भी परिणाम है सर। ऐसा कभी हो सकता था कि इस्लामिक कंट्रीज में हम लोगों का इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ संबंध बन सकता है? और कई आइडियोलॉजिकल बातें होती थी पहले के, हाउ कैन दिस गवर्नमेंट एवर हैव रिलेशंस विद द इस्लामिक कंट्रीज। बट आज आप देखेंगे तो जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज के साथ, अरब कंट्रीज के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाई है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप फोर्ज कर रहे हैं। आज हम एक और राम मंदिर जी, राम लाला के मंदिर का हम लोग सब आज सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह से अगले 4 दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर अबू धाबी में पहला हमारा हिंदू मंदिर का वहां पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे।
वो चीज अब वहां पर संभव होने जा रही है। तो एक और आप देखिए, मैंने राम मंदिर का भी जो उल्लेख किया, सर ये हमारे लिए सौभाग्य इस बात का है, राम मंदिर बना वो तो सौभाग्य है ही, लेकिन जिस शांति प्रिय तरीके से हुआ, जिस संवैधानिक तरीके से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सारे समुदायों ने, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया, बड़े शांति प्रिय तरीके से, उसकी राजनीति कोई हुई नहीं, और एक भव्य रामलला का मंदिर जो हमारे सबके आपके आस्था का स्थान है, वो आज निर्माण होकर हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के एक श्रद्धा का स्थान बना हुआ है। तो ये हमारे संविधान की ताकत है, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत है, जिसके आधार पर ये सारी चीजें आज धीरे धीरे एक एक करके संभव हो रही है। भारत लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की शक्ति है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर भारत बना है तो उसको भी हम लोगों ने सराहना चाहिए। हम लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, और लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर मतभेद हो सकते हैं, कोई अलग अलग सोच विचार हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रहित का सवाल आता है तो वहां तो हम सब लोगों को एक होकर इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम होगा। 2 महीने बाद चुनाव आएंगे, चुनावों में सब एक दूसरे के खिलाफ में लड़ेंगे, बोलेंगे, लेकिन जब आज यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की जब हम बात करते हैं तो आज इसमें जो भी मुद्दे दिए हैं ये सत्य के आधार पर है, जो हुआ है वो वास्तव उसमें उन्होंने बोला है, और वास्तव को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। दिन को दिन ही बोलना पड़ेगा, रात को रात ही बोलना पड़ेगा। जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो बातें रखी गई है, इसको तो हम लोगों को कहीं ना कहीं स्वीकार करके और आगे मिलकर सबको इस देश को बढ़ाने का काम करना होगा। तो इसलिए मैं उपसभापति महोदय जी, मैं यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति महिमान महोदया ने जो अभिभाषण किया उसको पूरी तरह से अपना समर्थन तो देता ही हूँ, उनको बधाई देता हूँ, और साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी और इस देश की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तेजी के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं, और सबको लेकर उनका नारा, ये एक्चुअली हम लोगों को कई बार, हम भी ऑपोजिशन में थे तो कई बार हम इधर उधर की बातें सब करते थे, सुनते थे, लेकिन सही में अगर देखा जाए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कोई केवल नारा नहीं है, ये सबको मिलकर ही बनाना होगा। देश एक व्यक्ति से या एक पार्टी से या एक सरकार से नहीं, इस देश 140 करोड़ लोगों से ही बनने वाला है, लेकिन नेतृत्व भी उसी प्रकार से जो आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित लोग उनको देखकर, इस देश के आगे आने वाले भविष्य को देखकर उनका साथ दे रहे हैं। तो इस बात को भी हम सबको स्वीकार करना होगा। उनको भी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आपको, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रफुल्ल जी। माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल नहीं है। माननीय डॉक्टर के केशव राव। Thank you, Deputy Chairman Sahab. I stand to thank the President, though I not agree with the contents. I know my friend Praful saying that he spoke the truth. That is the true ways. You said we would be going within 1 week to election polls, and we would have our own versions to say. So, agreeing to that, all that the president just said, spoke about were about decadal achievements, which few people may not really totally agree as truly true. Sir, mine is very short intervention. I am trying to take 3 or 4 minutes because I'm trying to speak not on what usually the figures tell us, what the economic development tells us, what is it. I'm really speaking about something which has been boggling your minds and bothering. I only want someone like Rakesh Sinha ji or Trivedi ji to bail me out when I'm expressing my agony. This is anguish. It is an anguish of an Hindu whom you are undermining, looking down upon only because he does not agree to fewer sentences. We thought we were understanding them. Sir, I have been for last 1 month going about all the books. Yesterday I had even gone to Rakesh ji to seek an explanation. I have gone the latest, the latest book which has come from Central College of
Hindu college, Varanasi, about your Sanatana Dharma. Because when I spoke about Sanatana Dharma, the Prime Minister intervened and said Sanatanis should join together to fight the non-Sanatanis. We are not non-Sanatanis. It is true. The Aryan race religion is known as Sanatana Dharma. Sanatana Dharma includes Vedas, includes epics, includes all the things that you have, Puranas, other things. So that is all comprehensive. Then I have gone through the Hinduism. The latest book of S. Radhakrishna, which he has collected himself. He said Hindu way of life. He has become Hindu view of life now. The difference, the subtle difference, he has brought in this book, you can say. Then there has been this misunderstanding, and usually your own championing of the cause of Hinduism, forgetting that what you are talking is not Hinduism, but Brahminicanism. I'm not against Brahmin history, I'm talking philosophy, I'm a student of philosophy. There is a book known as Brahminism, Buddhism, and Hinduism. Everybody has become a priest of Brahminical Hinduism now, particularly the media. They try to interpret us in such a manner, which Praful has just now said. We are subject to this kind of interpretation that we are misunderstood more than what we are understood. Then we have, I don't know, then we have a scriptures. You see, we have got Zoroastrian thing, which is very nearer to Hindu thought. I'm not going because, unfortunately, Indian religion and philosophy are intertwined. So much so that it is difficult for us to differentiate. Why I'm saying all this? Sir, I'm saying this because we are talking about Rama Janmabhoomi, Ayodhya temple. Very great culture. But are we going to praise the sculptural building, temple, or Ram? Ram was existing before 22. Please understand me. Ram was existing before February 22. He was in our hearts. Why I'm saying this? Because in every village of ours, we have a temple. A small temple which may not have the structure that you have. But yet we always thought that Ram lived there. And every day morning, our villagers go there to offer that puja. Now today, by giving this kind of a importance, or the publicity, or the projection, what you are doing is you denigrating. मुझे एक छोटा शेर याद आ रहा है शाहिर का. किसी शहंशाह ने अपने दौलत के आड़ पे ताज बना के ताजमहल किया हमारा गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया गरीबों का मोहब्बत का मजाक. इस तरीके से आपने बड़ा बनाया, हम सब लोग उसके साथ हैं, वो आस्था है, हमने कभी चैलेंज नहीं किया. But don't challenge the Asta of the South also. Please understand, we are Dravidians. We were Dravidians, we are trying to evolve. We are trying to understand. Today, the temples in South are more than that of the North. How? Why? When you came down the Narmada, you encountered the Dravidians. Or the DNA studies today tell us that the Dravidians were there right in the North also. Why I'm saying this? Every time we raise, the objections come as if we are talking anti-national. The word anti-national also being used when we talk about some god. Do you know something about Onam? The Kerala friends are here. The Onam is celebrated every year, where your Prime Minister also joins to wish us. Onam is a festival when we want the Emperor to come back. Why? Because your own Vishnu Avatara had pressed him down down the word, what not got it down. So we think he'll come back. So Bali, the Emperor Bali, we are waiting for the Bali to come back. So respect us. We have also things like that. I know one of the greatest religious men today you find, what I know is Digvijay Singh. He is so much attached to all the sadhus and seers and the priests that he spends all the time, and in a week he has 3 days fasting. To the rights, we have never objected to that. But why do you object when we have something to do?
Then I'm trying to tell you, somebody raised a controversy whether Ram ate meat or not. The entire eating periods of ancient. See, reading the books, you tell us. You want to find fault with us, find fault, but don't use the word anti-Indian when we interpret Hinduism in our own fashion. Respect that. Because the Indians had their own way. They tried to evolve themselves. When the Aryans came down, we tried to understand them, but they had a better things to offer. They had one thing known as Sanskrit. We did not learn Sanskrit. The greatest revolution, the cultural revolution this country ever seen, Asian countries saw, was, sir, when you tried to translate all these scriptures into regional languages. This regional language movement, which came through Bhakti movement, Ramananda, Kabir, or Chaitanya, they brought us nearer to the God. Otherwise, I'm a Hindu. I'm a devout Hindu, but not allowed to your houses. I'm a Hindu, but I'm not allowed to come and sit with you to eat. Keshavji. I'm a Hindu. Sir, I'm looking to you. Because you allow me, that's why I'm looking there. They don't allow. I'm a Hindu, where I'm not allowed to come and sit with you in a pankti when you are eating. I'm a Hindu, but I'm not able to touch your water. I'm telling you my practice. Practical experience I'm trying to tell you. It's all right. Bhupesh Yadav may not agree to this because he comes from the ruling class of the North Aryans. We are not. Understand, I might be Yadav, but down south Yadav is different from what North Yadav is. Please understand the cultural aspect of it. When Trivedi, yes, when Trivedi raised today in his 0 hour something about dharmic thing to our constitution and the constitutional laws, he meant that. Have a political dharma. Don't have dharma into politics. Because dharma you are interpreting in your own fashion. Dr. Keshav. No, but see, look here. I might be agnostic, but I have always respect for all the cultures. I have never run down anything. But at least my family is a very, very religious family. I may Dr. not. Keshav. I may not. I'm really sorry, sir. That's what I'm saying. Sir, it took some time from you only for 3 or 4 minutes. In the beginning, I said it is a very short intervention. It is only to bring to your notice, my friend's notice, that please don't turn us down because you are majority. Don't turn us down because you think you are great. If anybody were to read, I'm asking Rakesh Sinha, whose speeches I'm not sometimes very impaired, Art Trivedi, they do. See, I'm asking them to tell their friends, colleagues, that when they interpret religion in the context of philosophy, let them understand. Please mind up. That Kurma Purana said, we have many communities, we have many gods, we have many practices, we have many rites. All of them together make one religion. That religion, Aryans accepted as their religion. So, here afterward, whenever we talk, if it is in politics, please understand our own self. Say that after 1,000 years or 2,000 years or 5,000 years is not a big age for making a civilization. So it has taken only 1,000 years for us. We are evolving ourselves, and yesterday you took a strong objection, Chairman, sir, about saying we can't do any word which is against India. You can't speak it. We are a union of states, Mr. Chairman, sir. Let me tell you, under Article 105, I have a right to say, I have a right to give money. The Constitution says we are a union of states. That means we, the British provinces, plus 600 states joined together on some condition, some agreement, we became one we shall remain one. Thank you, Dr. Keshav. We are enlightened. Also on constitutionalism. Sri Surender Nagar. सभापति जी, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर की चर्चा में आज मैं उनके समर्थन में यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति जी, आजादी के बाद
पहली बार देश में खंडित विभाजनकारी विकास की अवधारणा को समाप्त करने वाली सरकारें यहां रही, लेकिन सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से इस देश में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की राजनीति की नींव रखी। सभापति जी, देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने खास तौर पर जो एससी समाज के लोग हैं, हमारे अनुसूचित जाति के समाज के लोग, उनका समर्थन लेने का तो काम किया, लेकिन उनके राजनीतिक नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। और इससे केवल आम दलित नेता नहीं, इस देश के सबसे बड़े सर्वमान्य दलित नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी कांग्रेस ने नहीं बख्शा। जब पहली बार इस देश की संविधान सभा में बाबा साहब को जाने का मौका मिला, तो कांग्रेस ने उन्हें उस देश की संविधान सभा में नहीं आने दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के सहयोग से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, और दूसरी बार बाबा साहब को जयकर जी, जो हिंदू महासभा के, उन्होंने अपनी सीट खाली की, और उनके सहयोग के बाद बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। और इतना ही नहीं, देश की आजादी के बाद जब 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने उनके सहयोगी एनएस काजोलकर को बाबा साहब के खिलाफ लड़ाया और बाबा साहब को हराने का काम किया। और इसके बाद 1954 में भंडारा लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, उस समय उनके खिलाफ नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए और बाबा साहब को हरवाने में सहयोग किया। यह कांग्रेस का असली चेहरा है। दलितों के प्रति उनकी जो सोच है, और इससे भी बढ़कर मैं कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं किया कांग्रेस ने जिन्होंने एनएस काजोलकर जिन्होंने बाबा साहब को हराने का काम किया, उन्हीं काजोलकर को समाज की सेवा करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। यह कांग्रेस की सोच है दलितों के प्रति। और इसी सोच के खिलाफ बाबा साहब ने 27 अक्टूबर 1951 के चुनाव अभियान के दौरान रामदासपुर जालंधर पंजाब में अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा था, मैं कांग्रेस सरकार के साथ 4 साल तक सहयोग करूंगा। मैं अपनी सारी शक्ति ईमानदारी से मातृभूमि की सेवा में लगा हूं, लेकिन इतने वर्षों के दौरान मैंने खुद को कांग्रेस के संगठन में विलय नहीं होने दिया। हम पहले ही चुनाव से कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, क्योंकि वह अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। और कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू को देख लीजिए, ये बाबा साहब ने कहा है, कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू को ही देख लीजिए,
जिन्होंने 20 वर्षों के दौरान 2000 भाषण दिए, लगभग 20 वर्षों में 2000 भाषण नेहरू जी ने दिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की। ये नेहरू जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में बाबा साहब ने कहा। और इससे भी बढ़कर जो आरक्षण की आज बात करते हैं, आरक्षण की दुहाई देते हैं कांग्रेस के लोग, उसके बारे में नेहरू जी की क्या सोच थी? नेहरू जी की पुस्तक है लेटेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर के आरक्षण के क्रम संख्या 24, 25 और 26 में नेहरू जी ने कहा है कि आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विसेज। I react strongly against anything which lead to inefficiency and second-rate standard. ये आरक्षण के बारे में कांग्रेस और नेहरू जी की सोच थी। कांग्रेस जो नौकरी आरक्षण से नौकरी प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनके बारे में नेहरू जी और कांग्रेस की सोच थी, वो उसमें दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे। ये कांग्रेस की सोच थी। और दूसरी तरफ लंबे समय तक कांग्रेस को उन राज्यों में शासन करने का मौका मिला जहां उनका जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, जहां बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की, जो बाबा साहब के पंच तीर्थ हैं। अगर उनकी हालत 2014 से पहले की हालत आप देखें तो 2014 से पहले जो बाबा साहब के पंच तीर्थ थे, वोट तो कांग्रेस ने लंबे समय अनुसूचित जाति के लोगों का लिया, लेकिन बाबा साहब के पंच तीर्थों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उनके विकास की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 2014 के बाद सरकार बनाने के बाद बाबा साहब के जो पंच तीर्थ हैं, जो हमारे आस्था के, जो हमारे दलित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज के आस्था के स्थल हैं, उन स्थलों का अगर विकास किसी ने किया आजादी के बाद, तो इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने करने का काम किया। ये फर्क है सोच में, कांग्रेस और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच में फर्क। ये है फर्क नरेंद्र मोदी जी। और आप तो बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के हमारे साथी कांग्रेस के कांग्रेस के हमारे साथी तो उन पंच तीर्थों को कभी जाके उनके दर्शन भी नहीं करे होंगे, क्योंकि केवल आप दिखावा करते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो बाबा साहब के लिए समर्पित है, बाबा साहब के विचारों के लिए समर्पित है। इसीलिए बाबा साहब के पंच तीर्थों का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम। आजकल कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी अपनी जाति बताते हैं, कभी अब उन्हें गोत्र भी बताते हैं, और कभी वो अपना जनेऊ भी दिखाते हैं, लेकिन वो समय समय पर अपना चेहरा और अपनी बातें बदलते रहते। एक बार वो जनेऊ दिखाते थे, जाति बताई, गोत्र बताया, लेकिन आजकल उनको ओबीसी याद आ रहा है। लेकिन ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है? नेहरू जी ने जिस जनगणना की वो बात आज कर रहे हैं, नेहरू जी के विचार क्या थे उस पे? नेहरू जी ने उसके बारे में कहा क्या था? कभी कम से कम उसको तो पढ़ लेते। नेहरू जी ने कहा था, आजादी के बाद नेहरू सरकार ने निर्णय लिया था कि ओबीसी की भारतीय सूची की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये किसी और ने नहीं किया था, ये देश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी का निर्णय है, ये किसी और का निर्णय नहीं है। आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, और ओबीसी की बात में भी ओबीसी की बात भी करना चाहता हूं। 3 आयोग बने आजादी के बाद। 3 आयोग किसने बनाए? आपको किसने रोका था उन तीनों आयोगों की रिपोर्ट लागू करने से? क्या विचार थे आपके? पहले आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की आपने? कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की? और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी हुई तो राजीव गांधी जी ने उसका विरोध किया था। यह किसी और ने विरोध नहीं किया था, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। आज आप ओबीसी की बात करते हैं, जिस ओबीसी के आरक्षण लागू करने की बात, और तीनों रिपोर्टों को जो आपके शासन में आई थी, जो आपके समय की थी, आपको लागू करने से किसने रोका था? हाँ, आपको एक परेशानी है कि इस देश के बैकवर्ड समाज का सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को पहला प्रथम बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिला। यह आपको बर्दाश्त नहीं, इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी परेशानी है, इस परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन इस देश का पिछड़ा, इस देश का अनुसूचित जाति का लोग, इस देश का अगड़े समाज का जो सबसे नीचे पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, वो समझ चुका है कि उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। माननीय सभापति जी, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, राजनीतिक नेतृत्व की बात करूं, प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमें मिले, और अगर राजनीतिक भागीदारी की मैं बात करूं, राजनीतिक भागीदारी में अगर आप उठा लीजिए, आज सबसे ज्यादा ओबीसी के लोकसभा के सदस्य किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। अगर आज देश में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के विधायक हैं तो बीजेपी के हैं। अगर विधान परिषद के सबसे ज्यादा ओबीसी के सदस्य हैं तो बीजेपी के हैं। आज सबसे ज्यादा इस देश की आजादी के बाद मंत्री अगर बने ओबीसी के तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने। सबसे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी, जिसकी लड़ाई, जो बाबा साहब ने जिसके लिए संघर्ष किया, जो बाबा साहब को आपने हरवाने का काम किया, राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक नेतृत्व तो आपने नहीं उभरने दिया, वो राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम ओबीसी के लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम करने का। आपने क्या किया? नौकरी की तरफ ओबीसी एससी को नौकरी मिल जाए, आरक्षण की आप बात करते थे, जिसमें आपकी नियत नहीं थी, नेहरू जी की भी नियत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की को बधाई देना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने समाज के उस वर्ग को, जो ओबीसी का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम विश्वकर्मा समाज कहते हैं, जो नाई, जो हमारा धोबी है, जो लोहार बढ़ई है, उस समाज, कुम्हार, जो अपने हाथ से काम करता था, जिनके पास स्किल होता था, वो धीरे धीरे इस नौकरी के चक्कर में वो स्किल उनका खत्म हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री ने समाज के उस वर्ग की चिंता करने का काम किया और विश्वकर्मा जैसी महत्वपूर्ण योजना उनके लिए लेकर आए, जिसमें उनको स्किल तो किया ही जाएगा, उनको साथ साथ उनको अपना व्यापार करने के लिए भी उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। माननीय सभापति जी, किसानों को लेके एक बड़ी योजना, पहले किसानों से पहले मैं आयुष्मान के अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। सभापति जी, आप भी किसान पुत्र हैं, आपने भी गांवों में देखा होगा अपने समय। गांव में अगर अक्सर हमारे बहुत से लोगों का अनुभव होगा जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वहां जाकर जब किसी गरीब परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो वो एक काम करता है कि पहले तो ये करता है कि कहीं से पैसे उसको उधार मिल जाए। अगर उसको गांव में कोई उधार भी नहीं देता था तो फिर उसके बाद वो कर्ज लेता था, और जब गंभीर बीमारी हो जाती थी, लाइलाज हो जाता था, वो संभव नहीं हो पाता था, तो वो अपने मरीज को अपने घर लेकर जाता था धन के अभाव।
और उसको समय का उसका इंतजार करता था। ये स्थिति हमारे गांवों में आम आदमी, गरीब आदमी की थी। ये पीड़ा थी इस देश की इस गरीब की इस पीड़ा को समझने का काम आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आयुष्मान योजना लाकर इस देश में किसी भी गरीब परिवार के व्यक्ति को अब इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 लाख तक का इलाज फ्री देने का काम आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सभापति जी, मुझे अब ये विकसित भारत जो हमारी यात्रा थी उसमें जाने का मौका मिला, कुछ लाभार्थियों से मिलने का भी मुझे मौका मिला। मैं एक दो अनुभव बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं एक महिला लाभार्थी से मिला। मैं महिला लाभार्थी से पूछा कि क्या तुम्हें लाभ मिला, क्या हुआ। उसने बताया कि मेरे घर में सांसद जी 5 लोगों को डेंगू हुआ था। मैंने कहा हुआ क्या फिर उसके बाद? बोले हम तो इलाज कराने गए और हमें 1 पैसा भी नहीं देना पड़ा, 5 का इलाज फ्री हुआ। तो मैंने कहा इससे पहले क्या होता? बोले सांसद जी हम नहीं इतना अच्छा इलाज करा पाते अगर आयुष्मान कार्ड हमारे पास नहीं होता। और उन्होंने मंच से खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा समय ले लेते हुए अंत में एक बात कहकर, दूर लोगों को पास करते हैं, दूर लोगों को पास करते हैं, काम हर एक खास करते हैं, काम हर एक खास करते हैं। मोदी नाम है उस इंसान का, साथ सबका विकास करते हैं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister to reply the discussion. आदरणीय सभापति जी, मैं यहाँ आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में भागीदार बनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण को मेरी तरफ से आदरपूर्वक धन्यवाद भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है। और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं राष्ट्रपति जी के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और राष्ट्र को दिशा निर्देश के लिए और एक प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को सामर्थ्य देने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
चर्चा के दरमियान अनेक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं।
देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है और हमने सुना है। लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है। और आज जो भी बातें हुई हैं उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं।
और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने nothing, जात, only the address will go on record. और Nothing else. भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर, और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए, और ये कांग्रेस हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहाँ एक शिकायत थी, और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों बुरा कहना चाहिए। जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं।
सदस्यगण जानते हैं, ये कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते 2 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। ये कोट मैंने पढ़ा, ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था और खुद के कार्यकाल में कहा था, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं, देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था, ये उस समय में भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए। राशन की योजना में लीकेज होती है, जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है। इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं, उस पर शक होता है। ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैंने दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट, प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा।
आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? पर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो इस देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे। क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में? आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, ढकियानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं। इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना उसको गर्व का और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन, स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं। मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है। आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं
इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है, और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं। और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन 4 स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, सिद्ध करना चाहते हैं, तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती सर। 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना, तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते, तो आज यहां पर पहुंचते।
सभापति जी, ये कोड मैं पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोड पढ़ रहा हूं। और आदरणीय सभापति जी, Leader of opposition was heard in rapt attention. Are you setting this example? Leader of opposition was heard आदरणीय in rapt सभापति attention. जी, Please sit down. Sit down. आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए। दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण देख सकता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं, और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी, एसटी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे। उसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है। और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित हो गया। आदरणीय सभापति जी, एससी, एसटी, ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे,
सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं। Sir, only the address will go on record. जो Please. Only address, no. पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव उनको उम्मीदवार बनाया। आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है, अगर हमसे वैचारिक विरोध होता, आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता, मैं समझ सकता था, लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था और इसलिए आपने, और ये जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे, वो भी एक आदिवासी था, नॉर्थ ईस्ट, उनके साथ भी यही किया गया था। और आज तक सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है। पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा, हमारी प्राथमिकता क्या है, सब परिचय दिया। आदरणीय सभापति जी, जब हम हमारी सरकार के परफॉर्मेंस की बात करता, एनडीए की जो गरीब कल्याण की नीतियों की बातें करता हूं, थोड़ा सा अगर उस समाज को निकट से जानते हो, आखिर कौन समाज है लाभार्थी, कौन लोग, ये झुग्गी झोपड़ी में किसको रहने के लिए जिंदगी गुजरनी पड़ रही है, ये किस समाज के लोग हैं? मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, व्यवस्थाओं से वंचित रहना पड़ा है, कौन समाज है? हमने जितना काम किया है ना, ये एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, इसी समाज के लिए। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है, तो मेरे इस समाज के बंधुओं को मिला है। स्वच्छता के अभाव में हर वर्ग बीमारी से जूझना पड़ता था, उनको स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम सभापति जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है, ताकि उसको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला। इसी परिवारों के हमारी माताएं बहनें धुएं से खाना पका पका करके अपनी स्वास्थ्य के संकट को झेल रही थी, हमने उनको उज्ज्वला गैस दिया, वो इन्हीं परिवारों को। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके लाभार्थी यही मेरे परिवार है, जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवारजन हैं, जिनके लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ ऐसा नैरेटिव रखा गया, कम से कम तथ्यों को इस प्रकार से नकारना किसका भला होगा? आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां शिक्षा के भ्रामक आंकड़े रखे गए, गुमराह करने का कैसा प्रयास होता है।
पिछले 10 वर्ष में SC ST स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है 10 साल में उसकी वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में स्कूलों में, हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बड़ी है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुआ है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले 120 एकलव्य मॉडल स्कूल थे। आदरणीय सभापति जी, आज 400 एकलव्य मॉडल। आप इन चीजों को क्यों नकारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सभापति जी, पहले एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी, आज 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज हैं। आदरणीय सभापति जी, भी सच्चाई है कि लंबे अरसे तक दलित, पिछड़े, आदिवासी बेटे बेटियां कॉलेजों का दरवाजा तक नहीं देख पाते थे। मुझे याद है, मैं गुजरात में जब सीएम बना तो मेरे लिए चौंकाने वाला एनालिसिस मेरे सामने आया। गुजरात में उमरगांव से अंबाजीपुरा बेल्ट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे दिग्विजय जी के एक दामाद भी उसी इलाके में है। उस पूरे इलाके में साइंस स्ट्रीम की एक भी स्कूल नहीं थी। मैं जब वहां गया, अब उस इलाके में मेरे आदिवासी बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं होगी तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी का तो सवाल ही कहां उठता है। ऐसी मिनिमम चीजें और यहां पर क्या भाषण दे रहे हैं जी। आदरणीय सभापति जी, और मैं बताना चाहता हूं, सदन को गर्व होगा, संतोष, आप उस सदन में बैठे हैं, वहां एक ऐसी सरकार आपके साथ बात कर रही है, कि ऐसी सरकार नेतृत्व कर रही है जहां कितना बड़ा परिवर्तन आया। आप उस समाज का विश्वास बढ़ाइए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, वो देश की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें। आप देखिए, आदिवासी और हमारे SC ST समाज के विद्यार्थियों का नामांकन, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में SC विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ा है। उच्च शिक्षा में ST विद्यार्थियों का नामांकन 65% बढ़ा है। हायर एजुकेशन में OBC समाज के विद्यार्थियों का नामांकन में 45% बढ़ोतरी। और जब मेरे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित उन परिवार के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस समाज के अंदर एक नया वातावरण पैदा होगा। और उस दिशा में हमारी कोशिश यही है कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे, लेकिन मजबूती से काम करें। और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस प्रकार से बल दे के काम किया है। कृपा करके, जानकारियों का अभाव है तो कहीं हम जानकारियां दे देंगे, लेकिन ऐसे नैरेटिव मत बनाइए ताकि आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो, आपके शब्द की ताकत खत्म हो जाए। आप पर दया आ जाती है कभी कभी। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ, सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और जब इतने सारे काम करते हैं, मुझे किसी ने कविता लिख करके भेजी थी। कविता तो बड़ी लंबी है, तो उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है, नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें
आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें खोजे अपनी ठोर। आदरणीय सभापति जी, किस प्रकार से देश में निराशा फैलाने का प्रयास, मैं ये तो समझता हूं, जो लोग इतनी निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वैसे निराशा फैलाने का उनका सामर्थ्य भी बचा नहीं है, वो भी सामर्थ्य नहीं बचा। आशा का तो संचार कर ही नहीं सकते, जो खुद निराशा में डूबे उनसे आशा है। लेकिन देश में हर जगह जहां बैठो वहां निराशा 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 फैलाने का जो खेल चल रहा है और सच्चाई को नकार करके हो रहा है, वो न खुद का भला कर पाएंगे न देश का भला कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, हर बार एक ही गाना गाया जाता है, समाज के कुछ वर्गों को भड़काने के लिए बिना हकीकतों को ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं। मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूं और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट कर ले ताकि पता चले। आदरणीय सभापति जी, यहां पर सरकारी कंपनियों को लेकर हम पर भांति भांति के आरोप लगे। क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर पैर माथा कुछ नहीं, बस लगाते चलो। अब देखिए, देश को याद है मारुति के शेयर का क्या खेल चल रहा था। उस जमाने में हेडलाइन बना करती थी, मारुति शेयर का क्या चल रहा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, वरना उनको वहां तक पानी पहुंचेगा कि शायद यहाँ पर करंट लग जाएगा, इसलिए मैं वहां तक जाना नहीं चाहता। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश को जानना जरूरी है। आदरणीय सभापति जी, मैं तो आजाद भारत में पैदा हुआ हूं, मेरे विचार भी आजाद हैं और मेरे सपने भी आजाद हैं। जो गुलामी की मानसिकता को जीने वाले हैं, उसके बाद और कोई चीजें नहीं है, वही पुराने कागज लेकर के घूमते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती बाती की बातें यहाँ सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, एचएएल उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी, और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था एचएएल के नाम पर। जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया था, वो एचएएल के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए, ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। देश भली भांति जानता है। और अब मैं हमारे कार्यकाल के जरा सफलता की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल के कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी एचएएल बन गई।
कहां छोड़ा था, कहां जाके लगाया हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो जहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक भाई है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। जो आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है, पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा, 234 आज 254 है। 234 से आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले, यानी 2014 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था, और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है, और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है।
ना तो वो लिफ्ट हो रहा है ना वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला। और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूँ। जैसे हमारे यहाँ दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भाई एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए थे, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीजों का पता है। देवगढ़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीजों का पता है, तो हम इसका महात्मा समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं थी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूं। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूँ। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मैं तैयार हूं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो, ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है, इतना बड़ा संकट आया दुनिया का। ऐसे संकट के समय
राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड में, एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बन करके केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिल करके, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिल करके इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है, राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है। इस सोच में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, G20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते थे। हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है। हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200, एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में। ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। मेरे लिए किसकी सरकार है इसके आधार पर मैं देश नहीं चलाता। हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस भूमिका से काम किया है। आदरणीय सभापति, हमारे देश में विदेश के मेहमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे थे, थोड़ा पहले भी आते थे। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूं राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में भी है। पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कोने का एक्सपोजर मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। वहां की सरकार का सहयोग असहयोग इसके तराजू पर नहीं तोड़ते। एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। मैं दुनिया को पता चले कि मेरा राजस्थान ऐसा है। आदरणीय सभापति जी, हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो सफलता है ना, उसमें 80% भूमिका मेरे राज्यों के सहयोग की है। राज्यों ने जो सहयोग किया है, उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मेरी भावना को समझा है। आज इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों से मिल रही है। और जो राज्य, वो राज्य की औसत में भी आखिरी पायदान पे खड़े थे, वो आज नेशनल एवरेज के साथ कंपटीशन करने लगे। ये डिस्ट्रिक्ट कभी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे। ये सबका सहयोग से हो रहा है, और इसलिए हमारे कार्यक्रमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविष्य को बनाने की है। आज देश का हर कोना, हर परिवार विकास के फल प्राप्त करे, ये हम सबका दायित्व है, और हम उसी दिशा में जाना चाहते हैं। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है
तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं? क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव हमारे यहाँ वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचारना है, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें, ये नदियां मेरे यहां से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं देने दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दें कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन की संभावनाएं, पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। आदरणीय सभापति जी, पिछले 10 वर्ष नीति और निर्माण के आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, Nothing will go on record. No. आदरणीय सभापति जी, Take your seat. नीति और निर्माण, This conduct doesn't suit your ये position. नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए Please take your seat. जो दिशा हमने पकड़ी, Take your seat. जो निर्माण कार्य हमने लिए हैं, बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। आदरणीय सभापति जी, हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे, उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े। अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए। हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उसके लिए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विध कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाना और ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल जब हम कहते हैं
कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए, ये कहना क्यों? कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूत, ताकि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जीत करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है। और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। आदरणीय सभापति जी, देश जानता है आदरणीय सभापति जी, और इसीलिए मैंने गारंटी दी है। मेरी गारंटी है, गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी, ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है। अगर परिवार बड़ा होता है, नया परिवार बनता है, पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गारंटी है कि नल से जल, हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है, हम जारी रखेंगे। ये काम सारे तेजी से चलेंगे, क्योंकि विकास का जो रास्ता, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे।
ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना, पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे। इसलिए मैं कह रहा, आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बढ़ना था। मैं देखने वाला हूं 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान देने। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी। इलेक्ट्रॉनिक हर गुड्स में वो चीप होगी जिसमें किसी न किसी भारतीय का पसीना होगा। आदरणीय साहब, दुनिया के इलेक्ट्रिक बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य आने वाले 5 साल में देश देखेगा। आदरणीय सभापति जी, आज देश लाखों करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम ऊर्जा जरूरतों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने में सफल होंगे। इसे इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ग्रीन हाइड्रोजन अभियान, हम दुनिया के बाजार को लालायित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रहेगा। इथेनॉल की दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम 20% का लक्ष्य प्राप्त करके हमारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में सस्ता मिले, इसकी व्यवस्था होगी। आदरणीय सभापति जी, जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूं, उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है। किसानों की नई बचत होने वाली है। देश के हजारों करोड़ रुपए आज खाद्य तेल, हम कृषि प्रधान देश तो कहते हैं, लेकिन आज भी हजारों करोड़ रुपयों का खाने का तेल हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। हमारा देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मुझे पक्का भी, जो नीतियों को लेकर के हम चलते हैं, एडिबल ऑयल में मेरा देश बहुत एक आत्मनिर्भर 5 साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जेब में जाएगा, जो आज विदेश के बाजार में जाता है। आदरणीय सभापति जी, केमिकल की खेती के कारण हमारी धरती माँ को बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले 5 साल में नेचुरल फार्मिंग की तरफ देश के किसानों को ले जाने में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। एक नया जागृति का काम होगा, हमारी धरती माँ की भी सुरक्षा होगी। आदरणीय सभापति जी, नेचुरल फार्मिंग बढ़ने से दुनिया के बाजार में भी हमारे उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है। आदरणीय सभापति जी, यूएन के माध्यम से मैंने मिलेट का अभियान चलाया।
श्री अन्न तक के नाते आज हमने उसकी पहचान दी है। मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूं जबकि आने वाले 5 साल में दुनिया के बाजार में सुपर फूड के रूप में मेरे गांव के छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा हुआ मिलेट श्री अन्न दुनिया के बाजार में प्रतिष्ठा होगी, सुपर फूड की प्रतिष्ठा होगी। आदरणीय सभापति जी, ड्रोन खेतों में एक नई किसानों की ताकत बन करके उभरने वाला है। 15,000 ड्रोन दीदी का कार्यक्रम ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत सफलता दिखती है। आदरणीय सभापति जी, हम नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने में प्रयोग अब तक सफल हुए हैं। हमने नैनो यूरिया में बहुत बड़ी सफलता पाई है, नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है, और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घूमने वाला किसान एक बोतल के खातर से काम चला लेगा, वो इतनी दूर नहीं है। आदरणीय सभापति जी, सहकारिता क्षेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है। उसके पीछे इरादा है कि एक सहकारिता का पूरा जन आंदोलन नई ताकत के साथ उभरे और 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार उभरे, उसको भी हम, और उसका सबसे बड़ा लाभ हम 2 लाख भंडारण का काम जो हाथ में लिया है, जब 5 साल के भीतर भीतर वो पूरा हो जाएगा, छोटा किसान को भी अपनी पैदावार को रखने की जगह मिल जाएगी। किसान तय करेगा किस भाव से बाजार में बेचना है, नहीं बेचना है। उसको जो बर्बाद होने का डर था वो खत्म हो जाएगा और किसान की आर्थिक ताकत बढ़ जाएगी। पशुपालन और मछली पालन पक्का मैं कहता हूं नए रिकॉर्ड बनाने वाले। आज हमारे यहाँ पशु की संख्या है लेकिन दूध की उत्पादन कम है। हम इस स्थिति को बदल देंगे। फिशरिंग एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। हमने एफपीओ की जो रचना का प्रारंभ किया है, अनुभव बहुत अच्छा है। 5 साल के भीतर भीतर किसानों की एक नई संगठन की शक्ति और कृषि उत्पादन में वैल्यू की ताकत, ये लाभ मेरे देश के किसानों को अवश्य मिलने वाला है। आदरणीय सभापति जी, G20 की सफलता ने साफ कर दिया है और दुनिया में कोविड के बाद जो खुलापन आया, उस खुलापन का सबसे बड़ा लाभ हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज्म आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है। भारत में भी बहुत से राज्य ऐसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म होगा और वो दिन दूर नहीं है। जिन नीतियों को लेकर के हम चल रहे हैं, भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। आदरणीय सभापति जी, जिसका हिसाब किताब पहले बहुत कम हुआ करता था, जिसकी बातें सुन करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी, जब मैं डिजिटल इंडिया की चर्चा करता था, जब मैं फिनटेक की चर्चा करता था, तब मैं जरा आउट ऑफ बॉक्स के बातें कर रहा हूं ऐसा लोगों को लगता था। आउटडेटेड सोच वालों के लिए सामर्थ्य का अभाव था, लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूं आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। भारत एक नई शक्ति है और डिजिटल व्यवस्थाएं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। विश्व मानता है कि एआई का सबसे ज्यादा उपयोग कोई करने का सामर्थ्य किसी देश में होगा तो हिंदुस्तान में होगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग मेरा देश करेगा। आदरणीय सभापति जी, स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों का पराक्रम नजर आने वाला और आने वाले 5 साल का जो कार्यक्रम है ना, मैं आज उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विश्व को अचंभित करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति, ग्रास रूट लेवल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव, 10 करोड़ स्वयं सहायता जूथों में हमारी माताएं बहनें जुड़ी हो और 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी, ये अपने आप में हमारे बेटियों के उत्कर्ष की गाथा लेकर हैं। आदरणीय सभापति जी, ऐसे अनेक विविध क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में मैं साफ देख रहा हूं आने वाले 5 साल भारत, कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब 5 साल में वो मजबूत नींव आएगी और 2047 तक पहुंचते पहुंचते ये देश उस स्वर्णिम युग को फिर से जीने लगेगा। इस विश्वास के साथ आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्पित भाव से, हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है। उसी एक भावना के साथ हम चले हैं
चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। आने वाली सदियां इस स्वर्ण काल का इतिहास में अंकित करेगी, ये विश्वास मेरे मन में इसलिए है, देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश बदलाव के 10 साल के अनुभव को देखा है, एक एक क्षेत्र में जो बदलाव देखा है वो तेज गति से बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई ताकत प्राप्त होने वाली है और हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ये हमारी कार्यशैली का हिस्सा है। आदरणीय सभापति जी, मैं फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे उसके कारण देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और डंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है, संविधान की पूरी साक्ष्य रख करके ये विचार रखने का अवसर मिला है, मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है, जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। मैं फिर एक बार आदरणीय सभापति जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय राष्ट्रपति जी को मेरी तरफ से उनके व्याख्यान के लिए आदर पूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendments numbers 1 to 4 by Shri Tiruchi Shiva. Are you moving? Yes, sir. Are you moving? Moving, sir. As is amendments, I shall now put the amendments to vote. Those in favor, please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. Amendment numbers 1 to 4 are negative. Amendment numbers 5 to 7 and numbers 18 to 23 by Sri M. Sanmugam. Sri M. Sanmugam. Moving, sir. You are moving. Moving. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. Amendment numbers 5 to 7 and numbers 18 to 23 are negative. Amendment numbers 14 to 17 by Shri Ilamaram Karim. Are you withdrawing? Moving. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it. The noes have it. Amendment numbers 14 to 17 are negative. Amendment numbers 25 to 34 by Dr. Ashok Kumar Mittal. Are you moving? I withdraw. Amendments are withdrawn. Amendment numbers 40 to 46 by Srimati J.B. Mather Isam, not present. Amendment number 55 to 63 by Shri Sandosh Kumar P. You are moving? Yes, I'm Sure about it? sure. Very much sure. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Noes have it. Noes have it. Amendment number 55 to 63 are negative. Amendment number 64 to 70 by Dr. John Brittas. Are you moving? Are you moving? Yes or no? Indeed, I am moving, sir, to protect the federalism. I shall now, nothing else will go on record. You are moving, that's all. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendment numbers 64 to 70 are negative. Amendment number 71 to 77 by Dr. Kani Moji, NVN Somu, not present. Amendment number 78 to 84 by Shri R. Girirajan, not present. Amendment numbers 85 to 92 by Shri Shakti Singh Gohil, not present. Amendment numbers 93 and 94 by Shri M. Muhammad Abdullah, not present. Amendment number 95 to 101 by Shri A.D. Singh. Moving. I withdraw. Amendments are withdrawn. Amendment number 102 by Shri Digvijay Singh. I can't find, not present. Amendment not present. I shall now, honorable members, put the motion to vote. The question is that an address be presented to the President in the following terms. The members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31, 2024. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable members may recall that Business Advisory Committee at its meeting held on 1st February 2024 had allotted 8 hours for combined discussion for the financial business, which includes general discussions on interim union budget and interim budget for Union Territory of Jammu and Kashmir, and consideration and return of 4 appropriation bills and the Finance Bill 2024. In today's list of business, only the general discussion on the interim budget are listed, as the bills are yet to be transmitted from the other house. In view of the combined time allotment by the BSE, I suggest the House may devote 4 hours for general discussions listed today, which will be taken up together. The remaining 4 hours may be allotted for the discussion on the bills as and when listed. I hope the House agrees. House agrees. Honorable members, I have to inform that the House will be bidding farewell to the retiring members tomorrow, that is 8th of February 2024. Accordingly, the 0 hour and the question hour will be dispensed with tomorrow to enable the retiring members, leaders of parties and others to make their farewell speeches. Interim Union Budget 2024-25 and the Interim Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25 to be discussed together. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Johar Sarkar, not present. Shri M. Shanmugam, not present. Shri Sujit Kumar, Sir, for the budget, sir. Sir, I had intimated that I would be speaking tomorrow. Yes. Sir, I had already intimated that I would be speaking tomorrow. But I called out your name and you are present. Sir, I had intimated yesterday that I would be speaking on the 8th. Speaking on the 8th. Anything very special tomorrow? No, sir, I have a committee meeting now, so I'll be leaving for that. But tomorrow already the business is listed, you know that.
Sir. Shri V. Vijay Sai Reddy. Thank you very much, sir. Yes. Please take the floor. Sir, how many minutes, sir? Yes. 8 minutes. 8 minutes. Sir, opposition is not present, so no point in speaking when opposition is absent, sir. No. The rules do not provide for the kind of situation you are indicating. I have noted. Why are you saying so? Why are you making that you are the only one present? All your leaders have walked out. Chairman, Yes, sir. others are coming. Chairman, sir, why don't you give an opportunity to the treasury benches? Thereafter, I'll speak. Next. Please. Please cooperate with the chair. Okay, sir. Please go ahead. I'll continue, sir. Sir, on behalf of my party, YSR Congress Party, and our beloved leader, YS Jagan Mohan Reddy Garu, I thank the Honorable Finance Minister for presenting the union budget, interim union budget for 2024-25, sir. Sir, there are some positive developments, few positive developments. The government proposes to spend 47.65 lakh crores, that is 6% higher than last year. Sir, the second point is the government is tightening the monetary belt, planning to lower the deficit from 5.8% to 5.1%, which is good for the economy. And the third point is 70,449 crores have been allocated to the Department of Economic Affairs for the new schemes, sir. These are all the highlights of the budget. Sir, there are some points which I would like to bring to your kind notice insofar as the budget is concerned, and I would like to compare the budget, present interim budget, and with that of the budgets that have been presented by the earlier present opposition and earlier the party which has ruled this country for a decade. Sir, in the past 2 decades, we have had 10 years of gross mismanagement by the Congress party between 2004 and 2014. Sir, don't laugh. These are all the facts on record. Sir, the data and the facts all indicate that the Congress misrule from 2004 to 2014 has poisoned this Indian economy. You have poisoned the Indian economy, sir. Sir, please be seated. Digvijay Singh, sir. Sir, when Congress was in power, as Honorable Prime Minister has pointed out just now, India was the 3rd largest economy when they were in power, and now during their non-Congress government, it has come to 5th position, 5th largest economy in the world, sir, surpassing the countries like United Kingdom, France, and Canada. Sir, it is apparent that the Congress misgovernance that has held back India's growth, sir. Sir, the Congress will try to discredit the growth that has happened in the last, from 2014 onwards. So the Congress supported, in fact, I'm quoting the words which Sri Raghuram Rajan has said, sir, so-called eminent economist, has claimed that India would be lucky to achieve 5% GDP growth. That was his opinion. But in reality, the GDP growth has already exceeded 7%, as against 5% expectation of the Congress-supported Raghuram Rajan, sir. Sir, it is not a coincidence that India has become fast-growing major economy in the world when the Congress miscreants were kicked out of the power by the people of this country, sir. Sir, I am coming to the income equality or inequality. Sir, India's Gini coefficient, a measure of income equality or inequality, has fallen from 0.489 in 2011 and 12 to 0.402 in 2021-22. Sir, this shows
that the income inequality has reduced during non-Congress party rules, sir. Sir, when the Congress was in power, income inequality increased in its at least 2/3 of the states. When non-Congress government in power, about 25 crore people, as Honorable Prime Minister has pointed out, have been lifted out of the proper poverty, sir. Sir, income tax data shows that 1/3 of the people who reported the income less than 3.5 lakh a year in 2013 have moved to higher income bracket in 2021. Sir, please, Mani Sadasyagan. I request the Mani honorable Sadasyagan, members. please. Sir, please ensure that honorable members are seated in their respective I have seats. asked them. Now, please speak. Sir, India's performance on Human Development Index, which assess the standard of living in terms of health, education, and income levels, have risen from 0.59 to 0.63 under non-Congress government rules, sir. Sir, there are signs that the Congress has been huge curse, huge bane to the overall development of the people of this country, sir. This, sir, in coming to the inflation, this is very important, sir, which the Congress party has to take note of it. Inflation in India peaks whenever the Congress party is in power. Sir, I'll give the example, sir. I'll give the statistical figures. UPA 1, 2004 to 2009, 5.8% is the inflation. Sir, UPA 2, 2009 to 2014, it was 10.4%. Now, 2014 onwards, on an average, it is 4.8%, which is, when compared to 10.4%, it is less than half of it, sir. During the tenure of UPA government, the highest inflation rate, it went up as high as 12.2% in 2010 and 11, while it was 6.7% when the Congress was no longer in power, sir. Sir, even among the states, highest inflation was recorded in the states ruled by the Congress party, such as in Rajasthan, when it was ruled by the Congress party, 9.7%, and Jharkhand, it was 9%. Even in the states that have been ruled by the Congress party, the inflation was ruling the roost and it was higher, sir. Sir, coming to the corruption, sir, this is very important aspect. Congress and corruption have become synonymous. Whenever somebody says corruption, you can say that it is a Congress party. Congress has always treated public money as their own personal ATM. That is the style and characteristic of the Congress party, sir. The list of government scams, that have happened during UPA rule is never ending. Sir, I'll give the example, sir. Bofer scam, 2G spectrum scam, Commonwealth game scam, coal scam, Aadhar scam, National Herald scam, DLF scam, fodder scam, and so on and so forth. And we can list out any number of scams, sir. Sir, coming to the infrastructure, sir, during the UPA government, roads and highways grew at a rate of 5.3% during UPA regime. Sir, in contrast, the current growth rate has been for roads and highways is 8.25% with non-Congress governments at the helm, sir. Sir, the expenditure on roads from 32,000, sir, few more minutes, sir. Sir, I'll conclude it in 2 minutes. Please conclude. Sir, this is evident from the fact that the UPA government, around 46,000 crores per year was invested to build the new assets, and the current government has spent closely 3 times more than what has been spent by them, sir. Sir, ease of doing business. 2 minutes, sir. Sir, 2014, India ranked 142nd among 190 countries on ease of doing business index. Presently, it stands at 63rd. Sir, in the last 10 years, Congress era of ease of doing corruption, not ease of doing business. In the last 10 years, the Congress era of ease of doing corruption has finally been eliminated. Conclude. In conclusion, sir, this is the concluding paragraph. Sir, the last 20 years have shown us
that between 2004 and 2014, Congress, the word CONGRES, Please Con conclude Party. now. This is, I call it as a Con Party, conned the people of the country. Sir, the Congress Party has put its own interest before the interest of the nation. Sir, they have made false promises, looted the public coffers, and put India on economic retrograde. The people of this country will never forgive the Congress Party for their decades of economic Thank you, misgovernance. Mani Vijay. Thank you Sahib. very much, sir. Thank you. Mani Jawahar Sarkar ji. 6 minutes. 6 minutes. How? 6 minutes. How many minutes, sir? 6 minutes, sir. 6? 6. 16 tha, sir. 5 plus 1, 6. But it was 16, sir. It's here. No, sir. 6 minutes. It's here. You Anyway, have one more member from your party to speak. I think Dr. Santanu Sen, 6 plus 6, 12. Please speak. Your time has started. Sir, with your kind permission, I start my argument against this budget by mentioning the first point, that this is a budget that depends heavily on loans and debts. The fiscal deficit is a very innocent term. 5.8% is the fiscal deficit for the current year, which translates to 15.5 lakh crores of borrowing. 15.5 lakh crores of borrowing, and in this budget, out of 47 lakh crores, 17 lakh crores consist of borrowing. So you are dressing up with a neighbor's Banarasi sari and claiming that you are prosperous. Sir, in the last 67 years, the government of India has borrowed just 56 lakh crores in 67 years, almost 70 years. This government in 9.5 years has borrowed 3 times more. Today, India's debt stands at 164 lakh crores, which is unprecedented and in danger level. We are in a terrible state where interest repayments have to be done. That is primarily because of the lopsided taxation structure. The Indian Express mentioned recently that in the last 5 years, 4 years to be more specific, the personal income tax paid by people like you and me have gone up by 76%, 3 times. And whereas corporate income tax, which suffered a cut anyway, 4 lakh crores of corporate income tax were remitted, were lowered. Corporate income tax went up by only 24%. Where do you pay for developmental schemes? Where is the payment left for developmental schemes? You are paying 12 lakh crores of interest. You are paying 2.5 lakh crores on pension, 6 lakh crores on defense, and a whole lot of unavoidable non-development expenditure comes to 42 to 43 lakh crores out of 47. So what do we get by way of real development? What do we get for the poor? We get in thousands. We get Narega of 86,000 crores, whereas it should be at least double that amount. We get Awas Yojana, we refuse to call it PM Awas Yojana. We get 81,000 crores against double that demand. When we talk of such developmental schemes, our immediate attention is drawn to the manner in which West Bengal has been purposely targeted only for the fact that the people of West Bengal rejected Mr. Modi and Mr. Shah, who came 22 times to campaign. People of West Bengal are made to pay for the sin of having rejected the BJP. How much is this? 1.15 lakh crores is due to us. Just now, the Honorable Prime Minister mentioned that if I get a pain in the leg, my hand goes to see it. Every part of India is the same for us. But here is a figure that I'm reading out. 1.5 lakh crores deliberately stopped, Mr. Minister of State for Finance, deliberately stopped, out of which PM Awas Yojana, 9.33 thousand crores, NHA 830 crores, sorry, that was 933 crores, Gram Sarak 770 crores, Swachh Bharat 350 crores, a total of 1.15 lakh crores of dues to the state
have been purposely, deliberately, maliciously, malevolently stopped so that the people of Bengal cannot have any form of garib livelihood, 100 days labor. They are deprived of water, they are deprived of toilet through Swachh Bharat, they are deprived of health facility through National Health Mission, they are deprived of everything. Unemployment has reached such a stark level that this government is in complete denial. Complete denial. More than 50% of the 140 crore Indians belong to the below 25 years. And what is the state? Because this government refuses to release figures, this government refuses to release the figures of the consumer expenditure survey for the last 10 years. We have to get figures from other impartial bodies. And the CMI's last December report says that 45% of the youth below 25, I repeat, sir, 45% of the youth below 25 are unemployed. It is they who will teach you a lesson. It is they who will teach the government a lesson. Where the labor participation ratio is concerned, labor force participation ratio is concerned, 37% of women in India are in that force, which means 2/3 of Indian women are deprived of any active and positive labor contribution. This is the worst in the world. Sir, I keep on record, this is the worst in the world excepting tin pot republics. This is the worst state in the world, and this government is on denial mode. On every sector of possibility, they have cut down the budget. In education, the budget has been cut by 7%. In health, it should be at least 3%. Every respectable country in the world has above 3%. And India's present, the government of India's contribution is not even 40% of 3%. That is, they have not even given 3.5 lakh crores. There is a deliberate slight on education, on public health, on garib welfare, so that plutocracy, the rule of the rich, can thrive from the support in whatever manner they receive from the government for very various benefits, like leasing of airports at throwaway prices and covering them up with committee reports. I'm calling That another this person. state Thank cannot you. go on. This Thank budget requires an Thank immediate you. Honorable reload. Sri Thank you, sir. M. Sanmugam. 5 minutes, sir. You have 5 minutes. Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on behalf of my party DMK. The interim budget, which the Honorable Finance Minister presented last week, is not a different from the budget the BJP government is presenting for the last 9 years. As usual, it is a plethora of empty words, platitudes, and great disappointment of the people. The people have been taken for a ride with a promise to doing so many things, but the people are not convinced, and they will give a befitting reply in the coming Lok Sabha election. Sir, though I want to mention the main things in one line. The one is the delay in the issue of flood relief for Tamil Nadu. Tamil Nadu ignoring new projects. The farm products are not made a double in the price, and the wrong policy in textile. Livelihood of handloom weavers is very worse. Increase in the EPF pension is delayed. ESI for all not mentioned. To support the MSME is not there. Social security for unorganized sector is not there. Reservation in private sector is not possible. Closing the PSU resulting unemployment is so much. Delaying the Madurai Ames construction and privatize the railway, welfare of ASHA workers, non-recruitment of C&D worker, contractualization, repeal the labor codes, cost census, NPA, reduce the price fuel, and mechanization of milk product are not there.
RBI approved the Tamil Nadu Namakkal Central Cooperative Bank, which was bifurcated from the Salem Central Cooperative Bank also. Sir, recently the state of Tamil Nadu, especially the coastal areas, were devastated by cyclone and floods. Our state government, led by Thalapathy Stalin, has demanded a total of rupees 37,907 crores for providing relief and restoration of damaged infrastructure like road and bridges. So far, the union government has not responded positively. Other than sending the central team to assess the damage, I would demand that the union government and the Honorable Home Minister should immediately release the amount so that the relief and rehabilitation work can continue smoothly in our state. The budget was deliberately ignored the interest of the requirements and the development of Tamil Nadu, which has been highlighted by our Honorable Chief Minister Tamil Nadu. You take any sector, whether railway, road, energy, our state has been totally ignored, and it is in a clear discrimination against our state. We strongly protest the kind of attitude by the BJP government. The government to revise the MSP, double the price of all agricultural commodities, and they have assured the farmers unions also. But it remains only in the paper. The Swaminathan Committee report is not implemented. In the textile sector, spinning mills and handlooms are doing with good technology, but unfortunately due to wrong import policy of the union government, the mill owners are not getting yarn and competitive prices. The result, they are not able to compete there. The same condition for the handloom weavers also. They are also jobless. And the EPF pension, we are repeatedly, all the trade union demanded to increase the EPF pension, but the government is not giving any reply over it. And the ESI, we demand the ESI facility should be extended to all, but they are not doing. The MSME operations are fully based on the government undertaking, PSUs, but these companies are now purchasing ancillary items from corporate, not from the MSE unit. So the MSME unit cannot be functioned properly. The social security for the unorganized labor are not mentioned in the budget. Most of the industry in private sector enjoy all facilities like subsidized land, water, and energy, including tax concession. It is the public money, and that in case reservation in employment please should conclude, be provided. Shanmuga sir. Please, sir. Please The policy of the government is closing public sector, by which unemployment is also increasing. The AIMS hospital for more than 10 years, it is not developed. The construction activities are very slow. And the government, this government has passed 4 courts. 1 minute, sir. Conclude. 4 courts. Your time is over already. Not implemented. Yes. Because they have not, all the states have not framed the rules. This labor is a concurrent subject. Without framing the rules from the states, they cannot implement it. So Thank you. that we all Thank you. repeal Thank you. I am moving now. Thank you. I am courts moving and now. other things Calling also. other speaker. Thank you. Thank you, Shanmugam ji. Thank you, sir. माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी 10 मिनट. माननीय उपसभापति महोदय, मैं अमृतकाल के इस बजट के जो माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं. माननीय सभापति महोदय, ये एक कैसा विचित्र संयोग है और सौभाग्य का संयोग है कि इस संसद का, नई संसद में सबसे पहले हमने नारी शक्ति बंधन कानून पास किया. उसके बाद में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण सुना. हमने 26 जनवरी को हमारी तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हुए हमारी नारी शक्ति को देखा
और हमने इसके बाद में निर्मला सीतारमण जी को भारत के स्वर्णिम काल का, आने वाले स्वर्णिम काल का बजट प्रस्तुत करते हुए देखा, तो मुझे ये धारणा बनी है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो हमारी जो 26 जनवरी को 3 महिलाओं के नेतृत्व में हमारा 26 जनवरी का परेड निकली थी, वो आपातकाल के समय महाकाली के स्वरूप में आ सकते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने जो अभिभाषण दिया वो सरस्वती के श्रीमुख से निकला हुआ था, और निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो महालक्ष्मी का सा बजट था। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की त्रिवेणी इस संसद में आई है। इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे यहाँ जो बजट में हमारे यहाँ एक अभी रामराज की कई बार बात चली, तो एक चौपाई बोली थी हमारे विपक्ष में कि देहिक देविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। तो सभापति महोदय, देहिक ताप वो होता है जिसमें आदमी बीमार हो, देविक ताप वो होता है जिसमें कोई आपदा आए, और भौतिक ताप वो होता है जिसमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो। तो हमारे यहाँ पर इस बजट में हमारे 10 साल में ये व्यवस्था की गई है कि देहिक तो आयुष्मान भारत किया गया, और देविक तो उसके लिए व्यवस्था की गई, राम जी के मंदिर की स्थापना की गई, और भौतिक के लिए 80 करोड़ लोगों को खाने की व्यवस्था की गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा, मोदी राज काहू नहीं व्यापा। इस प्रकार का ये बजट है, और इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब हम हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि 5 बड़ी इकोनॉमी, टॉप 5 इकोनॉमीज में है। निर्यात में हमने रिकॉर्ड कायम किया है, $775 बिलियन से अधिक का रिकॉर्ड कायम किया है। FDI हमारी दुगनी हो गई है। ITR फाइल करने वाले लोग 8 करोड़ से अधिक हो गए हैं, और GST फाइल करने वाले लोग 1 करोड़ 40 लाख हैं। स्टार्टअप आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं, और 21 करोड़ से अधिक वाहन इस बार खरीदे गए हैं, और लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन इस बार बिक चुके हैं। ये भारत के समृद्धि की ओर बढ़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इंडिकेट करने वाले कुछ तथ्य हैं, जिनसे पता लगता है कि 10 साल में हमारी सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। अगर हम देखें तो आप देखिए कि भारत का 2047 का जो दृष्टिकोण है, अगले 23 वर्षों की दिशा निर्देश करने वाला ये बजट है। ये बजट पूंजीगत व्यय से प्रेरित विकास की ओर बढ़ने वाला बजट। ये बजट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जनधन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, और जिनके कारण से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी के बाहर निकाला गया। उपसभापति महोदय, हम कहते थे 38% भारतीय गरीबी के नीचे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा भागीरथ प्रयत्न हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा के बाहर निकल कर आए हैं, और अत्यंत निर्धनतम जो लोग थे 1%, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ये हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख SHG सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। अंतरिम बजट से लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गया है, और मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने एक पृथक विभाग कायम किया है।
वर्ष 23-24 में आवंटित 2025 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 2352 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 3 क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और अब भारत की ये तीसरी नील क्रांति है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और 5 समेकित एका पार्क की भी स्थापना हो रही है इस बजट के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा काम इस बजट में हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 के काप में शिखर सम्मेलन में पंचामृत का लक्ष्य रखा था, जिसमें वर्तमान में 43 भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा 25% स्थापित ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से 43% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये इस बजट के माध्यम से हमको पता लगता है। माननीय उपसभापति महोदय, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय मोदी जी आए और दिल्ली में आकर उन्होंने सूर्योदय योजना प्रारंभ की। उससे 1 करोड़ घरों को अपने छत पर सोलर पैनल लगकर काम होगा और एक घर में कम से कम 20,000 रुपए बचेंगे। पूंजीगत व्यय माननीय सभापति महोदय बढ़ रहा है। 11.1 से बढ़कर इस 11.11 लाख करोड़ रुपया हो गया है, जो जीडीपी का 3.4% है। उसी प्रकार से राजकोषीय घाटे में वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी का 5.1% निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 26 तक इसे 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 24 के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.8 देखा गया है। इस प्रकार से वित्तीय राजकोषीय घाटे और वित्तीय घाटों पर भी पूर्णतः नियंत्रण किया गया है। सभापति महोदय, विनिवेश का लक्ष्य 2025 में 50,000 करोड़ का इसमें निर्धारित किया गया है और 2024 में इसमें 30 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया है। इस प्रकार इस बजट से विनिवेश भी बढ़ेगा। सब्सिडियां बढ़ रही है और FY 75 के गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। माननीय सभापति महोदय, आयकर देने वाले लोगों को 7 लाख के अलावा 87.A में छूट जारी है, जिससे कर देनदारी उनकी शून्य हो जाएगी। 2009-10 की अवधि के लिए 25,000 रुपए तक और वित्तीय वर्ष 2010 तक 11 से 2015 के बीच 10,000 रुपए की बकाया को माफ कर दिया गया है। इस प्रकार 1 करोड़ करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जब हम 10 वर्ष की बात करते हैं तो मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, आज हम उस भारत में खड़े हैं 10 वर्ष के वित्तीय प्रबंधन के कारण से। विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा समुद्र तल से 3,256 मीटर भारत में है। सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज भारत में है। सबसे बड़ी खड़ी मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की है। बैठी हुई सबसे बड़ी मूर्ति रामानुजाचार्य स्वामी की अष्टधातु से बनी 216 फीट ऊंची आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा भारत मंडपम पहले ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था, अब भारत में सबसे बड़ा भारत मंडपम 123 एकड़ में भारत में है। और भी बहुत से काम है। माननीय सभापति महोदय, आपने घंटी बजाई तो मैं 1-2 मिनट में समाप्त करूंगा। हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि बीजेपी तो नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का 11वां अवतार बता। हमने तो कभी बताया नहीं, लेकिन हमने इतने देखा कि विष्णु के जितने अवतार थे उन सारे अवतारों को रामलला की मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। लेकिन जिस समय माननीय मोदी जी
रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे थे और मैं यम नियम को, सभापति महोदय, यम नियम को अच्छी तरह जानता हूं। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम 4 दिन या 5 दिन का व्रत रखने के लिए कहते हैं। माननीय मोदी जी ने 11 दिन का व्रत रखा और वो व्रत रखकर पूरा काम करते रहे और जिस समय वो मुकुट लेकर पैदल चलकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे, उस समय करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू बह रहा था। और जो ही उन्होंने सोने की 2 फुट लंबी एक छड़ी उठाकर भगवान राम के सीने पर रखकर बोला, यस्य प्राणायाम प्रतिष्ठाए, यस्य प्राणायाम प्रतिष्ठाए। और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा न केवल राम मंदिर की हुई, भारतीय संस्कृति की विजय घोष और पताका का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भारत के भविष्य की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्वर्णिम काल था। मैं कहना चाहता हूं कि यह भी भारत के स्वर्णिम काल की शुरुआत है। सभापति महोदय, 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक सी कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य को सड़क पर देखते हुए रास्ते में चाणक्य उठाकर ले गए थे और मूर के बेटे थे, इसलिए मौर्य बन गए। और नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेचते बेचते संघ की पाठशाला में चले गए और पाठशाला से जाकर यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि वो हीरा बेन के बेटे हैं, इसलिए भारतीय राजनीति के नहीं, विश्व की राजनीति के देदीप्यमान नक्षत्र बन गए हैं। और ये जो बजट है वो भारत को स्वर्णिम काल की तरफ ले जाने वाला बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। नमस्कार। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 11 मिनट्स। सभापति महोदय, अभी हम सुन रहे थे घनश्याम तिवारी जी ने बजट को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की विफलताओं से ज्यादा सफलताओं का गुणगान किया। वित्त मंत्री जी ने भी जब बजट पेश किया तो अपने 10 साल की जो उनका कार्यकाल रहा उसमें अर्थव्यवस्था उनके अनुसार कैसे आगे बढ़ी है उसके बारे में बताया। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष का काम है कि वो इस रूप से अपनी बात पेश करे और विपक्ष का ये काम है कि हम सकारात्मक रूप से आलोचना करें। बहुमत में विनम्रता होनी चाहिए और उस आलोचना को सकारात्मक रूप से, सकारात्मक दृष्टि से सरकार ले, ये मैं समझता हूं सरकार का दायित्व होना चाहिए। आज जब हम इंटरिम बजट की बात करें तो 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, देश के लिए किन दृष्टियों से देश आगे बढ़ा, कहां कमियां रह गई, कहां विफलताएं रह गई, और अगर हम विफलताओं को आपके समक्ष रखें तो उनका संज्ञान लिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है सरकार से। 2014 में जब सरकार का पहला बजट पेश हुआ तो जेटली जी ने कहा था, मैं लोकसभा में था उस समय, कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। कितनी टेक ऑफ हुई, किस गति से आगे गया देश इन 10 वर्षों में। 2014 से पहले 10 साल की तुलना में इस सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जीडीपी ग्रोथ रेट इसी सरकार के अनुसार, आपकी सरकार के अनुसार, यूपीए सरकार के 10 वर्ष में 7.7% से जीडीपी आगे बढ़ रही थी, वो आपके 10 साल में 5.7% से आगे बढ़ी। इसी प्रकार कोई भी किसी भी देश की जीडीपी 3 स्तंभों पर टिकी रहती है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स। मैं इन्वेस्टमेंट पे आता हूं। इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जो 10 वर्ष यूपीए सरकार के समय 1087% का बढ़ोतरी हुई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, आपके 10 साल में केवल 70.7% की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी मजबूत नहीं है। जो 27% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हमारी जीडीपी, आज वो 20% से, तो वहां भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की बजाय कमी आई है, जो प्राइवेट निजी निवेश जिसे कहा जाता है। इसी के साथ दूसरी बात होती है एक्सपोर्ट। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, जो चाइना आज एक अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत मानी जाती है, वो एक्सपोर्ट पे टिकी हुई है। हमारा एक्सपोर्ट जो यूपीए के 10 वर्ष में
80 बिलियन डॉलर से बढ़कर 321 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था, यानी कि 400% की वृद्धि 10 वर्ष में एक्सपोर्ट में हुई थी। आपके समय आपको हमें उम्मीद थी कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसमें 321 बिलियन डॉलर से बढ़कर वो 447 बिलियन डॉलर यानी कि मात्र 40% की वृद्धि इन 10 वर्ष में एक्सपोर्ट्स में हुई। और यहां तक कि एक्सपोर्ट्स की वजह से जो ट्रेड डिफिसिट है, 75 साल का रिकॉर्ड ट्रेड डिफिसिट का बना, यानी कि आयात निर्यात में घाटा जो 31.46 बिलियन डॉलर का घाटा इस वर्ष बना। और यही कारण है जो रुपये डॉलर के मुकाबले जो 61 रुपए प्रति डॉलर था 2014 में, जब आपने कहा था कमजोर हो गया रुपया, आज वही रुपया 83 रुपया प्रति डॉलर पे लुढ़क कर पहुंच गया। इसी के साथ साथ तीसरा पहलू किसी अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन, कि ग्राहक देश में को खर्च रहा है, कितनी महंगाई है। अगर हम देखें उसकी दृष्टि से, जो पेट्रोल 71 रुपए पे था 2014 में, डीजल 55 रुपए पे था, गैस 400 रुपए पे थी, आज वही पेट्रोल 97 पे, डीजल 90 पे, तो गैस 1000 रुपए पे पहुंच चुकी। टोल को देखें, टोल कलेक्शन जहां 10,000 करोड़ का था 2014 में, आज वही टोल 60,000 करोड़ का कलेक्शन देश में टोल का बढ़ गया। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष रूप से सभापति महोदय टैक्स लगाने का एक माध्यम होता है। देश की अर्थव्यवस्था पर जो कर्ज है वो 58 लाख करोड़ से बढ़कर एक तरफ 177 लाख करोड़ तक कर्ज पहुंच गया है। तो कर्जा केवल देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, किसान पे कर्जा, जो किसान की आप आमदनी दुगनी की बात करते थे, उस पे कर्जा 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23.4 लाख करोड़, दुगने से भी ज्यादा किसान कर्जवान हुआ है। कर्जवान किसान हुआ है, कर्जा माफी की कोई योजना आप लेके नहीं आए, लेकिन अगर कर्जा माफी हुई है, लोन राइट ऑफ हुए हैं, तो कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ है 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ इन 10 वर्षों में हुआ है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 17 गुना राइट ऑफ हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो प्राइवेट में 20 गुना राइट ऑफ हुआ है। दूसरी ओर जो पीएसयूज की क्या परिस्थिति है, जो पीएसयूज का भी जिक्र आज किया गया, पीएसयूज में आपके समय कुल 4.07 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि आप तुलना कीजिए 1991 में से जब पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की नीति आई, तब से लेकर 2014 तक कुल 1.4 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट में हुआ था। और उस पूरे काल के डिसइन्वेस्टमेंट से 3.4 गुना ज्यादा केवल इन 10 वर्षों के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट आपकी सरकार में हुआ है। यानी कि कुल आज तक का डिसइन्वेस्टमेंट का 72% जो है डिसइन्वेस्टमेंट केवल इन 10 वर्षों में हमारे पब्लिक सेक्टर्स को 72% का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। ये आकलन की बात है, इसमें से ये नीति की दिशा कि क्या इसमें संतुलन है नहीं है, कितनी सही है कितनी गलत है। लेकिन इसमें एक बात तय है कि जो सरकारी जॉब केंद्रीय सरकार के 17.3 लाख जो जॉब थी 2014 में, आज वो घटकर सरकारी क्षेत्र के अंदर 14 लाख जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार रह गया है। आपने बात करी कि 80 करोड़ घरों को आज अनाज दिया जा रहा है, लेकिन ये भी सत्य है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कितनी देश में कितनी भुखमरी है, जो 2014 में हिंदुस्तान का नंबर दुनिया में 55वें नंबर पे था, आज हमारा देश 125 देशों की तुलना की जाती है, उनमें 111वें नंबर पे आकर आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ गया। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी के जो आंकड़ों में आज हमारा देश पिछड़ा है, तो इसका दूसरा इसका पहलू है कि गरीब अमीर में अंतर, वो भी रिकॉर्ड बनाया आपने। गरीब अमीर में अंतर, अभी एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई कि जो टॉप 5% हिंदुस्तानी, उनके पास आज देश के 65% उनके पास आज वेल्थ उनके हाथ में है, और बॉटम 50% यानी कि 50% हमारी आबादी आधी आबादी के पास केवल हमारे देश की 3% संपत्ति है। आज जो 100 सबसे अमीर हिंदुस्तानी इस साल हैं, उनके पास 54 लाख करोड़ की संपत्ति यानी कि 18 महीने का बजट वो आपका कर सकते हैं। इसका आप पहलू आप देख सकते हैं कि भाई जो एक और तो अमीर हुआ है, गरीब अमीर में अंतर हुआ है, और दूसरी ओर रोजगार पे अगर हम वर्कफोर्स को देखें तो एक और बड़ा चिंताजनक पहलू, फिर मैं करके अपनी जो है दूसरी बात पे आऊंगा, एक और बड़ा चिंताजनक पहलू, ये बात सही है, आप भी जानते हैं कि आपके 10 वर्ष में एक समय पे 70 साल का बेरोजगारी का भी रिकॉर्ड बना,
आज भी ग्रेजुएट्स 25 साल के ग्रेजुएट जो अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट ने देखा 45% आज बेरोजगार है। आज स्थिति ऐसी है। मगर एक चिंताजनक पहलू, ये सभापति महोदय आपको भी, आपके भी मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आप भी इस विषय को लेकर आपका भी चिंतन है। जो कृषि क्षेत्र में पे निर्भर हमारा नौजवान जो कृषि क्षेत्र पे, वो एक समय पे 60% हमारा देश की वर्कफोर्स कृषि क्षेत्र पे निर्भर थी। वो घट के 2014-15 में 42% पे आ गई थी। वो दोबारा से बढ़कर 46% पे आ गई। ये मैं समझता हूं देश की चिंता, देश के लिए चिंता का विषय है कि ये इस बात का संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में उतने रोजगार नहीं मिल पाए, इसीलिए वो वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो है जाने पे आज उनको आपकी सरकार के समय ऐसी परिस्थितियां बनी। कुल मिलाकर आपका रिपोर्ट कार्ड ये है। 75 साल में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में अंतर इतना नहीं बढ़ा जितना आपकी सरकार में। 75 साल में किसान इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में देश भी इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में कॉर्पोरेट्स की कर्जा माफी भी उतनी नहीं हुई जितना आपकी सरकार में। 75 साल में बेरोजगारी भी उतनी नहीं बढ़ी जितना आपकी सरकार में। 75 साल में इतने अरबपति भी नहीं हुए हिंदुस्तान में, और इतने लोगों को राशन और उनके पे निर्भर आपके माध्यम से नहीं होना पड़ा जितना आपकी सरकार में। और 75 साल में किसान का इतना अपमान, 750 किसानों को कोई जान चली गई किसान आंदोलन में, वो भी समय नहीं देखना पड़ा जितना आपकी सरकार में। 75 साल में ऐसी असंवेदनशीलता जो हमारी महिला पहलवानों को, दिल्ली की और ओलंपिक विजेताओं को दिल्ली की सड़कों पे घसीटना पड़ा, वैसी असंवेदनशीलता, इतना अहंकार भी शायद ना देखना पड़ा जितना अपनी सरकार की। ये जय जवान, ये देश जय जवान जय किसान का देश। आपने भी बोला कि 4 वर्ग हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला। मैं कहना चाहता हूं, मैं जवान और किसान दोनों की बात कहना चाहता हूं। जवान यानी कि जवान और नौजवान। आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी है, जैसा हमने कहा 45% आज देश का ग्रेजुएट बेरोजगार है। ऐसी स्थिति देश में कभी नहीं बनी। ना तो निवेश हुआ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने बताया आंकड़ों के माध्यम से, ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सरकारी जॉब्स जो आज भारत सरकार की हैं वो गिरकर 17.3 लाख से 14 लाख हो गई। दूसरी ओर हरियाणा जैसा प्रदेश जो देश में जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो आज हरियाणा प्रदेश में है, जहां का नौजवान या तो पलायन कर रहा है या इजराइल जा रहा है ठेके पे काम करने सरकार के माध्यम से। और आप एक अग्निपथ योजना लेके आए। अग्निपथ योजना, मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना, इसकी अग्निवीर योजना कहां से थी, किसकी मांग थी? इस देश की फौज पे हमें गर्व था। इस देश की फौज जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे 71 के युद्ध में, जिसने कारगिल में पाकिस्तान को झुकाया, ये पक्की भर्ती होती थी। आज उस पक्की भर्ती की बजाय आप अग्निपथ योजना ले आए। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 5,500 आज पक्की भर्ती हर साल होते थे, अब केवल 900 अग्निवीर आज वहां से भर्ती किए जा रहे हैं। 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाते हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को आप वापस लें। मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में समाप्त करूंगा। हमारा इसके साथ साथ दूसरी बात थी जय किसान। जय किसान, आज देश में मैंने जैसे बताया आमदनी दुगनी करने की बात थी, यहाँ कर्जा दुगना हो गया किसान पे। आज देश का किसान पे 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23 लाख करोड़। हमारे समय कर्जा माफी करी थी हमने, आपने ना कर्जा माफी करी ना एमएसपी पे वृद्धि करी। हमारे समय गेहूं, पैडी, उड़द, अरहर सबके 10 वर्ष के अंदर 150 से 200% तक की वृद्धि हुई थी। आपने मात्र 50 से 40% तक की वृद्धि हर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे करी। ना भाव बढ़ाया, ना कर्जा माफी करी, केवल किसान को दुगने कर्जे में डालने का आपने काम किया। ना तो ये सरकार जवान की है, ना ये सरकार किसान की है, ये सरकार तो धनवान की है। आपकी नीतियों से ये आज साबित हो रहा है। आखिर में मैं हरियाणा को लेकर 2 बातें कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मांग करना है तो सरकार से हरियाणा के लिए, हरियाणा 1 मिनट में खत्म कर रहे। हरियाणा के लिए कई प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए बजट का आवंटन ही नहीं हुआ।
हमारे मनेठी में एम्स बनना था, हरियाणा के एकमात्र एम्स। आज उस एम्स के लिए आपने कुल एम्स, अभी एम्स के लिए 6,000 करोड़, जिसमें 16 एम्स ने उसका नाम लिया है, यानी कि 10 वर्ष में वो एम्स पूरा होगा। आपने कहीं बजट अलॉट नहीं किया। हमारे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स में 10 संस्था बनने थे, उसका आपने कहीं बजट अलॉट नहीं किया। आपने हमारा एयरपोर्ट बनना था, महम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, उस पे ₹1 का बजट अलॉट नहीं हुआ। रेल कोच फैक्ट्री हमारी बननी थी गोहाना के अंदर, आज आपने उस पे ₹1 का बजट अलॉट नहीं किया। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये हमारी गुड़गांव के अंदर बननी थी, आज आपने ₹1 का बजट उसके लिए अलॉट नहीं किया। मेट्रो को आगे बढ़ाते हुए RRTS का बजट अलॉट होना था, जो रोहतक, हिसार, पानीपत और गुड़गांव से ये RRTS का लगे अलवर तक जुड़ना था, आपने ₹1 का बजट वहां भी अलॉट नहीं किया। जैसा मैं एक बार अपनी बात आप रखते हुए यही कहूंगा कि भाई ये ना तो सरकार जवान की है, ना किसान की है, ना नौजवान की है, ना संविधान की है, ये सरकार केवल धनवान की है। और आज हम एक उद्घोष, उस उद्घोष को झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय संविधान, जय हिंद, जय राम जी की। अशोक कुमार मित्तल जी, अशोक कुमार मित्तल जी, not present. AD Singh ji. Thank you, Deputy Chairperson, for giving me the opportunity to speak. You have 5 minutes. Sir, you have 5 minutes. Everybody is exceeding 1 or 2 minutes. I will also exceed with your permission. It is the best of time and it is the worst of time. Thank and you. my colleague, Mr. Huda, has already quoted the Oxfam report, the number of people who are holding the wealth of the country. I'll just repeat 1 or 2 times. I don't want to repeat everything what he said. Just 5% of the Indians own more than 60% of the country's wealth, while the bottom 50% of the population owns only 3%. And now I want to tell you about the undermining federalism, step-motherly treatment to the states. The government has bypassed the recommendation of the Finance Commission, which recommended that 42% of the tax revenue shall be distributed to the state. However, with the passage of time, the government has converted many taxes into cesses which are not required to be shared with the states. As a result, in 22-23, only 31% of the tax revenue went to the states, and in 23-24, 30.4% went to the states. This is undermining the federal concept of constitution and denying the states of their legitimate dues. The budget is nothing but a self-congratulatory, away from reality. There is no reliable data. भाई आप लोग उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि सिलेंडर फ्री मिल गया। हम चाहेंगे कि सरकार एक डेटा लेके आए जिसमें ये बताए कि कितने सिलेंडर रिफिल हो रहे हैं बार बार। जहां तक मुझे सूचना मिली है वो इवन 5% भी शायद नहीं है। गलत नहीं, बिल्कुल सही है। I have got reports for anyway. I think don't please address whatever to. Agriculture Ministry has returned 1 lakh crore of the annual budget this year, but meanwhile in the revised budget they have from 1.15 crores they have added their lakh crore or so it is 2.46. And till December, out of the 1.15 lakh crores, they had spent only 70%. How will the government spend 1.5 lakh crore in the next 2 months? I am absolutely perplexed by the revised estimates which are there. Now coming to the fertilizer subsidy. In the last 10 years, what efforts government has done to bring down the fertilizer subsidy? Excessive urea has not been now it's not being discouraged. We already in the soil it is already having excessive nitrogen. So, and for the phosphate, instead of sticking to DAP, they could have gone to some other varieties of DAP, light DAP, MAP, which is more or less the same nutrient content. And the prices would have come down internationally.
and we would have saved some subsidy. आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत विश्वास है नानो यूरिया पर. मैंने अपने जितने खेतों में इस्तेमाल किया, I don't think I got encouraging results. That in any case the nation will know in the next 3-4 years. But what is the position? Now, ये जो 4 लोगों के लिए पॉवर्टी, फार्मर्स, यूथ एंड विमेन के लिए जो सरकार कुछ कर रही है, बट इन कैटेगरीज पर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है जिससे डिमांड पैदा हो, जिससे आगे का कुछ काम हो. हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात कर रहे हैं 2030 के लिए ये और 30 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 के लिए. For achieving the 7 trillion economy, the GDP rate should be 9.5, and for 30 trillion economy, the GDP rate should be at least 10.5%. पिछले 10 साल का एवरेज 6.5% का है. Rural development. In the rural areas, there is no demand. If you increase the demand, more employment will be generated. Unfortunately, labor-intensive areas are not being focused. The focus is only on the capital-intensive areas such as railways, highways, power, infrastructure. The focus should be on rural infrastructure, basically small projects, so that the rural employment can be generated. Expenditure on rural activity schemes should be increased to create more jobs. At present, people are rushing towards urban areas. There is more congestion. We need a mass-based demand in rural economy like China, which can happen if the purchasing power of the rural houses is increased. For example, if we see the last few years, even in the rural area, the sale of motorcycles had come down by 30%. Disparity between the rich and the poor is increasing. We stand 137. माननीय एडी सिंह जी, आप अपने वक्तव्य को विराम दीजिए क्योंकि आपका समय खत्म होने वाला है. अभी खत्म हो. मुझे तो सबके समान 1-2 मिनट डिस्पैरिटी बहुत हो रहा है. प्लस अर्लियर क्या होता था कि people used to claim their whatever they want as their right. Today it is everything is falling under लाभार्थी. तो हम लोग सबको लाभ देने के चक्कर में या तो याचक बना रहे हैं या ये लाभार्थी. In this manner they are not committed to the society. If they earn money, they will spend it more appropriated. Their alienation from the society is growing. Even as labharthis, they are actually not getting enough. There is malnutrition in women and children. और नहीं, मैडम बोल रहे तो दीजिए. मनरेगा में भी देख रहे हैं कि 100 दिन का सबको काम देना है, हार्डली 50 दिन का काम मिलता है. सिंह जी, आपका समय खत्म हो चुका है. नहीं, मुझे पता है, मेरा समय खत्म हो गया. मुझे आपका समय खत्म हो चुका है सर. अब अपने चलिए, मैं आपकी मर्जी के हिसाब से खत्म करता हूँ. एक शेर के साथ बात खत्म करता हूँ. इतना तो जान लो कि दिल को दुखाने वालों, ये मजनून भी आहों में असर रखते हैं. थैंक यू. रामनाथ ठाकुर. धन्यवाद पीठासीन महोदया. सर, आपका 4 मिनट है. 4 मिनट. 4 मिनट. यस सर. मैं अंतरिम बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ. ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पहले कि भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया. मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. ये बजट 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं. ये और लुभावने बजट ला सकती थी, लेकिन 2024-25 का अंतरिम बजट सीमित रखा है और बहुत अच्छा रखा है. पूर्व वक्ताओं ने, मैं देखता हूं 10 वर्षों से कि मनरेगा के बारे में लोग आवाज उठाते थे कि उसका
दिन कम हो गया है, उसका लेबर चार्ज कम हो गया है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने मनरेगा का 6,000 करोड़ से बढ़ा करके 86,000 करोड़ किया है। हम इसके लिए भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं। और जो अदालत में कमियां थी, उस अदालत को सुदृढ़ करने के लिए 870 करोड़ रुपए का देने का काम किया है। इसके लिए मैं भी बधाई देना चाहता हूं। विश्वकर्मा योजना, जो नीचे तबके के लोगों को, जिसको किसी पर ध्यान नहीं था, उस तबके को रोजगार देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं उसे बधाई देना चाहता हूं। रेलवे का जो कॉरिडोर का था 40,000 करोड़ रुपया का, उसमें भी अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, होंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि 100 वर्षों का जो पुल है वो उसको बनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। 100 वर्ष के जो स्टेशन हैं, जो जर्जर हालत में है, जिसका भवन गिरणासन है, गिरने वाला है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो 100 वर्ष से ज्यादा होंगे, पुल का हो गया, स्टेशन का हो गया, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और गरीब, झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले लोगों के पर इस सरकार ने जो ध्यान देने का काम किया है, उसको बसाने का जो काम किया है, उसके लिए जो पैसा अलॉटमेंट किया है, इसके लिए भी हम उसे बधाई देना चाहते हैं। और कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं कि बिहार में कोई बड़ा उद्योग लगे, ये इसके लिए हम ये बिहार सरकार से आई हुई योजना है, उस योजना को लागू करे। या हम आपके माध्यम से, मैं अपने दल के माध्यम से, अपनी तरफ से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार पर भी अच्छी स्थिति में रखना चाहिए, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और हम भारत सरकार से ये जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ानी चाहिए। बढ़ाने से केंद्रीय विद्यालय में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कहीं कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, उस केंद्रीय विद्यालय को संख्या बढ़ानी चाहिए। और बिहार के लिए हम फिर निवेदन करना चाहते हैं कि किशनगंज में तो किया गया है, लेकिन समस्तीपुर में भी एक और केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। उसी तरह मैं मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इससे डॉक्टर भी पैदा होंगे, नर्स के लिए भी इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए, उसके लिए विद्यालय खोलना चाहिए, पैरामेडिकल के लिए भी स्कूल खोलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए, गरीब विद्यार्थियों पर उस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों, युवाओं के जो रोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए जो इन्होंने किया है, उसके लिए हम अपने तरफ से बधाई देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हमें बोलना था, लेकिन समय का अभाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम कहना चाहते हैं, चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, वो इल्जाम लगाते हैं इस चमन के रहनुमाई का। और जिसने चमन के पत्तियों को अपने हाथों से रौंद डाला, वो दावा करते हैं इस चमन के रहनुमाई का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वीरेंद्र प्रसाद बैश्य जी। Thank you, Madam Chairman. You have 3 minutes. You have 3 minutes. Okay, right now. From right.
I, on behalf of my party, Assam Gana Parishad, I raise here today to support the interim budget proposal proposed by Honorable Finance Minister. After COVID, economic condition of the world going through a very critical time. Even leading country like Germany, even in China, their economic growth is going down. In this critical time, Indian economy is doing very well. I must compliment our government and Finance Minister and Honorable Prime Minister for rightly manage the economic situation of the country. Madam, today inflation is came down. Deficit finance is came down. Capital income expenditure is increasing. And India today, one of the fastest growing economic country of the world. Madam, this is not my opinion. Indian economy is going to the very faster way. It is recognized by International Monetary Fund. It is recognized by World Bank. It is also equally recognized by United Nations. Ma'am, I am very happy to say our export during this period, Indian export increased from 400 billion to 775 billion. And we are speaking about the khadi, our khadi production and khadi market is also increasing more than 4 times, which compared with the previous year. Not only that, earlier only 8.20 crore people submitted income tax return. Today, ma'am, today more than 3.2 crore people submitted the income tax return. It is established how is our economy going on. Our government last year expended more than 12,000 crore for the infrastructure development. It means capital expenditure is increased. When capital expenditure is increased, then many railway port is coming, many port is coming, many airport is coming, and it will create new employment generation, which will be helpful for our people. Madam, you have given, okay, give me 2 minutes time. I finish, conclude. Sir, already your time is over. Okay. Ma'am, thank you very Please much. conclude your speech. Yes. I like to go on regional. Today also Honorable Prime Minister very rightly said, without the improvement of the regional, without the improvement of state, nation cannot develop. Thank you. I like to give a small example. There is a refinery in Assam. 3 refinery. First refinery of Asia was established in Assam in Digboi. I have given the example of Numaligarh refinery. When it was started, it is the production capacity. Sir, please conclude, sir. Production capacity of 1 million ton. Now this refinery expanded 5 million ton and more than 32,000 crore. I repeat, more than 32,000 crore. Investment by central government under the leadership of Narendra Modi for the economic development of northeastern region, economic development of Assam. And Thank you, sir. Thank you. With this, thank you very much. माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी,
10 minutes, sir. हाँ, आज बजट पर चर्चा है। उसका एक पहलू पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि सबके भाषण में ये विषय आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पहले मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी जो आया, इसका टेक्स्ट यानी लॉ, रेट, स्लैब्स एंड रूल्स, ये चारों देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर ने इकट्ठा बैठकर यूनानिमसली लिखा। बाहर जाके लोग गब्बर सिंह टैक्स कहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति यह है कि जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये सारा लॉ, रेट, रूल्स और स्लैब्स तैयार किए। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अपने देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल सकता है। और एक बहुत बड़ी बात उसमें कही गई कि राज्यों को वैट के जगह जीएसटी आने से जो नुकसान होगा, उसके भरपाई में, एवज में हर साल 14% का ज्यादा रेवेन्यू शेयर दिया जाएगा, 14% मोर देन व्हाट दे गॉट लास्ट ईयर। और मुझे खुशी है कि 17 में ये शुरू हुआ, 22 तक ये चला। 5 साल में ये 5 साल का जो आश्वासन था वो पूरा हो गया। आगे भी कुछ सहूलतें जारी है। ये यूनानिमसली सारे निर्णय, जितने हर महीने एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में सारे निर्णय यूनानिमसली हो गए। पिछले कुछ महीनों में जब नॉन बीजेपी ऑपोजिशन स्टेट्स ने एक हर चीज में विरोध करने का काम शुरू किया, तब वोटिंग से हुआ है, नहीं तो ये यूनानिमसली हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा एक बड़ी बात है, अभी हमारे मित्र ने कहा कि डिवोल्यूशन का सालों तक, 3 दशक तक 32% डिवोल्यूशन होता था। जितना सरकार के पास टैक्स आएगा, ओनली 32% यूज्ड टू गो टू स्टेट्स। बट ये पहली दफा ऐसा हुआ, 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की, वो जैसी की तैसी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मान ली और 42% डिवोल्यूशन शुरू हुआ। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है और उसके आंकड़े में मैं बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ा। और उसके सिवाय मोदी सरकार ने और एक पहल की कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सबको भी लोकल गवर्नेंस के लिए 7.5%, 7.5% इतना और अधिक का दिया, यानी 42 plus 7.5, 50% of the GST collected by country is shared with states, and states get their SGST, which is 50% of GST, already immediately, instantly. Nowhere in the world the state GST is credited immediately to the state's accounts. नहीं, स्टेट जी, आपको मालूम नहीं, मुझसे आओ क्लास ले लो एक बार। तो स्टेट जीएसटी ऑटोमेटिक कट होता है, वो सेंटर के पास आता ही नहीं, वो स्टेट के पास जाता है और वो 50% है, और जो 50% है उस पे भी 50% डिवोल्यूशन में दिया जाता है अभी। लेकिन अब फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स मिलते, टैक्स डिवोल्यूशन होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आती है, फिर उसके सिवा ये भी स्कीम होती है, अदर स्कीम्स होते हैं और शेयर भी है। तो ये सब स्कीम का मिलके
मैं केरल राज्य में जाता जाता हूं तो मैंने उसका हिसाब किया। 2009 से 2014 तक 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। केरल को 5 साल में टोटल सभी ग्रांट्स एंड एड मिलके 70,000 करोड़ रुपए मिले। लेकिन 17 से 22 तक 5 साल में 2,29,000 करोड़ रुपए मिले। 300 गुना यानी 3 गुना ज्यादा तो ये मिला है। आंकड़े हैं, मैं सबको भेजता भी हूं। तो ये वही, जरा रुको रुको, अभी और बहुत है ना। हाँ, इसके सिवा बजट में जो नहीं है वो भी जनता तक कैसे पहुंचता है इफेक्टिवली, ये एक मेरा मुद्दा है। मुद्रा लोन है। केरल जैसे राज्य में 54 लाख नौजवान और महिलाओं को 50,000 से 10 लाख तक के ऋण मिले हैं। उन्होंने स्वयं रोजगार भी मिला और अनेक लोगों को रोजगार दिया। मैं सैकड़ों लोगों से जाकर मिला हूं, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है। तो मुद्रा लोन का ये लोन कहां से आता है? बैंक से आता है। वो बजट में नहीं है, फिर भी लोगों को मिल रहा है। विश्वकर्मा योजना 9 लाख करोड़ की है। जो भी 18 हस्त व्यवसायी है उनको 3-3 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा हर साल। 3 लाख रुपए 3 लाख लोगों को, और ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो विश्वकर्मा योजना है 9 लाख करोड़ का ये योजना है। ये भी बजट में नहीं होता है। बजट में उसका केवल 1000 करोड़ का प्रोविजन होता है, क्योंकि 1000 करोड़ के प्रोविजन में वो जो स्किल ट्रेनिंग देना है वगैरह उसका खर्चा है जो सरकार करती है। लेकिन पैसा जो आता है वो कर्जे के रूप में आता है, गरीब को सहायता होती है। एमएसएमई इतने दिक्कत में थे कोविड के दिनों में, सरकार ने बैंकों की तिजोरी खोलकर 4 लाख करोड़ रुपए गारंटी दी क्रेडिट की। और मुझे खुशी है कि ये जो सब मैं ऋण बता रहा हूं, और एसएचजी को, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा रकम बैंकों ने दी है। और इसकी वसूली 95% से भी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखो। तो ये बजट के बाहर भी अनेक रकम ऐसी होती है कि जो जनता के कल्याण में जाती है, इसका कभी हिसाब और चर्चा नहीं होती है। लेकिन मेरा दुख यह है कि आज कर्नाटक के मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए सब आके वहां बैठे हैं जंतर मंतर पे। क्यों? बोले पैसे नहीं दे रहे केंद्र सरकार। और कल केरल वाले आने वाले हैं। ये नकारात्मक राजनीति है, ये कुछ भी एजेंडा नहीं है, इसलिए ये राजनीति है और तथ्यों के आधार पर नहीं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने सारे आंकड़े दिए हैं कि कितने रुपए केरल को दिए गए, और केरल ने जो रकम नहीं मिली उसका कारण यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमने क्या किया? कोऑपरेटिव मनरेगा के पैसे भी उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आप पूछो मैं बताता जाऊंगा। पैसे दिए और पैसे ग्राम पंचायत को दिए, केरल में सरपंचों को नहीं दिए। केरल सरकार ने वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पैसे रोक के रखे, और इसलिए ये गलत, मैं ये नहीं हुआ हूँ, और उसके कारण ये आंदोलन, ये नकारात्मक आंदोलन है, और ये केवल अकाउंटेबिलिटी हमने लाई है, भ्रष्टाचार खत्म किया है, इसके कारण ये है। बैठ जाइए सर, भाई साहब, नहीं सर, बैठ जाइए, उनको बोलने बाद में बताइए, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, बैठिए सर, बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए सर, मैं आप बैठिए। हाँ, एक आखिरी मुद्दा यह है कि हमने क्या नया लाया। अभी एक महाशय बोले, कांग्रेस के हमारे मित्र, कि ये सरकार ही की
कांग्रेस सरकार के समय ये योजना थी, हाँ थी। जनौषधि दूसरे नाम से सस्ती दवा वाली योजना कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई, मानते हैं। लेकिन 10 साल में दुकान कितने निकले? 80। हमने कितने निकाले? 10,000। आधार कार्ड की योजना यूपीए के जमाने में शुरू हुई, ये हम भी मानते हैं। लेकिन तब कितने दिए थे? 30 करोड़ 10 साल में। हमने कितने दिए? 130 करोड़। ये फर्क है। दिस इज द, ये फर्क स्पीड स्केल इसका है। 1 मिनट, अरे इतना क्यों? डीबीटी, बैठ जाइए सर, बैठ अरे जाइए। बैठो बैठ बैठो जाइए सर, बैठो, बैठ जाइए सर, आपका सर, समय बैठ जाइए आएगा, सर, आपका बैठ जाइए। समय आएगा ना। 1 मिनट सर बैठ जाइए अभी सर। 2 मिनट रहे हैं मेरे, 2 ही आंकड़े हैं। डीबीटी कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई, मानते हैं। लेकिन अरे सुनो, अगला सुनो। अरे लेकिन आपके जमाने में सर प्लीज सर, केवल मैडम 4 प्लीज। करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए दिए गए थे डीबीटी में, चंडीगढ़ में, और हमने 34 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये स्केल और इसका फर्क है, स्पीड का। सर आपका समय खत्म अरे हो रहा भाई, है जावेडकर जी, ये आपका समय खत्म हो रहा है। नई संसद भवन बना, नया संसद भवन बना, तो नया संसद भवन जितना अपने आंखों के सामने जिस तेजी से बना, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कभी किया है तो बताओ। दूसरा, और एक आखिरी मुद्दा बताता हूं कि जो उनके समय सर की जल्दी स्कीम, कंक्लूड कीजिए, आपका लेकिन समय खत्म हो मैं गया है। कंक्लूड कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्षी दल नकारात्मक सोच से ना चले। वो अपने फेल्यूर्स को छिपाने के लिए, विषय को डाइवर्ट करने के लिए जंतर मंतर आके बैठ रहे। ये शुद्ध राजनीति you, है, sir. और ऐसी राजनीति अर्थनीति में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू ये सर, मैं थैंक यू, बताना चाहता हूं। थैंक यू सर। श्रीमती फौजिया खान, श्रीमती फौजिया खान, you have 3 minutes. Thank you, ma'am. Nothing on record. Sir, please, sir, please, please, sir. Sir, please, sir. आप जब टाइम आएगा आप बोलिएगा, प्लीज सर। Ma'am, आपका please. सर, नहीं सर, नहीं सर, My- सर नहीं my नहीं time नहीं is सर, going, ये ma'am, my time is आप going. ये कुछ Ma'am, रिकॉर्ड में, ये कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है सर। आप प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज। नो नो सर, ना प्लीज सर, प्लीज। मेरा समय- आपका समय जब आएगा, आपका समय जब आएगा आप बोलिएगा। अभी नहीं, अभी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, अभी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आप प्लीज बैठ जाइए। जब आपका टाइम आएगा आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जब आपका टाइम आएगा आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए। आप जैसे आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप आपका बोलने का टाइम आएगा, बोलने के लिए मौका मिलेगा। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। फौजिया खान जी, आपका टाइम अभी से शुरू होता है, बोलिए। Thank you, ma'am. First of all, I must express appreciation for the Honorable Finance Minister for having been successful in bringing down the fiscal deficit to a mark below the target. Ma'am, I always feel very proud and inspired to see a woman finance minister performing her role with such confidence. Especially ऐसे देश में जहां वादे कब गारंटी में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, कब वादे धुएं में उड़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और हमें ये पता ही नहीं चलता है मैम, जैसे काला धन, अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरियां, बहुत हुई महंगाई की मार, ये सब वादे कब गारंटी में बदल गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं इसके बारे में एक ही बात बोलूंगी कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हमें आपके वादों पर और आपके गारंटियों पर कोई एतबार नहीं है।
Ma'am, Honorable Finance Minister has spoken about mending the economy. I would like to put up a question to her, which I hope to receive an answer from. Have we not, while mending the economy, been bending towards the wealthiest of all? Ma'am, according to India's Consumer Economy 360 survey, for that matter, the government generally dismisses the data of any survey that makes it uncomfortable. But still, according to this survey, the income of the richest has increased by 20%. The income of the middle rich has increased by 20%. But the income of the middle class and the lower middle class and the poor has decreased by 20% each. So, ma'am, कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 सालों में लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात है, but we will now have to focus on challenges and imperatives in India's rural economy. अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि अन्नदाता के आत्महत्या का प्रमाण एक वर्ष में 27% बढ़ा है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा. India cannot ignore its rural economy, ma'am, particularly its agricultural sector, if it wants to achieve the goal of inclusive development. Ma'am, farmers are demanding better prices, and informal sector workers and contract workers are calling for fair wages and social security. Ma'am, आपने यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने फौजिया खान MSP जी, की बात की. आपका समय समाप्त हो रहा है. एक 2 मिनट. प्लीज प्लीज नो कंक्लूड योर स्पीच. कंक्लूड करती हूँ. मैं मेरी अपनी बात करती हूँ मैम. मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ. 2014 में हमने सोयाबीन 5,000 से बेचा, कॉटन हमने 7,500 से बेचा, लेकिन इस साल हमने सोयाबीन 4,000 से बेचा और कॉटन 6,000 से बेचा. एमएसपी कोई नहीं देखता है, खरीदी ही नहीं हो रही है. तो हम जो आय दुगनी करने वाले थे किसानों की, वो गारंटी का क्या, उनको क्या नई गारंटी देंगे? मैम, हमको ये गारंटी अगर देनी हो तो जिस तरह यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ की कर्ज माफी की थी, उस तरह की बात हमको करनी होगी. तब जाके रूरल इकोनॉमी की तरफ हमारा ध्यान जाएगा. और हम, मैम, कम समय की वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई हूं, लेकिन आपका आदेश है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. शांतनु सेन जी. इमरान प्रतापगढ़ी. मैम, मैं प्रधानमंत्री जी की. इमरान जी, you have 5 minutes. मैम 10 मिनट. You have 5 minutes. We requested chairman साहब. Okay. He allowed 10 minutes. मैम, प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए. देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने. मैम, पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है. मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा. तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है. मैं इस बजट को अमीरों का अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा. इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं. नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए. कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है?
जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैम, मैं आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। मैं आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथी हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेके कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं, जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैम, कृषि विकास दर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिरकर 1.8 कैसे हो गई? क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे खड़ा होकर के मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा अपने भाषण में। ठीक है, ये सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम ये सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती। बालासोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है।
वंदे भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली ये सरकार कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए। बिहार से, इलाहाबाद से, लखनऊ से दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एयरलाइंस। अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एयरलाइंस को, यह स्थिति आपने करके रख दी है ट्रेनों की, एयरलाइंस की। ऐसे में मैम, कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ा लीजिए, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है। अगर सरकार खुली आंखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी स्थिति सुधारे। आज अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यहां खड़े होकर कई बार न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे, लेकिन मैं तो यहां खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। यह बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आज उसकी स्थिति क्या है। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। मैम, इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में छोटे छोटे कमरों में अभावों के साथ पढ़ाई कर रहे युवा किताबों के साथ गल चुके हैं। उनके हिस्से अधेड़ अवस्था तो आई है, लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं आया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर, और 2024 में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले दबकर बैठ जाएगी ये सरकार। ये देश देखेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज देने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं तो वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। यह कहा जा रहा था ये अमृत काल का बजट है, ये अमृत काल का बजट है। ये कौन सा बजट है ये बाद में तय होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। इसके बाद न्याय का बजट पेश होगा, जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। न्याय का बजट, 5 न्याय, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात जिसकी चर्चा पूरे देश में जाकर राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो न्याय का बजट पेश होगा अगली बार। ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतिम बजट है। अमृत काल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संतनु सेन जी। Good evening, madam. You have 6 minutes. I am here to speak on the interim budget after listening to the election manifesto of Bharatiya Janata Party just published by our learned Prime Minister in the form of Thanksgiving speech on presidential address. Sir, when our learned Prime Minister Mr. Modi took his oath for the first time, his motto was Sabka Saath, Sabka Vikas. And he had promised people that their Achhe were just round the corner. However, the nominal increase in the budgetary allocation for welfare programs challenges the notion of Sabka Saath, Sabka Vikas favoring the corporate entities. The finance minister often claims that India has surpassed the former colonizer, that is the UK. But unfortunately, the reality is the per capita GDP, India ranks 142nd, where UK ranks only 21st. As per the budget, the gross tax revenue for financial year 24-25 is 30 lakhs crores, of which the corporate tax is only 26%.
In 2013-14, it was 34%. This means the contribution of large companies to the country's tax share has declined by 8%. Madam, the Union government's India accommodation are made for the excess of conglomerates, not for the aspirations of the ordinary Indian. The Union government's differential treatment reflects not only how different Indians are taxed, but also how different Indians earn. In 2013-14, the top 1% of income taxpayers earned 17% of total income, and in just 8 years, it has become 23%. While inflation was scarcely mentioned by our finance minister, it should be noted that food inflation is currently at the concerning of 7.7%. Additionally, it's essential to acknowledge that real wages for casual workers have remained stagnant for 4 years and that there has been a rise in the number of workers who rely on agriculture. Despite the increase in budgetary spending, the overall public sector capital expenditure is estimated to decrease from 4.7% to 3.9% of GDP, indicating a mismatch between budgetary allocation and effective spending. Railways and roads have seen a drastic reduction from 24% in 1920 to a mere 4% in 24-25. One contributing factor to this decline is the increasing indebtedness of our critical public entities, such as National Highway Authority of India, which as of February 28, 2023, had a total outstanding debt of nearly 3.43 lakh crore. India's position in the Global Hunger Index is 111 out of 121 countries. The government's budget estimates, the revised estimates for 23-24 show that it spent less on agriculture, education, health, and social welfare sectors than what it had initially budgeted for. Given this context, we approached the interim budget, but unfortunately, the budget speech did not address these issues. Instead, it was filled with unfounded claims and promises of future prosperity, as we have seen few minutes back in the speech of our learned Prime Minister, which was also full of false promises, madam. In a speech, the finance minister claimed that people are living and earning better than before, with even greater aspiration for the future. However, the government's own PLFS survey data says that a 25% reduction in real monthly regular wages between 17-18 to 22-23. Additionally, the sales of fast-moving consumer goods, which is an indicator of increased incomes, faltered in the October-December quarter of 2023. The minister announced that around 40,000 trains running as part of the Indian Railway will be upgraded to Vande Bharat, ignoring the real conditions of an average traveler. According to the railway minister, some 95.3% of total passengers travel in general and non-AC sleepers coach, while only 4.5% travel in AC coaches, madam. Yet the focus is on Vande Bharat. Madam, as per the CAG report of 2022, the combined shortfall in the money needed for the renewal of tracks amount to around 1.03 lakh crore. The tragic train accident of Balasore should have been avoided if the anti-collision device should have been taken care of, which was earlier initiated by our then Railway Minister, Madam Mamta Banerjee. BJP engaging in fiscal federal terrorism because they cannot fight Mamta Banerjee and Trinamool Congress in Bengal. They owe 6,900 crore under NREGA project, 9,000 crore for Awas Yojana, 7,000 crore for paddy procurement of NFSA. Overall due is nearly 1.16 lakh crore. Bengal's Chief Minister promised that she would double the income of the farmer when she became Chief Minister in 2011. It not only double, it has been made triple. On the contrary, Prime Minister promised to make it double in 2014. Now she is saying that it will be double in 2028. That's very unfortunate, sir. Even the GST revenue growth is 24% of Bengal's performance is much higher, which is the national average is only 12%. This announcement to pay the rightful dues of Narega worker by our Chief Minister Mamta Banerjee from our own state funds will change the federal outlook, which she has decided very recently. The Union government may try hardest to change the idea of India, but the All India Trinamool Congress will fight back in our state of West Bengal. Madam, I will take 2 minutes as you have given to all.
No, sir. Recently, PM was speaking about Sir, actually your time is over, PM was Santanu ji. speaking about cooperative federalism. Unfortunately, he was talking if a pin pricks in the feet, हाथ क्या बैठा रहेगा. लेकिन PM का कहना और करने में बहुत फर्क है सर. He only cares of those double engine governments and he hardly cares for the single engine government like our Sir, state please. of Mamata Banerjee Please, sir, government. conclude your And last speech. Your last two time is over, sentence, sir. for the non-BJP states, agencies are ready, Thank you. governors are used. Thank you, sir. And Thank you. आपका समय खत्म हो just गया. one more minute, madam. One more minute. I must give credit to our learned Prime Minister because in reality, the price of everything has gone high. But one thing has definitely gone down that we all must appreciate. That is the life of the common people. The price of life of common people has really gone down. और lastly हम जो बोलेंगे कि बच्चा बच्चा गली गली में पूछ रहा है, बच्चा बच्चा गली गली में पूछ Thank you, रहा sir. है, अच्छे दिन कब आएंगे? ये फैसिस्ट हिटलरी बीजेपी Sir, your time कुर्सी is छोड़ over. के Please कब जाएंगे? conclude your speech, sir. Thank you. R. Girirajan ji. Thank you, madam. You have 4 minutes, sir. Madam, Sir, my sir- party have 5 minutes each, 5 minutes. Thank you, madam, giving this opportunity to speak. In the last 10 years of this government, totally damaged the democracy and the constitution of this country. Now the democracy and constitution are in danger. The government that the center is working only for the capitalists. In the last 9 years, this Modi government did not working for the workers, farmers, employed youth. Our leader, எங்களுடைய தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணா, who is representing in this house, he told union government like a onion. Union government, the central government like a onion. If you are peeling each layer, finally nothing in hand, like central government. The states only the strength of the central government. The central government digging the state governments. Central government did not allow the state governments do their work in the way of appointing governors. Only one example, in 2015, this government has announced the AIMS project. 2015, the project has been announced by this government. Site has been identified 2018. Land has been handed over by the government 2020. For the past 10 years, they have not put the single stone is there. This is the way of this government running the central government. Next, Chennai Metro phase. The state government has sponsored 10,000 crores in the share. Till the 2 years, the central government never shared their equal share. Next, everyone knows, recently the state of Tamil Nadu, especially the coastal district, were devastated by cyclone and floods. Our state government, led by Thalapathy N.K. Stalin, has demanded rupees 37,000 crores for providing relief and restoration of damaged infrastructure, but this government not hear it. The finance minister came and visited, the home minister came and visited, 2 committees estimated, till now they are not giving relief fund to the state government. They are treating the states, opposition government states, they are treating like a stepmother treatment. They are doing anything to them. But Prime Minister should realize several things. He is telling this government is doing all things. India is blooming. India is shining. Without states, you cannot shine. Because in our state, we are 50 years Dravidian ideology has been driven by us. For the 50 years, we have developed our state. In 1926, from the beginning of Needhi Kachi, we have done lot of things. Likewise, several states in Andhra, Congress is doing lot of things. In Bihar, like
Ramnath Tagore's father, Karpurinath Tagore, has done a lot of things. Several states, for the past 60 years, they have done a lot of things. Because of that only, this country has been growing. You are telling, we are doing all the things. We are doing all the things. Several years, several thousands of leaders constructed this country. You cannot own this country has been done by us. In Tamil proverb, Urla Kalyano, Marla Santaram. Like this, government is doing like this for the past 2012 in Sir. Chengalpet. The previous Sir, please UPA conclude government your speech. given permission to do one factory. Sorry, madam, only 1 minute. Sir, your time is over, sir. Then vaccination plant has been established, nearly 600 crores has been invested. For the past 12 years, this government never took to continue this project. Likewise, this government privatizing everything. In ICF, they are privatizing portion of the area. They are manufacturing Vande Bharat trains. Because of that, this government policy, 10,000 crores will be lost Thank you, because sir. of Vande Bharat trains in ICF manufacturing unit. Sir, please These conclude. are all, this government has a wrong policy. Likewise, this government Sir, please conclude, sir. just they are doing women welfare, youth welfare, poor welfare, farmer welfare. Where is the women welfare? This is the only evidence. Thank you, sir. Bilkis bonus Sir, case. sir. This is the only evidence. National Sir, please, Wrestlers sir. Sir, your Association, time is over, Sakshi Malik, like youth, there is no employment. It is unemployment is going there. Farmer suicide is there. There is no farmers Thank you, benefit. sir. Thank you so much, sir. This is Thank the you. stage of this government. This Thank budget you, sir. is hopeless budget. All the things, jumla, 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 jumla. Thank you. Thank you. Honorable members, ये आपका परमिशन अगर हो तो अब्दुल वहाब जी को कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है और वो बाहर जाना चाहते हैं, उनका फ्लाइट है, अगर आपका परमिशन हो तो उनको आगे दे दें। ठीक है, अब्दुल वहाब जी। Yes, thank you very much, members also for giving me a earlier time. And I oppose this bill, not budget, because this is only for 2 months. And I hope that, and I am sure that You have 3 minutes, sir. Oh, how much? Okay. No problem. Okay, okay, thank you. Yeah. This budget for 2 months, the real budget will be, I hope and I am sure that our government, India will be, and maybe our Khargeji will be the Prime Minister also. So I am asking our ministries, every industry there is R&D, research and development. Our research and development, okay, let us hope. So R&D, research and development, the research now the government and the ministry is doing how to demolish masjids, how to create temples, that sort of research. So I am asking our ministry and ministers to go really for 2 months at least, work hard for the improvement of India. And in her budget speech, no mention about NRIs. Before it used to be. The NRIs, some people became NRIs looting money from India and they are living safely in other European countries. No action is taken to extradite them and money is with them. In that name, so many names that I am not naming so that somebody will feel bad, some surnames. So I am asking the government to get that not black money, our money to the exchequer. And regarding NRIs, there were lots of soaps before during the time of NDA and UPA. But actually, to be frank, we are exploiting them only. A lot of NRIs are suffering because of the 180 days reduced to 90 days. Now a businessman in Gulf or outside, he cannot stay here more than 90 days. So these sort of laws should be taken back. And I hope that after 2 months, our government will be coming with a corrected budget and a lot of allocation for Manrega and all. Thank you very much, madam, for allowing me a special time and the ruling treasury benches also. Thank you very so much.
Dr. M. Thambidurai ji. Madam, I rise to participate on behalf of my ADMK party and my leader, Edapadi You have Palaniswamy, 3 to minutes, say few sir. words about this budget. Madam, we know that inflation is the first issue which we are facing in the country. The government has to take significant actions to control the inflation. Inflation cannot control only central government. State governments also they play a role. But then only that can be controlled. You cannot always blame one side, another side. Because state government, for example, of Tamil Nadu, the price everything increasing, but the state government failed to control the price rise there in their place. For example, for petrol and diesel, they have to reduce the price, Sir, please. but they promised in the election manifesto they could not reduce the petrol diesel price in Tamil Nadu. That is the present government failed in that. Regarding the NEET examination, madam, which education thing also important, but they promised they failed that. For example, madam, agriculture is the important factor. Our Edapadi Palaniswamy, when he was the chief minister of Tamil Nadu, he took a lot of effort to protect the farmers, especially Tanjavur area. Then when the hydrocarbon projects, when the central government wanted to implement, he stopped that and made a legislation. That is the achievement of our ADMK party, Edapadi Palaniswamy. And also, he also long demand, he raised Edapadi Palaniswamy to link the Mahanadi, your area, to Krishna, Krishna to Kaveri. But there is no any provision fund is provided in that budget. That is the upset for our government, madam. Regarding that, as far as regarding the railway road projects, as regards the transport and highways in Tamil Nadu, we are not able to get sufficient funds for the projects which has to be implemented, particularly two road projects, very, very important significance. One is Karur Coimbatore 8-lane project, and second is Karur and Trichy lane project. Karur is an industrial area hub for the handlooms, textiles. Coimbatore is a Manchester of South India. It houses more than 25,000 small and medium logical industries. Trichy is known for major engineering equipment manufacturing. Hence, this project must be provided for fund is required. And also, madam, coming to civil aviation, for that no fund is for our Tamil Nadu is not allotted, especially the project. I am appealing in Tamil Nadu, even Tamil Nadu government, Edapadi Palaniswamy, also present government, written the letter to the central government to take up the civil aviation department to have that Udan project, at least in the Udan project, Hosur airport has to develop. That has been always, we are insisting. Till now, there is no action is taken. Therefore, madam, I requesting the central government to see that in order to help that Tamil Nadu government, particularly my area, which I belong to, Krishnagiri district, where that Udan airport has to come. Therefore, I request they have to implement that project. Thank you, sir. This is what I am requesting, sir. Madam, this is just, I am going to conclude. I am not taking much of the time. See, especially when we are preparing budget, we have to see the interest, especially as other members said, due to cyclone thing, Tamil Nadu affected more. That our ADMK party also demanding the central government has come forward to give the relief for the Tamil Nadu government. We have no decision. Therefore, I am requesting the Honorable Finance Minister allocate more fund. At the same time, state government must not take the excuse for the central government not allotted fund. They have the responsibility, state government, Tamil Nadu state government responsibility to see that they have to rescue the people who are affected, because they already put a lot of taxes and property tax, and also on the electricity thing, bill also increased. That Thank kind you, of sir. they raise, that money can be used. They cannot put excuse only on central government. It's the duty of the Tamil Nadu government Please to conclude, help sir. our affected people, and also the Pongal gift and other things which they failed to give. But Edapadi Palaniswamy 2,500 rupees per Pongal gift, but the government failed. That let them do it also. Thank you very much, madam. GBL Narasimha Rao ji. GBL Narasimha Rao ji, not present.
Hise Lachungpa. Hise Lachungpa. Dr. D.P. Vats. Dr. D.P. Vats. Time, ma'am. 5 minutes. Okay. Sabapati ji, thank you very much for allowing me to speak on the Union interim budget. What has already been said, I will speak something other than that. Now, with the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, and the whole of nation approach of Sabka Prayas, the budget encompasses a resurgent India, a India forging ahead under the seasoned leadership of Prime Minister. जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उनकी 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, किसान एंड यूथ, यानी एक ये कन्वेंशनल कास्ट सिस्टम से चेंज है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम बात तो करते रहते हैं कास्ट सिस्टम की, मगर व्हेन टू हैव ए ब्रेक फ्रॉम इट, उसमें खाप पंचायतों का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी किसी समय जींद में कहा था खाप पंचायतों को नमन और खाप लैंड, और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय भी ताल्लुक रखते हैं उस बैकग्राउंड से। खाप पंचायतों ने कहा कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, समाज की रोटी और बेटी एक करो। एसिमिलेशन जब तक समाज का नहीं होगा, कास्ट सिस्टम हमारे मुल्क को तंग करता रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को सुनाना चाहता हूं। और जो यूथ है उसने कास्ट सिस्टम से बगावत कर दी है। इंटरकास्ट मैरिजेस आर ऑन इंक्रीज नाउ। आई बीइंग ए डिफेंस पर्सन, I will like to first speak on defense budget and then of course a bit of health also. डिफेंस का बजट पहली दफा 6 लाख करोड़ से ऊपर गया है, और उसका कारण है, इसमें मैं ऐड करूंगा क्योंकि युद्ध ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। आई विश के सुनने के लिए दीपेंद्र जी भी होते और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी होते, क्योंकि कुछ सेना के बारे में ऐसी बातें कही जिससे सैनिकों का मनोबल पे फर्क पड़े। ये जो बजट 6 लाख करोड़ से ऊपर यानी 6,21,000 करोड़ फर्स्ट टाइम रेज हुआ, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है मुल्क एग्जिस्ट करे और उसके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। युद्ध ने अपना स्वरूप चेंज किया, तो मैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी कहूंगा, बजट ऐड करूंगा, क्योंकि अब युद्ध स्वरूप चेंज करके कन्वेंशनल वार ऑन दी बॉर्डर से ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जिसमें दोनों फोर्सेस यानी इन्वॉल्व हैं, होम मिनिस्ट्री भी, डिफेंस मिनिस्ट्री भी और इवन स्टेट फोर्सेस भी। जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध स्वरूप चेंज कर गया, अब दर्जी की दुकान पे भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है और स्कूल पे भी हो जाता है, फैमिली लाइंस पे भी हो जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें मुस्तैद होना पड़ेगा और हर एक सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेंड आदमी और औरत को हर जगह होना पड़ेगा वॉक ऑफ लाइफ में। इसलिए पहले भी जब सीआरपीएफ, बीएसएफ,
आईटीबीपी रेज की गई थी तो फौज के थ्रू रेज की गई थी। अब भी हम 4 साल एक अग्निवीर को ट्रेन करके उसको भेज रहे हैं। एक और भ्रम पैदा किया गया था कि एज इफ ही इज लेफ्ट इन ऑन रोड और लर्च, ऐसी बात नहीं है। अग्निवीर की 10% रिजर्वेशन इन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने उपक्रम हैं उनमें है, और फिर मैंने सिविल चीफ मिनिस्टर्स यानी स्टेट मुख्यमंत्रियों से भी बात की। हमारे खट्टर साहब ने तो ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि हरियाणा का कोई भी अग्निवीर हम अगर वो नौकरी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको नौकरी देंगे। अभी तो मेरा शुरू हुआ है माननीय सभापति जी, और हेल्थ बजट भी मैंने डिस्कस करना है और लास्ट मेरा चांस है। तो इसमें मैं कहूंगा कि पहले तो इस योजना की, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है एज पर दी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और थ्रेट परसेप्शंस। यानी वर्ल्ड वार 2 में हमारी फौज अंग्रेज के नीचे 25 लाख थी, फिर कम करके 7 लाख भी होगी, 7 साल की सर्विस भी हुई। अभी भी ये जो योजना है, चाइना का 28 महीने का होता है, इजराइल का 32 महीने का है, हमने 4 साल का लिया है, और इसकी समीक्षा होगी आए साल। यानी कोई जरूरी नहीं कि 25% अंदर रहें और बाकी बाहर। ये एज पर दी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स 50% भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, और 100% भी रिटेन करने पड़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसमें भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेना और स्टेट्स को ख्याल है, अग्निवीरों का भी और बाकी सैनिकों का भी। अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर जो है वो सैनिक है। बस जी अब कंक्लूड कीजिए। दूसरी बात एक और कहूंगा, विद 143 बिलियन पीपल हमें आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे थे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में, जैसा कि हमने कहा, राम जी का मैसेज हम पूरे संसार में वसुधैव कुटुंबकम में लेना चाहते हैं। हमारे 706 मेडिकल कॉलेजेस, 140 कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऐड हुए। बस जी अब कंक्लूड कीजिए, समय हो गया है। तो हमें मैन पावर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो, मैंने हमेशा टाइम पे कंक्लूड किया, मैं अभी भी आपकी सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर संगीता यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे लोक हितकारी बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। यह माननीय उपसभापति जी, यह कोई चुनावी बजट नहीं है, यह तो समावेशी विकास को दर्शाने वाला बजट है, यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाला बजट है, यह वुमेन लेड डेवलपमेंट सरकार के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। हमारी सरकार ने इस बजट में भी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के कार्यक्रम को आगे रखा है। माननीय उपसभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तो हम लगातार 9.5 वर्ष में महिलाओं के प्रति हम लोग देखते रहे हैं, और इसमें मैं बजट पे बोलने से पहले खाली 2 मिनट बोलना, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोचा कि बच्चियां पहले हमारी जीवित रहे, उनको जीवन दान दिया और उसको बढ़ावा मिला, उसका रिजल्ट पूरे देश ने देखा है। उज्ज्वला योजना और हर घर जल के नल के द्वारा हमने उनके जीवन को सरल बनाया। जनधन योजना से उनको बैंकिंग से जोड़ा। मुद्रा योजना ने महिलाओं को व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाई। तो आयुष्मान कार्ड ने उनके स्वास्थ्य का देखभाल की अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। माननीय उपसभापति जी, महिलाओं को केवल आर्थिक हिस्सेदारी के साथ साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून लाकर इसी लोकतंत्र के मंदिर में हम लोगों ने महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी। माननीय उपसभापति जी, इसी क्रम को बढ़ाने वाला यह बजट है।
इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में नारी शक्ति को मुख्य स्थान दिया गया। महिला दस्ते की टुकड़ी ने 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेकर अपना वर्चस्व दिखाया। एक तरफ जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक सशक्तिकरण के हमने भागीदार बनाया है, वहीं पर अब उद्देश्य है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। ये बजट में प्रावधान किया गया है 3 करोड़ लखपति दीदी। आज नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़कर सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि मुझे याद है, यहाँ सदन में सब लोगों को अनुभव होगा, गांव में पहले जब एंड्रॉयड मोबाइल आए थे तो लोग छूने भी नहीं देते, अरे देखना चला नहीं पाओगे। आज ड्रोन दीदी में महिलाओं को रखकर प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा उनका सम्मान बढ़ाया है। ये जो मैं एक ड्रोन नमो दीदी से मिली थी तो उसकी बातों से परिलक्षित हुआ। पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन दिया गया। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में महिला कैडेट को प्रवेश दिया गया। सशस्त्र बलों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया। मुद्रा योजना के तहत 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं, जिसमें 31 करोड़ से ज्यादा लोन हमारी महिलाओं को मिला है। ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाकर मुस्लिम महिलाओं को समानता से जोड़ने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के माध्यम से माँ और शिशु के लिए निःशुल्क जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, इस बजट में आगे जारी रखा गया है। मातृ एवं शिशु देखरेख की विभिन्न योजनाओं के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 की व्यवस्था की गई है। और इसमें मैं आपको बताऊं, मुझे कम से कम 50 आंगनबाड़ी में जाने का अनुभव मिला है पोषण बल वाले कार्यक्रम में, तो मैंने देखा इसमें कितनी ज्यादा कार्यकुशलता आई है। इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मैं उन उप सभापति जी बताती हूँ, ये बड़ा अजीब लगता था कि जो आयुष्मान कार्ड बांट रहा था उसके पास नहीं था। आज महिलाओं की चिंता की है तो मोदी जी ने किया है। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को मुफ्त दिया जाएगा और इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। टीकाकरण के प्रबंधन के लिए नया यू विन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयास को पूरे देश में तेजी से लागू किया जाएगा। माननीय उपसभापति जी, जहां हम एक तरफ चांद पे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने छोटे स्तर के किसानों की भी सरकार लगातार चिंता कर रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। देश में पहली बार 10 करोड़ छोटे किसानों को कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को उनके खाते में मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है। इसके लिए कोई जागरूकता सभापति जी पहले कभी थी नहीं, लेकिन अब उसका उनको रिटर्न भी मिला। 1.5 लाख करोड़ रुपए उनको क्लेम भी मिला। पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई गई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। जी, बस just एक सेकेंड। Honorable members, now it is 6 p.m. The Business Advisory Committee has already recommended that the House may sit beyond 6 p.m. to transact the business listed for the day. Therefore, time of the House is extended beyond 6 p.m. till the disposal of the business listed for today. Thank you. Continue. 6 बजे के बाद जब तक आज के लिस्टेड सब्जेक्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक हाउस से स्पेशल मिनिस्टर लिया जाएगा। कंटिन्यू। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है, जिसके बदले 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम उनको मिला है। इस योजना के बारे में माननीय उपसभापति जी बहुत अवेयरनेस कम थी, लेकिन ये लगातार अब बढ़ा है। पहली बार देश में कृषि निर्यात की नीति अपनाई गई। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ FPO बनाए जा चुके हैं। कृषि में रुचि तो हमारी इसी बात से दिखती है, पहले सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं, लेकिन गांव में जहां सरकारी सहकारी समितियां नहीं थी, वहां पे 2 लाख हमने समितियां भी बनाई हैं। आज मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप आज मत्स्य उत्पादन में पिछले 10 सालों में
जहां केवल 95 लाख मीट्रिक टन से ही था, आज वो बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग दोगुना हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपए यानी दोगुने से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान के क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। निकट भविष्य में 55 रोजगार के 55 लाख अवसरों का भी सृजन इससे हो रहा है। माननीय उपसभापति जी, किसानों की चिंता में जहां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान दिया है। और उसी का लक्ष्य है कि उसी का परिणाम है कि आज किसानों की स्थिति देश में इतनी ज्यादा उच्च स्तर पे आ रही है। बस मैं 2 मिनट लूंगी माननीय उपसभापति जी। अगर भारत की आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो विकसित भारत की नई इबारत लिखी जा रही है, जहां आज हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 149 तक हो गई है। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भारत को पहली बार नमो भारत अमृत भारत ट्रेन मिली है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। बैंकों का एनपीए जहां पहले डबल डिजिट में था, आज केवल 4% है। मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत अभियान आज हमारी ताकत बन चुके हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। आज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। आज 39 से ज्यादा रूट में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मेट्रो ट्रेन सिर्फ 5 शहरों तक सीमित नहीं है, अब यह 20 शहरों तक पहुंच गई है। माननीय उपसभापति जी, यह जो बजट है ये 4 स्तंभ, बस एक लाइन बोल के लास्ट ही लाइन चल रही है। माननीय उपसभापति जी, अभी मैं कई लोगों को सुन भी रही थी, कास्ट में भी आपने अच्छे से बात किया है, लेकिन इस बजट में जो 4 कास्ट की बात माननीय मोदी जी हर जगह कर रहे हैं, उसी को लेके पूरा बनाया गया है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। आज अगर देश को हम अमृत काल में हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये बजट इन्हीं 4 शक्तियों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और यह बजट जो है, जब इन युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, जब हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, जैसे ही और आगे बढ़ेंगे, हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। हमारी जो इच्छाएं हैं, एक जो हमारा पंडित दीनदयाल जी की इच्छा मतलब रही है कि आधारभूत सुविधाएं सभी को मिले, ये बजट उसी को प्रदर्शित करता है। मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज श्री अजीत कुमार भुयान जी। अजीत कुमार भुयान जी, नॉट प्रेजेंट। श्री रामचंद्र जांगरा जी। उपसभापति जी, ये बजट जब प्रस्तुत किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, अगले दिन बहुत से अखबारों की हम संपादकीय पढ़ रहे थे और हर संपादकीय में एक टिप्पणी थी कि देश में पहली बार चुनाव की पूर्व संध्या के ऊपर चुनावी बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि देश के भविष्य की रूपरेखा इसके अंदर निश्चित की गई है कि आने वाले 24 सालों के अंदर, 23 सालों के अंदर 2047 तक भारत की स्थिति क्या होगी, उस लक्ष्य को सामने रख के ये बजट बनाया गया है। उस लक्ष्य को सामने रख के बजट प्रस्तुत किया गया है। और हर संपादकीय में माननीय वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद किया गया था कि चुनाव पूर्व जब भी कोई बजट प्रस्तुत होता है तो आमतौर पर लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं और खास तौर पर मुफ्त की कल्चर डिक्लेयर की जाती है कि हम अगर सत्ता में आए तो ये चीज फ्री दे देंगे, सत्ता में आए तो ये चीज फ्री दे देंगे, सत्ता में आए तो ये चीज फ्री दे देंगे। लेकिन उन सब लोक लुभावनी बातों को दरकिनार करके कि हम भारत का क्या स्वरूप देखना चाहते हैं, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, उस
उस लक्ष्य को सामने रख के इस बजट को रखा गया है, इस बजट को बनाया गया है। और इसके बाद के लिए पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी की भी और माननीय वित्त मंत्री जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जैसे 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि आने वाला समय हमारा अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए है। इसलिए ये जो काल है ये हमारा कर्तव्य काल है। और इस कर्तव्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि वी कमिट आवरसेल्फ टू नेशनल डेवलपमेंट विद न्यू इंस्पिरेशंस, न्यू कॉन्शियसनेस, न्यू रेजोल्यूशंस एज द कंट्री ओपन अप इमेंस पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज आवर कर्तव्य काल। और इसी लक्ष्य को सामने रख के इस बजट को बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें ऐसी हैं, आंकड़ों के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि समय भी थोड़ा सा लिमिटेड सा है। एक बात मैं कहता हूं कि किसान की बात तो कही गई है, लेकिन खेती के साथ साथ खेती की किस्में और बहुत होती हैं। जैसे कोई मछली पालन करता है तो उसके लिए वो खेती है, कोई पशुपालन करता है तो उसकी वो खेती है, कोई कुम्हार अगर मटका बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई लोहार अगर लोहे के उपकरण बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई बड़ा अगर लकड़ी की चीजें बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई खिलौना बनाने वाला खिलौने बनाना तो उसकी वो खेती है, कोई कश्ती बनाने वाला कश्ती बनाता है तो उसकी भी वो खेती है, अगर कोई मछली पकड़ने के जाल बनाता है उसकी भी वो खेती है, कोई कपड़ा सिलता है उसकी भी वो खेती है। यानी इस बजट के अंदर किसान के साथ साथ जो किसान के खेती के अन्य स्वरूप हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना की चर्चा हमारे सदस्यों ने की है। अभी प्रकाश जावड़ेकर जी उस बात को कह रहे थे कि 13,000 करोड़ की घोषणा तो ये अब की बार है। भविष्य के अंदर ये 9 लाख करोड़ तक का बजट, जो गांव का आम ग्रामीण काश्तकार है जिसकी कोई सुरक्षा ही नहीं थी, नौकरी उसको मिलती नहीं थी, शिक्षा उसके लिए उपलब्ध थी नहीं, उसके ग्रामीण जो कारीगर का काम धंधे थे वो मशीनी युग की भेंट चढ़ गए थे, उनकी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी योजना इस बजट के अंदर की गई है, ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो आई है। तो मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार इस बजट को हम ये ना देखें कि चुनाव में हम कैसे वोट प्राप्त करें, उनको कैसे लुभावनी करें, हम ये देखें कि भारत का स्वरूप आने वाले भविष्य के अंदर क्या होगा। इसके अंदर कुछ और बातें जो हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारी संगीता यादव जी एक बात कह रही थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसके बाद माननीय अटल बिहारी जी ने उसके साथ जय विज्ञान का नारा जोड़ा और अब की बार अनुसंधान का नारा जोड़ा जो प्रधानमंत्री जी ने। क्योंकि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के अच्छे स्वरूप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा जरूरी है। और भारत में एक फिगर बड़ा शुभ माना जाता है, हम कोई शगुन देते हैं तो 11 रुपए देते हैं, 21 रुपए देते हैं, 101 रुपए देते हैं, 111 रुपए देते हैं। तो भारत के आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये एक गजब का एक राशि डिक्लेयर की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी देश में रेलों की सुविधा कितनी है, हवाई जहाज की सुविधा कितनी है, सड़कों की सुविधा कितनी है, देश में शिक्षा का स्तर क्या है, देश में चिकित्सा का स्तर क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। और अगर शिक्षा दी जा रही है तो वो देश की संस्कृति के अनुकूल दी जा रही है, नहीं जा रही है। क्योंकि अंग्रेजियत के भेंट हमारा बहुत कुछ चढ़ गया। मैं तो हिंदी राजभाषा समिति का कन्वीनर हूं, फर्स्ट कमेटी का। मान्यवर, इस अंग्रेजी के कारण हमारा गणित चला गया, किसी को पहाड़ा याद नहीं, किसी को पूछ लो कैलकुलेटर उठाएगा 16 निमा बताए नहीं गए कितना होता है, 18 अठे 144 होते हैं, 19 निमा 171 होते हैं, कोई नहीं बताएगा, कैलकुलेटर उठाएगा। और कैलकुलेटर में अगर वायरस होगा तो संख्या भी गलत बताएगा। हमारा गणित गया। आज के बच्चों को संबंधों का नहीं पता कि चाची कौन है, मामी कौन है, फूफी कौन है, ताई को, सारी आंटी है, सारे अंकल हैं, सब कुछ अंग्रेजियत के भेंट चढ़ गया। जो नई शिक्षा नीति में संस्कारों का जो समावेश किया गया और संस्कारों के साथ साथ शिक्षा को वोकेशनल बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात इस बजट के अंदर रखी गई है।
मान्यवर आपने समय दिया, क्योंकि समय छोटा है। वैसे तो हमारा हरियाणा के ऊपर थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा रहम करेंगे 2 मिनट का, वो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अपने हुड्डा जी यहाँ पर कुछ बात कह के गए हैं कि हरियाणा की उन बातों का जिक्र बजट में नहीं आया, लेकिन वो एक सदन को गुमराह करने की बात है। वो कहते हैं कि हमने रेलवे के कोच फैक्ट्री के लिए प्रस्ताव किया था। भाई प्रस्ताव किया था, जमीन कहां एक्वायर की गई थी, बजट कहां निर्धारित किया गया था। वो कहते हैं हमने एम्स के लिए वो प्रस्ताव किया था, महम के अंदर, मैं महम का रहने वाला हूं, वो कहते हैं महम के लिए हमने एयरपोर्ट प्रस्ताव किया था। भाई एक पैसा आपने बजट में निर्धारित नहीं किया, 1 गज जमीन आपने एक्वायर नहीं की, फिर सदन को गुमराह करने की क्या जरूरत है। एयरपोर्ट हमारी सरकार बना रही है। उस समय मान्यवर 1 मिनट, सीएलयू भी एक उद्योग था, नौकरी भी एक उद्योग था, ट्रांसफर भी एक उद्योग था। और आज माननीय मनोहर लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो हरियाणा चल रहा है, कल 20,000 बच्चों की ग्रुप सी की नौकरी डिक्लेयर हुई है। ऐसे ऐसे गरीबों के बच्चे जिनकी कोई सिफारिश नहीं, कोई उनके पास पैसा देने के लिए, इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से, चाहे वो स्थानांतरण की ट्रांसफर की पॉलिसी है, चाहे नौकरियों की पॉलिसी है, और सीएलयू अपनी जमीन का रिकॉर्ड डालो, अपनी मलकियत का प्रूफ दो और फीस जमा करवाओ और ऑनलाइन कर दो, अगले आपके घर में सीएलयू आ जाएगी। इन्होंने तो पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा था, यहाँ सदन को गुमराह करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद और इस बजट का समर्थन करता हूं। नेक्स्ट स्पीकर श्री सुजीत कुमार जी। Thank you, sir. Sir, Honorable Finance Minister, in her interim budget, she focused largely on continuity, on maintaining the macroeconomic stability, and on maintaining the growth momentum of our country. We all are aware that we are close to a $4 trillion economy now. In a couple of years, we'll reach to become a $5 trillion economy. And by 2030, the expectation is that we'll become a $7 trillion economy. And by 2047, we'll become a Vikasit Bharat, developed India. So this budget, this interim budget, largely focuses on continuity and maintaining our growth momentum. And for this, I commend the Honorable Finance Minister. I'll definitely compliment her for many positives in the budget. To start with, what my previous speaker, Dhangra ji and Sangeeta Yadav ji spoke about, Jai Jawan, Jai Vigyan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan. And this August House also passed the National Research Foundation Bill, I think in the month of August. Sir, I have been speaking time and again in this House on the need to spend more on research. As a nation, we spend only 0.7% of our GDP on research. Comparable numbers, Israel 4.8, US 3.5, South Korea some 3.2 odd, China 2.5. How are we ever going to become a Vishwaguru or a Vikasit Bharat unless we spend more on research? So I'll start with complimenting and really thanking the Finance Minister for focusing on research in her interim budget by announcing a 1 lakh crore fund for research, particularly on emerging technologies. Secondly, sir, I will also thank her for her focus on green growth. Sir, we have articulated our goal of becoming net zero by 2070. Prime Minister has many times spoken of his desire to have 50% of our energy needs through green sources by 2030, which is roughly equivalent to 500 gigawatt of energy. But sir, this pronouncement can only become reality if we walk the talk, and which I think the Finance Minister has done in the budget. Sir, by announcing rooftop solarization for 1 crore households, 1 crore households, I repeat, will have rooftop, and not only will this make the electricity bills zero probably, but also the households might earn some money by selling the excess electricity generated to the grid. So this is a very commendable announcement. Mandatory blending of CBG, compressed biogas, with CNG, similar to the blending of ethanol with petrol. I think, sir, this is again going to take us to the green growth leadership position, and also the viability gap funding for offshore wind projects. Sir, there are many others, but because of paucity of time, I'll just stick to these 2 or 3 provisions which he has announced with regards to green growth. Sir, infra. Sir, we all know that we had pathetic infrastructure.
whether it's road infrastructure, whether it's port infrastructure, whether it's highways or airport. But of late, we have been focusing a lot on infrastructure. In fact, I would say, sir, I would go to the extent of saying that today, many of our airports, many of our highways are better than the best in the world. And by announcing 10 lakh crore in the BE of 23-24, the government proclaimed its focus on infrastructure. And in the interim budget, the government has gone a step further by announcing an 11% hike. 11 lakh crore is slightly more than 11 lakh crore on infrastructure. And sir, we'll all agree that spend on infrastructure has multiplier effect. It creates jobs. It leads to the economic development of the region where the infrastructure comes up. It creates more investment downstream industries. So this is certainly welcome move, sir. Sir, fiscal prudence. Sir, because of COVID, our fiscal deficit had definitely gone beyond the FRBM mandate. But sir, see, the Honorable Finance Minister has laid out a roadmap to reach fiscal prudence, 5.1% of our GDP this year and 4.5% of the GDP by 25-26, which I think is really good. I'm glad that there was no populist announcement, but that roadmap to fiscal prudence was certainly there in the budget. Sir, I am a great votary of startups. I have the highest regards for entrepreneurs and startups because they are the ones who create jobs for the country. They are the ones who create wealth for the nation. And in a interim budget speech, the finance minister also has taken care of startups by extending the tax exemption for startups by 1 year. So the tax exemption, which was supposed to end on 31st of March 2024, is now extended up to 31st of March 2025. Sir, Lakpati Didis. Sir, the PM has often spoken about the four castes: Gyan, Garib, Yuba, Andata, and Nari. So Nari Shakti, sir, was on display when we passed the Women Reservation Bill. Sir, when we landed on the moon, on the South Pole, the place where it landed is called Shiv Shakti. So now Nari Shaktis are 50% of population. They need to be taken care of. And sir, by focusing on the Lakpati Didis, so the target was 1 crore previously. Now that target has been enhanced to 3 crores. So 3 crore Lakpati Didis. This is a massive capacity building and massive resource for our country. So that focus on Nari Shakti is certainly there in the interim budget, for which I'll comment here. Sir, the saturation approach. Previously, the focus was more on the outlays. So many 1,000 crores have been allocated to this department. So many crores have been allocated to this ministry. Now the focus is less on outlays, but more on outcomes, which I think is the way to go. So that saturation approach, which is really bringing social justice, which is really bringing geographical inclusion, social inclusion to the nation. I think that approach is there in the interim budget. And again, I'll commend her for that. Sir, I'm happy that no tax announcement has been made, direct tax announcement, which I think is good. Sir, GST, I have one concern regarding GST. Sir, MSMEs, again, when I say startups and entrepreneurs, that extends to MSMEs. MSMEs create jobs for our country. It's not the big conglomerates, big enterprises that create jobs. It's the small MSMEs, small entrepreneurs working in rural India, working in small town India, that create jobs for our nation. Sir, today, the exemption for filing GST for an MSME is 20 lakh. Sir, what is 20 lakh? Just imagine if you do 2 or 3 business sell, you might hit that target. Sir, I would request the Honorable Finance Minister to enhance that exemption limit of GST filing to at least 2 lakh crore. That will help thousands and lakhs of our MSMEs, sir. Sir, I demand, this is my demand. So, sir, MSMEs, I think, need more protection. MSMEs, I need more support. This is not an unreasonable demand, sir. I certainly think that the government should consider this demand, given that, we are talking of supporting MSMEs, and they are the ones who create jobs and wealth for the country. Sir, the defense. Sir, there has been a marginal decrease in the defense budget, in the interim budget, compared to the B of last year. Sir, Parliamentary Planning Committee has time and again recommended that we should spend 3% of our GDP on defense.
Sir, we are still spending about 2% of our GDP, particularly when we have two hostile nations, and particularly when China is so hostile and belligerent, we need to focus more on defense. Sir, give me 2 more minutes, sir. I'll just conclude. Sir, education, sir. Sir, even in the budget announcement, budget speech of 23-24, when the Honorable Finance Minister articulated 7 Saptarishis, she called 7 Saptarishis. Education, to my shock and my sadness, was not one of the Saptarishis. Sir, education is the foundation of a nation. If we don't focus on education, how can we claim to become a Vishwaguru? Sir, way back in the 1960s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. Sir, we are nowhere close to that. I'll wrap up, sir. Sir, another, sir, very sad thing which I would like to note is that there has been a 7.5% reduction from the revised estimate of 23-24 in this interim budget. 7.5% reduction in the budget outlay for education. Sir, this is not the way to go. If you want Kindly to conclude. Sir, I'll conclude. Sir, certainly this is not the way to go. Sir, education, I don't care whether the money is drawn from some other sources, but education needs the focus it deserves. And I really urge the finance minister, honorable finance minister, that reduction in the outlay for education will be corrected. Sir, lastly, sir, sir, this focus on tourism, sir. There was a focus on tourism, infrastructure, amenities. Sir, there are many good tourist sites in Odisha. Sir, we have been demanding time and again that at least 2 tourist sites from Odisha, the iconic Konark Temple, which is a UNESCO World Heritage Site, sir, the Jagannath Temple in Puri, the heritage city of Bhubaneswar, they should be included in the heritage site. Sir, she spoke so much about focus on tourism, but I'm sorry that these iconic sites in Odisha are not included as iconic sites. So this may be considered. Thank you, sir. Next speaker is Dr. Ashok Kumar Mittal ji. 9 minutes. आपने मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से बजट इंटरिम बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। सर, जब भी कोई बजट आता है, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारी जनता को उम्मीदें, अपेक्षाएं जागती हैं और 1 फरवरी का वो इंतजार करते हैं। वो इस उम्मीद से कि शायद माननीय वित्त मंत्री अपने पिटारे में से कुछ सौगात इस वर्ष हमें जरूर देंगे। मैं जब इस वर्ष का भाषण सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आ रहा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश्क रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर, जब हम छोटे थे, गांव में डाकिया आता था जिसका काम था एक चिट्ठी देना। उस चिट्ठी में भावनाएं होती थी, लोग अपना सुख दुख साझा करते थे, अपनी उम्मीदों के बारे में बताते थे। तो आज मैं वैसे ही एक सांसद नहीं, एक डाकिये की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और अपने माननीय मित्र मंत्री जी के सामने समाज के उस वर्ग की चिट्ठी या फरियाद को लेकर आया हूँ जो इस उम्मीद के साथ कि हमारा कुछ होगा सरकार की तरफ देख रहे हैं। मेरी जो सबसे पहली चिट्ठी है वो है मेरे देश के किसान भाइयों की, हमारे अन्नदाता की। वो इस उम्मीद में थे कि मेरी आय दुगनी होगी। किसान पूछता है, क्या बजट हमारी खेती की लागत को कम करेगा? क्या महंगाई के हिसाब से हमारी फसल की कीमत निर्धारित होगी? क्या जो मेरे पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है वो कम होगा? सर, सरकार कहती है कि एमएसपी डबल कर दिया गया, लेकिन हम जब आंकड़े देखते हैं तो 2003 से 2013 तक हर वर्ष 8 से 9% एमएसपी बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2013 से 2024 तक यह सिर्फ 5% है। अगर हम बजट एलोकेशन को देखें तो संबंधित किसान से संबंधित योजनाओं में बजट को कम कर दिया गया, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी जो पिछले वर्ष 1,90,000 करोड़ थी वो कम करके 1,60,000 करोड़ कर दी गई है। फूड सब्सिडी जो 2,10,000 करोड़ थी उसे कम करके 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। सर, बजट में ये पेपर देख रहा था मैं कि पिछले 5 वर्षों में कृषि मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ का अनयूज बजट
वापस कर दिया गया। सर, मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ हम किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं और जो बजट एलोकेशन है उसको स्पेंड नहीं कर पाते किसानों के भलाई के लिए। सर, जो मेरी दूसरी चिट्ठी है वो हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों और लघु उद्योग की तरफ से आई है, जो कि शहरों और गांव में एक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। सर, वो पूछते हैं वित्त मंत्री जी से कि हमसे भी पूछ लो कि हमारा कारोबार कैसा चल रहा है। बजट में हमारे लिए कुछ लागत कम कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। वो दुकानदार ये भी कहता है कि आपने आशा और आंगनवाड़ी भाइयों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया, प्लीज मुझे भी इसमें कंसीडर कर लो, कृपया मुझे भी देख लो और मुझे भी उसमें लाभ दे दो। मुझे सर आश्चर्य है एमएसएमई सेक्टर जो 11 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी का 30% हिस्सा है, उसे अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभों में शामिल नहीं किया गया। तो मेरी निवेदन होगा इसको दोबारा देखा जाए। सर, मेरी तीसरी चिट्ठी मिडिल क्लास से आई है और वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर की है। मिडिल क्लास भाषण में उस क्षण का इंतजार करता है कि वित्त मंत्री जी शायद कुछ इनकम टैक्स कम कर दें, पर उसको निराशा ही हाथ लगी है। हम कहते हैं सर 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, पर सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है, इतनी सेविंग करो, इतना ये करो, इतना ये करो, सीधा 7 लाख नहीं है। और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है उस हिसाब से इनकम बढ़ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो बढ़नी चाहिए स्लैब वो भी नहीं बढ़ाई जा रही है। सर, मेरी चौथी चिट्ठी आ रही है एक युवा से जो माननीय मंत्री जी के हिसाब से अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। उस युवा की चिट्ठी है जो मास लेआउट में बेरोजगार हो गया है। वो कहता है जो मेरी नौकरी मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने जैसे तैसे लोन लेके बीटेक किया, नौकरी चली गई, मैं तो बीटेक का लोन भी वापस नहीं कर पाऊंगा। सर, यूथ के लिए हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, 1 लाख हो गया, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। पर सर हम ये नहीं देखते कि कितने स्टार्टअप बंद हुए हैं। 2022 में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो गए। उसमें सर जो लोगों ने पैसा लगाया कर्जा लेके उनका क्या हो रहा है, उसके बारे में हम कहीं भी कोई बात नहीं करते हैं। सर, अब मैं थोड़ी सी बात इकोनॉमी पे करना चाहूंगा। हम भारत देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, बहुत खुशी है हम सबको। लेकिन उसके साथ साथ मुझे पुरानी पिक्चरों का हम लोगों को शौक है, मूवीज का, तो राज कपूर जी का एक गाना याद आता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सर, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन सर चीन से इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। 2023 में 14% इंपोर्ट चीन से बढ़ी है। तो भारत सरकार क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाती कि उस इंपोर्ट को कम किया जाए। सर, हम बात करते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है, मुबारकबाद, लेकिन सर हम ये नहीं देखते कि हम दुनिया के 195 इकोनॉमी में से 143 इकोनॉमी पे हैं, हम इतना पीछे हैं आज भी। सर, हम बात करते हैं कि जीएसटी की कलेक्शन बढ़ गई, पर सर उसके पीछे हम ये नहीं देखते कितने % टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है और कितनी नई आइटम्स को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है और कितना इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया है, उसको अलग करके फिर बताएं कि जीएसटी का कितना रेवेन्यू बढ़ा है। सर, हम 40 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए, हम वो बात करते हैं, पर सर गरीबी की परिभाषा क्या है? 32 रुपए प्रतिदिन एक गांव में और 47 रुपए प्रतिदिन अर्बन शहरों में। सर कितनी पुरानी डेफिनेशन जिसको हम लेके बैठे हैं, इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं कर रहे, गरीब तो बढ़ते जा रहे हैं। सर, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में फिस्कल डेफिसिट की बात की, बताया कि सरकार इस बार तकरीबन 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट।
तो सर वही एक पुराना शेर याद आता है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। वो पैसा कहां से आएगा? नोट छाप के आएगा तो आगे महंगाई बढ़ेगी। सर हमारी एक्सटर्नल, चलो उसको मैं मिस करता हूं। सर ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हमें सॉल्व करना है, और मैं चाहूंगा अपनी पार्टी की तरफ से कि हम मिलकर सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। हमारी यदि हम कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद लीजिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए। और सर मैं अंत में अपने माननीय हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस कविता के साथ इसको बंद करना चाहूंगा अपनी बात को। बधाएं आती हैं आए, बधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की गोर घटाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद महोदय। Next speaker, Sri Hise Lachungpa. He is absent. Next speaker, Sri Ravindra Kumar ji. Absent. Sri S.T. Devgowda ji. Absent. Sri B. Lingya Jadhav ji. స్పీకర్ సార్, ఈ మధ్యాంతర బడ్జెట్ మీద మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్ 47,66,000 కోట్లు, 47.66 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఇది. ఈ బడ్జెట్లో పేద వర్గాలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బలహీన వర్గాలకు ఈ బడ్జెట్ మేలు కలిగేటువంటి విధంగా లేదు సార్. కేవలం సంపన్న వర్గాలకే మేలు జరిగేటువంటి విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉన్నది. ఈ బడ్జెట్ ఈ ప్రభుత్వం పొగడ్తలకే ఇది పనికొచ్చిందనే విధంగా ఉంది. ఇది ఎన్నికల బడ్జెట్, ఇది వాస్తవ పరిస్థితులకు దూరంగా ఉన్నది సార్. పేద మధ్యతరగతి ప్రజలను ఈ బడ్జెట్లో మోసం చేసింది. ఇది అంకెల గారడిగా ఉంది. ఇది ప్రభుత్వానికి వీడుకోలు బడ్జెట్గా ఉన్నది. ఇది మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చుల కోసం అప్పులు చేసేటువంటి పరిస్థితి బడ్జెట్లో కనబడుతుంది. విదేశీ పెట్టుబడులు తగ్గినా పెరిగినాయని చెప్పేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది. ప్రత్యక్ష పరోక్ష పన్నుల్లో ఏమి మార్పు లేదు. ఎగుమతి దిగుమతి